पिछले एपिसोड में गुचंग ने यहाँ पे जी फैमिली के दुख दर्द दूर किए थे, उनके एंसेस्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके, जिसके बाद वो ह्यूमन एंसेस्टर पैलेस के अंदर भी गया हुआ था जहाँ पे चूचू को कुछ प्रॉब्लम थी हेवनली डोमेन से, वहाँ पे कुछ होने वाला था। इसलिए गुचंग चूचू के साथ फैसला करता है कि वो भी वहाँ पे जाएगा। वो तो पता है कि ये हरामी वहाँ पे अपने ही किसी काम से जा रहा है, बस चूचू तो बहाना है। इसलिए हमारा ये वाला एपिसोड एक नई आर्क, नए एपिसोड और नई चीज की शुरुआत करेगा हेवनली डोमेन से। इसलिए एपिसोड की शुरुआत हेवनली डोमेन से होती है डिवान दायु डायनेस्टी रियलम से। ये वही जगह है जहाँ पे वो छोटा भाई बहन और उसकी बड़ी बहन आई हुई थी, प्रिंसेस फेयू और उसका छोटा भाई येलिन, ऐसा ही कुछ नाम था। जिसके बाद हम लोग चूचू को देखते हैं जो हमें बताती है कि यहाँ पे कई सारे लोग आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक हंटिंग टूर्नामेंट सा कुछ होने वाला है जो कि यहाँ पे डायनेस्टी वाले होस्ट करेंगे। चूचू हम लोगों को आगे कुछ बता पाते उससे पहले यहाँ पे एक ढड़की अंकल थे जो कि चूचू को कुछ छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। उससे कह रहे थे कि मेरी बोट पे आ जाओ, और इसके शब्द काफी ज्यादा वल्गर और घिनौने थे। और ऐसे सीन्स में मुझे ज्यादा लड़की के लिए बुरा लगता है, लेकिन इस बार मुझे अंकल के लिए लग रहा है। ऑफकोर्स चूचू का माथा घूमता है, वो आगे से साफ कहती है कि अखरोट तोड़ के मुंह में घुसा दूंगी। लेकिन अंकल क्योंकि काफी सुप्रीम लेवल पे थे तो वो चूचू को हल्के में ले रहे थे। वो उसे कहते हैं कि अभी बताता हूँ तेरे को पकड़ के मैं पनिशमेंट दूंगा। तभी साइड से गुचेंग आता है और वो पूछता है कि तुम डिवाइन दायु डायनेस्टी से हो। जिस पे अंकल आगे से कहते हैं अरे यहाँ पे तो एक चॉकलेट बॉय भी है। जिस पे अंकल आगे से बताते हैं कि डिवाइन दायु डायनेस्टी का जो जनरल है ये उनके सुपरवाइजर है, बेसिकली गुरु की तरीके। और वो लोग गुचेंग को हल्के में ले रहे थे। ये उसे कहता है कि तुम एक 2 कौड़ी के रियलम से ही आए होगे ना। जिसपे गुचेंग चूचू के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हें पता है ये कौन है? ये जियांग चूचू है, ह्यूमन एंसेस्टर पैलेस की सेंटेस है। और तब जाके इनकी फटती है। इनकी इसलिए नहीं फटती क्योंकि इन लोगों ने चूचू के बारे में सुना, इनकी इसलिए फटती है क्योंकि उसके बगल में खड़ा हुआ बंदा तो गुचेंग अपना इंट्रो देता है कि वो यहाँ पे सक्सेसर है ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर पैलेस का। जिसके अगले सीन में हम लोग अंकल की शिप को डूबता हुआ देखते हैं और अंकल गुचेंग के हाथों के तले दबे हुए थे। और गुचेंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अंकल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हमें सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम ही बताए जाते हैं तो जानने का फायदा नहीं है। और ऊपर से नाम इतने भयानक कि मैं लेना नहीं चाहता। हालांकि गुचेंग को अंकल के अंदर से कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो अंकल को बोर्ड के पीछे फेंक देता है। ये कहते हुए किस लिए जाओ यार, किसी काम का नहीं है ये। और चूचू को पता था कि गुचेंग को इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। वो उसे पूछती है कि कुछ काम का मिला, जिसपे गुचेंग उसे बताता है 2 घड़ी का आदमी है यार, इसमें कहाँ कुछ काम का मिलेगा। और तभी गुचेंग को यहाँ पे वैंग के बारे में याद आता है तो वो पूछता है कि वो कामचोर कहाँ पे है, मुझे कभी भी वो एक पत्थर उठाते हुए नहीं दिखी। चूचू उसे पूछती है कि तुम्हें उससे क्या लेने देना भाई। वैंग वही लड़की है जो गुचेंग की तरीके किसी दूसरी दुनिया से आई हुई है। हालांकि वो गुचेंग की 10th क्लास कॉपी है क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, घर में खाने को खाना है, पड़ी रहती है वो। गुचेंग यही बहाना देता है कि उसे यहाँ पे उसकी चिंता हो रही है और ऊपर से वो भी तो यहाँ पे सेंटेंस है चूचू की तरीके, उसके पास भी अथॉरिटी है कि वो काम धंधा काहे नहीं करती, घर में काहे पड़ी रहती है। जिसपे चूचू बताती है कि कुछ दिनों से तो वो पैलेस के अंदर ही पड़ी हुई थी लेकिन अचानक से अपने घर पे चली गई, उसे कुछ काम आ गया था, जरूरी काम। जिसके बाद से यहाँ पे चूचू को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और क्योंकि गुचेंग की बुद्धि उसके ऑथर से भी ज्यादा तेज है तो उसे पता लग जाता है कि चूचू को कोई भी फॉर्चून ऑर्चून मिला है तो वो अपने काम से गए हुए पावर बढ़ाने के चक्कर में। और चूचू ने यहाँ पे एक बात बोली थी कि चूचू की कोई फैमिली नहीं है तो गुचेंग उससे कहता है कि मैं हूं ना यार तुम्हारी फैमिली, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और मन के अंदर सोचता है एक बहुत बड़ा घर, जिसपे चूचू खुश और उसे क्या चाहिए। जिसके बाद यहाँ से एकदम सीन सीट होकर एक पास्ट की चीज दिखाई जाती है। हाँ, ये पास्ट है भूतकाल, जहाँ पे हम लोग एक बंदे को भागते हुए देखते हैं और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उसे कहते हैं कि टोबा याओ रुक जाओ भैया, वो शॉट हमें दे दो, जाओ यहाँ से, हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। जिस पे टोबा सायो अपने मन के अंदर सोचता है घुइयां ले लो साला, दूसरी दुनिया से आया हो उसके बावजूद यहाँ पे पिला जा रहा हो यार, साला टाइम ट्रैवल हो, कुछ तो बेनिफिट दो, दूसरी दुनिया से आया हो, साला मेन कैरेक्टर वाली वाइब भी नहीं है। खैर इसके बाद सामने खाए थे और पीछे कुआ तो टोबा याओ वहीं पे ही रुक जाता है। इसके बाद जो लोग पीछा कर रहे थे वो उससे कहते हैं जाने मन रुक जाओ, रास्ता खत्म हो चुका है, अगर वो शॉट हमें तुम प्यार से दे देते हो। बाय द वे इस शॉट का नाम हेवेंस है, हेवेंस एंड स्कार्प साल्टिंग शॉट है। बेसिकली अपनी ये जो शॉट है वो अपने कई सारे रूप बना सकती है, बेसिकली जेरॉक्स कॉपी की तरीके खटाखट निकालते ही जाएगी, तो इसको सिंपल शब्दों में मल्टीप्लाइंग शॉट बोला जाएगा। ये लोग जिसके बाद उसे सलाह कम धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी छोटी बहन की लाइफ की चिंता नहीं है क्या, ये डिवाइन वेपन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाओगे, तुम इसके टैलेंट को वेस्ट ही करोगे। तो इस पे टोबा याओ आगे से चिल्लाता है और तुम लोगों का मास्टर मेरी फैमिली को हॉस्टेज बनाए हुए हो, मुझे कुत्ते के तरीके दोहरा रहे हो सिर्फ ये शॉट लेने की, और तुम्हें लगता है कि गुचेंग इसके लिए परफेक्ट वर्दी है। और वो सबसे बड़ी वाली पिशाचनी फिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसको मैं अपनी दिल और जान समझता था और उसी ने मुझे धोखा दे दिया इन्फॉर्मेशन बांट के कि मेरे पास ही वो शॉट है। तब यहाँ पे फूया आते हैं और मैं इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। इंट्रो में जिस लड़की के और भाई के बारे में बता रहा था ये वही थी। बाय द वे ये जो सीन दिखाया जा रहा है ये ज्यादा पुराना नहीं है, 1 साल या फिर 6 महीनों के आसपास का ही होगा। यूविया टोबा याओ से कहती है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे पास ही वो शॉट है, वो मेरा बाप था जिसने ये सब कुछ बताया है। जिसपे टोबा याओ आगे से कहता है जाओ यार साला, तुम लोगों का पूरा खानदान ही गद्दार है, मुझे नहीं बात करनी तुम लोगों से, चीटिंग करते हो तुम। तभी उनमें से एक बंदा यहाँ पे एक एरो का इस्तेमाल करता है और टोबा याओ के ऊपर छोड़ देता है। तो फिर यूफिया किसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट मारती है और उस एरो को अपने ऊपर ले लेती है टोबा याओ को बचाने के लिए। इसे तो टोबा याओ भी हैरान कि ये कैसा सैक्रिफाइस है बे। वहीं पे यूफिया मरते हुए कहती है कि तुमने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और तब बंदे के अंदर का मजनू जागता है, वो आगे से कहता है बिलीव करता हूँ जाग जाओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जिसके बाद ये गुस्से में और आक्रोश में गुचेंग की तरफ आगे बढ़ता है शॉर्ट वार्ड लेके, ये कहते हुए कि ये लिमिटलेस शॉर्ट तुम लोगों को खत्म कर देगी। टोबा याओ हम लोगों को बताता है कि वो एक खास रियलम से आया हुआ है जो कि यहाँ पे शॉर्ट आर्ट्स के मामले में स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि तलवारबाजी में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। और टोबा याओ पे बेफिक्र था, उसे पता था कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी
नहीं हारने वाला है, भले वो यहाँ पे किसी दूसरी दुनिया के अंदर चला जाए ट्रांसमिग्रेट करके, यानी कि टेलीपोर्ट मार के। लेकिन अगले ही पल में हम लोग टोबायाओ की फील्डिंग सेट होते हुए देखते हैं। ये नीचे पड़ा हुआ था और सांसें ले रहा था, फील्डिंग सेट थी इसकी। हम लोग साइड में गुचेंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है शॉट बड़ी बढ़िया यार, इस पे अपना नाम गुदवा लेता हूँ ताकि मेरी ही हो जाए। बाद में शॉट के अंदर भी इसकी खुद ने सोचने समझने की शक्ति, तो ये गुचेंग को मना कर रही थी। जिसके बाद अगला सीन डिवाइन डायो डायनेस्टी के एक जनरल के मैनार का होता है। जिसके बाद हम लोग टोबायाओ को भी देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पास्ट से होके आया है, तो इसके साथ जो गुचेंग ने किया था ये उसे आज तक नहीं भूल पाया था। बचपन से ये इसके साथ चला आ रहा है, बच्चे को जुलाब हो गया है। जो ट्रॉमा गुचेंग ने इसको दिया है ये इसके छाती के ऊपर पहाड़ की तरीके लदा हुआ है, जो इतनी आसानी के साथ तो नहीं खिसकने वाला। खैर टोबायाओ हम लोगों को बताता है कि वो टाइम ट्रैवल करके दोबारा रिकार्नेट तो हो गया है और इसे पक्का यकीन है कि ये इस बार तो नहीं ही हारने वाला। टोबायाओ हम लोगों को बताता है कि गुचेंग को वो शॉट चाहिए थे जिसके लिए उसे यहाँ पे 7 तरीके के वेपन्स की जरूरत थी, जिनको मिला के वो यहाँ पे इमोर्टल पैलेस की ट्रेजरी को ओपन कर पाता। और उन वेपन्स को हासिल करने के लिए गुचेंग को यहाँ पे टोबायाओ के सेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा था, और साथ ही में सू सेक्ट की अल्टीमेट शॉट आर्ट को भी। साथ ही में टोबायाओ हम लोगों को अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है कि उसने यहाँ पे ये जो सू सेक्ट की अल्टीमेट शॉट आर्ट टेक्निक है उसको यहाँ पे, और साथ ही में वो हेवेंस एंड स्केप सॉल्टिंग सार्ड, नाम लेना चाहता मैं इसका दोबारा, उसको एक साथ रिफाइन किया था, अपनी सोल को भी उसमें रिफाइन कर दिया था, जिससे वो यहाँ पे परमोडियल चोटिक हेवन एंड स्क्लैप सॉल्टिंग सॉर्ड एम्ब्रोनिक सॉर्ड सीड के अंदर बदल गई थी। इसीलिए जब तक वो सॉर्ड जिंदा रहेगी तब तक यहाँ पे टोबायाओ भी जिंदा रहेगा। इसीलिए अगर वो मरता है तो वो सॉर्ड भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसीलिए इन दोनों को अलग करने का कोई भी तरीका नहीं है। बंदा बड़ा हरामी है, फील्डिंग सेट कर दी इसने गुचेंग की पहले ही, क्योंकि अगर गुचेंग को अब इस टाइम में वो सॉर्ड चाहिए होगी तो फिर गुचेंग को यहाँ पे टोबायाओ को जिंदा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि अगर वो मरेगा तो सॉर्ड मरेगी और ये साइकिल ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब सचिन भाई ने एफर्ट्स डाले यार, पास्ट देख के आया, सॉर्ड के अंदर पहले एक जादू टोना कर दिया कि मेरे बिना ये नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही में भाई को पछतावा भी था कि वो यहाँ पे फिया को ब्लेम कर रहा था कि उसने गुचेंग को बताया कि वो सॉर्ड इसी के पास है। जिसके बाद यहाँ की हमें किसी लोर के बारे में बताया जाता है कि ये जो तुम लोग आसमान में गैलेक्सी देख रहे हो ये कोई गैलेक्सी नहीं है, ये यहाँ पे दायो डायनेस्टी की इनफेमस चयोटिक स्टार अरे फॉर्मेशन है। ऐसा माना जाता है कि रियलम की गैलेक्सी की पावर को यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंसियन फीट है ये किसी भी तरीके के लोअर रियलम के अटैक्स को ब्लॉक कर सकती है जब तक अटैक यहाँ पे इमोर्टल रियलम का ना हो, यानी कि उससे ऊपर का ना हो। इसलिए माना जाता है कि जो डायो डायनेस्टी है वो काफी ज्यादा फेमस है और पावरफुल है, और इसीलिए ये अपर रियलम के टॉप फंक्शंस में से एक भी है। इसके बाद यहाँ पे एक टीचर आते हैं जो कि कुछ बता रहे थे किसी सेट के रिलेटेड, जहाँ पे इन लोगों को किसी जगह पे जाना था। बेसिकली टूर्नामेंट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है कि तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करना है और अच्छे से स्पॉट हासिल करना है। अगर लो लेवल का भी मिल गया तो भी तुम लोगों को फायदा ही फायदा होगा, चांदी ही चांदी। हालांकि जो टॉप 1000 लोग रहेंगे वो एकदम इमेंस जीनियस होंगे जो यहाँ पे सुप्रीम रियलम को भी अचीव कर सकते हैं। जिसके बाद इन लोगों को दिखाया देता है कि एम्परर यू यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही में लोगों को पता चल गया था कि किसी ने डायो डायनेस्टी की बोर्ड की फील्डिंग सेट कर दी है, यानी कि वही अंकल जिसपे एम्परर यू, जिनका पूरा नाम यू टियान ही है, उन्हें पता था कि ये हरामी पन्ना सिर्फ वो गुचेंग फैमिली की बोट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग उन भाई बहन को देखते हैं जिनके बारे में मैंने इंट्रो बताया था, और इसके सेकंड ब्रदर का नाम यूली है, जो कि अपनी बहन से कहता है कि गुचेंग आ रहा है, कहो तो करवा दूं हाथ पीले। नहीं शायद से इसका कुछ और नाम है, क्योंकि इसके बगल में एक दूसरा बंदा भी था जिसको यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोला गया है, क्योंकि इन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया गया था। खैर सेकंड प्रिंस यूली को पता था कि यहाँ पे फिया का पहले चक्कर चल रहा है किसी बंदे के साथ में, टोबायू है यार वो, उसका पीछा छोड़ो तुम, वो एक नंबर का साइको, उसका बस चले वो शॉर्ट्स के साथ ही सो जाए। इसका नाम यूमिंग है। खैर जो एम्परर यू थे वो यूमिंग से कहते हैं कि अपनी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दो यार, गुचेंग की पहले किसी और के साथ सगाई हो गई है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन किसी से कम है क्या? मिंग की बात हो रही है, गुचेंग की पहली बीवी यार, शादी से पहले फील्डिंग सेट कर दी थी उसकी ओजी गैंगस्टर ने। इसलिए अगर यहाँ पे फिया की शादी गुचेंग के साथ हो भी जाती है तो वो सिर्फ उसकी कॉन्क्यूबिन बनेगी, यानी कि दूसरी बीवी। और एम्परर यू को ये मंजूर नहीं था, लेकिन तभी साइड से एम्परर यू का जो एडवाइजर था वो आगे से बताता है कि गुचेंग को यहाँ पे हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे उसे गुचेंग की बोर्ड से 2 कौसी सॉवरन रियलम के बंदों की प्रेजेंस महसूस हो रहे थे, जिनमें से एक तो वेक जो कि डाका होगा और दूसरा गुचेंग का ही होगा। और उनका एडवाइजर आगे से ये भी कहता है कि गुचेंग अपनी स्ट्रेंथ को अभी छुपाया हुआ होगा, क्योंकि उसने सुना है कि गुचेंग आसानी के साथ किसी भी इमॉर्टल एक्सपर्ट को मौत के घाट उतार देता है। जिस पे एम्परर यू का अब यहाँ पे रंग रूप बदल जाते हैं। वो आगे से कहते हैं कि तो फिर वो यहाँ पे फिया की शादी होने दे सकते हैं गुचेंग के साथ में। जिसके बाद हम लोग चुचुंग को देखते हैं और वो जैसे ही यहाँ पे एम्परर यू को देखती है तो फिर उसे अजीब सी खुजली होने लगती है। मतलब होता नहीं, तुम्हें फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये हमारी बुरी तरीके से लगवाएगा। जिसपे गुचेंग कुछ आगे से कहता है अरे वाह एम्परर यू आए, ऐसा लगता है कि ऑरा फॉर्म करने का टाइम आ गया। फिर इसके बाद गुचेंग नीचे उतरता है तो वो आगे से कहता है कि हमें इस तरीके से झेलने के लिए माफी चाहिए। जिसपे यहाँ पे जो एम्परर यू थे वो तो भाई एकदम गुचेंग को लपेट देते हैं सेहत के अंदर। वो आगे से कहते हैं कि आप यहाँ पे आए, हम तो धन्य हो गए, हमने आपके लिए दावत रखी है, जल्दी से आइए। और गुचेंग आगे से कहता है कि वो यहाँ पे जरूरी काम से आया हुआ है ये निस्काई की प्रॉब्लम को लेके। और गुचेंग लोगों को बताता है कि ये निस्काई खास तरीके की एक टीयर की तरीके है, यानी कि दरार की तरीके, जिसके अंदर से कुछ निकलता ही होगा। और गुचेंग ये कह रहा था कि हमें इसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और पूरी तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। जिस पे एम्परर यू आगे से कहता है अगर आपने ये बोल दिया तो फिर ये हमारे लिए किसी बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे के तरीके होगा, यानी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं पे यूमिंग फिया से कहता है ऐसा लगता है कि पापा ने फैसला कर लिया है कि आपकी शादी तो अब गुचेंग के साथ ही होगी। वहीं पे चुचू का मुंह फूला हुआ था फिया को देख के, और मुझे लगता है कि ऑथर नॉटी होते जा
रहा है। इसी सीन के बाद में एक बहुत बड़ी ग्याट वाला सीन था। एडिटर प्लीज यूज थर की इमोजी फॉर दिस, $0 से बचना है। कह जो लड़की थी वो यहाँ पे टोबायाओ के पास ही आई हुई थी, जो कि उसे कह रही थी कि जाओ जाके उस दावत के अंदर नहीं जाओगे क्या, जिसको यहाँ पे एम्परर यू ने रखा हुआ है। इस पे टोबायाओ आगे से कहता है कि तुम लोग चले जाओ भाई, मैं नहीं जाने वाला। तो मैं इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि टोबालिंग था, और वो टोबायाओ को बताती है कि इस बार तो गुचेंग भी आने वाला है। इसलिए यहाँ पे जो एम्परर यू है वो चाहते हैं कि यंगर जनरेशन गुचेंग को देख ले। और गुचेंग का नाम सुनता है बंदा भाई धड़ाम से नीचे गिर जाता है मुंह के बल, इतना बड़ा ट्रॉमा है बंदे को। और वहीं पे टोबायाओ के मुताबिक गुचेंग को अभी इस टाइम पे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। गुचेंग को तब यहाँ पे आना चाहिए था जब यहाँ पे जो प्रिंस है उसे यहाँ पे तब आना चाहिए था जब प्रिंस की यहाँ पे शादी किसी दो डायनेस्टी के बीच में होने वाली थी। वहीं पे टोबालिंग आगे से पूछती कि तुम्हारा चेहरे का रंग क्यों उड़ गया भाई अचानक से गुचेंग का नाम सुन के। जिससे टोबायाओ को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो बदलाव हुए हैं, इसलिए उसकी नई जिंदगी बदलने वाली है। तभी टोबायाओ की यहाँ पे दूसरी बहन भी आ जाती है, जो कि यहाँ पे उन लोगों से ये कह रही थी कि हम लोगों को भी दावत में चलना चाहिए, क्योंकि ये गुचेंग को देखना चाहती थी। इसका नाम टोबा किंग यू है, और इसने सुना है कि गुचेंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और साथ ही में हैंडसम भी, और वो सभी लोगों की मदद करने को रेडी रहता है। लिटिल क्यूटी, ये तुमने जो कुछ भी सुना है नहीं सुना है, ये इसे भूल जाओ, उसके पास भी ना जाना, नहीं वो तुम्हारी आत्मा निकाल के तुम्हें ही बेच देगा। टोबायाओ के भी यही शब्द थे, वो बस यही कहता है कि वो एक नंबर का अंधा आदमी है, उस पर भरोसा न करना। इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि वो कितना ज्यादा कमीना है। जैसा कि मैंने बताया है कि एम्परर यू तो गुचेंग को दामाद मान ही चुके हैं, वो अपने उसे बगल में बैठाते और भर भर के तारीफ करते हैं उसकी। और वो साथ में फिया से भी कहते हैं कि जब तुम तो वापस आए तुम तो गुचेंग के बारे में बात ही करी जा रही थी, आप काहे लिए शर्मा रही हो, आओ गुचेंग को रिस्पेक्ट दो। और तुम्हें गुचेंग के बारे में पता है कितना अच्छा बंदा है, वो उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि जब तुम हमारे यहाँ आई थी हम तुमसे मिल नहीं पाए थे किसी मैटर की वजह से थे। हाँ जी, फैमिली की फील्डिंग जो तुम सेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे गुचेंग ने सब कुछ बोला है, तो फिया भी आगे से यही बोली थी कि उसकी भी गलती है कि वो गलत टाइम पे आ गई थी। और सभी लोग यही कह रहे थे कि एम्परर यू ऐसा लगता है कि दोनों की शादी रचाना चाहते हैं, हमें इसकी बू यहीं तक आ रही है। तो भाई यहाँ पे बगल में ही बैठा हुआ था, वो हम लोगों को बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में एम्परर यू यही कर रहे थे। बेसिकली वो पिछली बार भी गुचेंग को दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन पिछली बार रीजन कुछ और रहे थे। उस टाइम पे यहाँ पे जो यिन डायनेस्टी है वो यहाँ पे फिया के पीछे पड़ी हुई थी कि ये लड़की हमें चाहिए, हमारे घर की बहू बनेगी। तो फिर एम्परर यू को यहाँ पे गुचेंग को चूज करना पड़ा था, लेकिन इस बार एम्परर यू गुचेंग को अपने हिसाब से ही फिक्स करे दे रहे हैं, क्योंकि गुचेंग पहले आ गया है, लेकिन रिजल्ट सेम ही है। इससे टोबायाओ को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे जो हंटिंग टूर्नामेंट के दौरान में सेकंड प्रिंस का जो कत्लेआम हुआ था, बेसिकली असैसिनेशन, वो भी पक्का होगा। डिपेंड ऑन गुचेंग, वो अपने साले को बचाता है या नहीं। टोबायाओ को ये भी पता है कि यहाँ पे कौन सेकंड प्रिंस को मारने की कोशिश करेगा, वो यहाँ पे इंपीरियल अंकल ही है। बेसिकली एम्परर यू का छोटा भाई जो उसे बैटल के अंदर हरा तो नहीं पाया था, इसीलिए वो यहाँ पे साजिश रचता है। और गुचेंग भी जैसे गुचेंग ने यहाँ पे सेकंड अंकल को सपोर्ट किया होगा कि तुम इसकी बलि चढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और गद्दी पे तुम बैठना, बस वो चमकती हुई शॉट हमें चाहिए। इसलिए टोबायाओ फैसला करता है कि वो फिया को इस बार सब कुछ बता देगा ताकि गुचेंग का प्लान सक्सेसफुल ना हो। उस टाइम पे गुचेंग की नजर यहाँ पे टोबायाओ और फिया के ऊपर पड़ते हैं, जिनके अंदर से जबरदस्त फॉर्चून निकल रहा था, और साथ ही में टोबायाओ के अंदर से कुछ खास तरीके का इंटरनेट निकल रहा था, जो कि सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। इससे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि शॉट का इसी के साथ कुछ लेना देना है, और सच में गुचेंग के लिए उसका सिस्टम वरदान की तरीके, नहीं तो ये पता नहीं कितने प्रिंसेस और प्रिंस को खो दे यहाँ पे। और गुचेंग को समझ में आ जाता है कि प्रिंसेस फिया ही यहाँ पे मेन फीमेल कैरेक्टर है इस बार। मीनवाइल हम लोग चुचू को देखते हैं, और ये काफी ज्यादा गुस्से में थे कि गुचेंग यहाँ पे फिया की तरफ ही देखे जा रहा है। ये जल रही थी, क्यूटी नाराज 9 में और सब्सक्राइबर्स तुम्हें ही देखते हैं। हम लोग टोबायाओ को देखते हैं, और टोबायाओ के पीओपी यानी कि पर्सपेक्टिव के मुताबिक उसकी फट रही थी कि गुचेंग उसे क्यों देख रहा है। मुझे लगता है कि गुचेंग को कुछ सकवक हो गया है, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्योंकि टोबायाओ के बगल में उसी की छोटी बहन बैठी हुई थी, टोबा किंग याओ, तो उसे लगता है कि गुचेंग उसको देख रहा है, जिसपे टोबायाओ अपना सर पकड़ लेता है कि क्यूटी तुम अभी तक बड़ी भी नहीं हुई, तुम्हारी तरफ क्यों ही देखेगा। उसी टाइम में टोबा किंग आगे से पूछती है कि गुचेंग के पास कौन सी टेक्निक होगी जो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया और ट्रू इमॉर्टल जितने लोगों को भी वो यहाँ पे हरा पा रहा है। अगर उसे मौका मिला तो वो गुचेंग से इस बारे में जरूर ही पूछेगी। टोबा किंग से ये कहता है कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे दूरी बना के ही रखो। अगर तुम्हें किसी इंसान के बारे में नहीं जानते हो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो फिर ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी के अंदर डाल सकता है। लेकिन टोबा किंग नहीं मान रही थी, उसे तो गुचेंग पसंद आ चुका था। वो अपने भाई से ही कह रही थी कि तुम्हें गुचेंग से जलन हो रही है, देखो वो कितना ज्यादा हैंडसम है, उसका चेहरा देखो, तुम्हें लगता है कि वो कोई बुरा इंसान हो सकता है। जिस पे टोबायाओ की भाई गुद्दी गर्म हो जाती है। वो हम लोगों को बताता है कि गुचेंग के लोगों ने इसको भाई इतनी बुरी तरीके से मारा था, मार मार के भूत बना दिया था, तब इसे यकीन हुआ था कि गुचेंग एक हरामी मानुस है। खैर इसके बाद भैया दावत खत्म हो जाती है और हर कोई घर के लिए निकल जाता है। एम्परर यू गुचेंग के गार्ड से कहते हैं कि इन दोनों के इनके घर पे छोड़ाओ भैया, और साथ में वो अपने एडवाइजर से पूछता है कि तुम्हें गुचेंग की असली ताकत का अंदाजा लगा। इस पे एडवाइजर को घंटा पता नहीं लगा था कि गुचेंग की स्ट्रेंथ कितनी है। वो आगे से यही कह देता है अगर मैं गुचेंग के साथ भिड़ा तो मैं बुरी तरीके से हारूंगा, चांसेस काफी ज्यादा कम है कि मैं जीतूं। जिससे एम्परर यू को समझ में आ जाता है कि गुचेंग की स्ट्रेंथ सच में कुछ ज्यादा ही भयानक है। इसलिए अभी तक कई सारे यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट भी गुचेंग के सामने टिक नहीं पाए और वो ट्रिप के दौरान भी अपना दम तोड़ देते हैं। इसलिए वो फिया और गुचेंग को एक साथ आने दे सकते हैं। जिसके बाद हम लोग टोबायाओ को देखते हैं, जिसने यहाँ पे
फिया को बुलाया हुआ था। टोबायाओ कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता और ये पहला बंदा है जो यहाँ पे लड़की के पीछे पागल नहीं है। फिया उसे कहती है कि चलो वो को, और टोबायाओ अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये अपने भाइयों के तरीके नहीं है, समझदार और चालाक, ना कि दूसरी प्रिंसेस के तरीके, इसलिए वो यहाँ पे इसे मरने नहीं दे सकता है। जिसके बाद ये गुचेंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक नंबर का हरामी मानूस है, वो उतना भी काइंड नहीं जितना तुम लोग उसे सोचते हो, और हंटिंग टूर्नामेंट के दौरान में बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। अगर वो होता है तो फिर गुचेंग ये उसका मास्टरमाइंड है। तुम जाके एम्परर यू को ये भी बता दो कि वो तैयारी शुरू कर दे सेकंड प्रिंस को बचाने की। मैं इतना ही तुम्हें ये सब कुछ बता सकता हूँ। वो सत्य में ये भी कहता है कि मेरे पास घंटा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन तुम मेरे ऊपर यकीन करोगी तो बढ़िया रहेगा। जिस पे फिया कुछ देर के लिए सोचती है और बाद में कहती है कि उसे यहाँ पे उसके ऊपर यकीन है, और चेहरे से पता चलता है कि ये टोबायाओ को पसंद करती है। टोबायाओ से तुरंत कर लेता है ये कहते हुए कि मेरा काम खत्म हुआ, अपना ध्यान रखना। और ये पहली बार था कि गुचेंग का शिकार उसे 2 कदम आगे है। ऑथर ने अच्छा टर्न लिया। खैर गुचेंग अपने हिसाब से ही चल रहा था। उसने डाको भेजा था टोबायाओ की पूरी जन्म कुंडली बाहर निकालने को, तो वो सब कुछ ले आया था। गुचेंग हम लोगों को बताता है कि टोबायाओ अमीर फैमिली के अंदर पैदा हुआ है, डायनेस्टी के जनरल के बेटे के तौर पे, लेकिन वो टैलेंटलेस है, लेकिन ईमानदार है, जो किसी काम की नहीं है चीज। उसे सिर्फ तलवारबाजी आती है, बल्कि उसकी कल्टीवेशन 2 घोड़ी की है। एक 6 साल के बच्चे के बराबर होगी उसकी कल्टीवेशन, या फिर उससे भी कम। लेकिन गुचेंग के सिस्टम ने उसे जो दिखाया, तो गुचेंग को पता है कि बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी कौसी सुप्रीम बंदे के खिलाफ में भी आसानी के साथ जीत सकता है। इसलिए गुचेंग के पास बस 3 ही दिन है हंटिंग टूर्नामेंट के दौरान में, तभी वो यहाँ पे टोबायाओ की असली स्ट्रेंथ को चेक कर सकता है। इसके बाद गुचेंग चूचू के पास आता है, तो वो अपना नहा धो रही थी, तो उसे पता था कि गुचेंग ने किसी को किसी काम से पूछा है, तो वो यही पूछ रही थी कि यार तुमने किसी को इन क्लेमिटी के बारे में पता लगाने को भेजा क्या। तो गुचेंग साहब कहता है कि वो यहाँ पे किसी की जन्म कुंडली निकलवा रहा था। चूचू आगे से पूछते हैं कोई खास या फिर फिया, जिस पे गुचेंग कोई जवाब नहीं देता, तो वो पूछती है बोलो भाई, और तब वो पीछे पलट के देखती है, तब उसे पता चलता है कि गुचेंग कोने से झांक रहा था। अच्छा हुआ चूचू ये अंदर नहीं, अब तक तो गुचेंग की आंखों में हार्पिक जा चुका होता। खैर क्योंकि ये क्यूटी तो ये खुद को ही छुपा लेती है और कहती है कि अंदर काहे लिए आए। इस पे गुचेंग आगे से कहता है कि तुमने मुझे इतना गलत समझ लिया है, तो मैं और कर ही क्या सकता हूँ। इसके बाद वो भी पूल के अंदर आ जाता है, और उसको पता था कि चूचू जेलस थी क्योंकि उसने देख लिया था इसकी 4 आंखें, तो ये देख लेता है। जब ये इसके साथ बात करी तो गुचेंग उसी की तरफ ही देख रहा था। चूचू उससे कहती है कि तुम तो पूरा टाइम उसी की तरफ ही देखे जा रहे थे। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि मैं ये चेक कर रहा था कि उसके पास कौन सी फिजिक है, तुम गलत सोच रहे हो। जिसके बाद वो जो की गलत जगह को छूते हुए कहता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा एरिया उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एडिटर प्लीज हर की इमोजी यूज किया जाए, येलो डॉलर से बचना है। इस पे चूचू के आगे से चिक निकल जाती है। वो आगे से कहते हैं कि चलो बेड पे चलते हैं और सोते हैं जल्दी। इस पे गुचेंग आगे से कहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा क्लेमिटी के बारे में सोचना चाहिए, ये सब चीजें गलत बात है। ऑथर को ज्यादा ही नोटी होते जा रहा है। जिसपे चूचू आगे से बताती है कि भाई साहब आप यहाँ पे हैं तो फिर मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि गुचेंग सब कुछ संभाल ही लेगा। जिसपे गुचेंग उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा नौकर जो बन चुका हूँ। जिसके बाद अगला सीन गुचेंग के एकदम स्पेशल रूम का होता है, जहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं जा सकती। और यहाँ पे यू टियानजेंग आया हुआ था, एम्परर यू का छोटा भाई। गुचेंग उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हुए हैं, वो भी चुपके से। जिस पे टियानजेंग गुचेंग के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, ये कहते हुए कि वो गुचेंग को सब कुछ ऑफर करने को रेडी है, डिवाइन डायनेस्टी दायू का पूरा लैंड। गुचेंग हैरान होता है और वो आगे से पूछता है कि तुम मुझे ये सब कुछ दे रहे हो और मेरे सामने ये सब कुछ बोल रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं एम्परर यू को ये सब कुछ बता सकता हूँ और तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, और क्या पता वो मुझे अपना घर जमाई बना ले। इस पे टियानजेंग आगे से कहता है कि सिंगल पसले में आप ही के सामने खड़ा हुआ हूँ, जमीन में नहीं पड़ा हुआ, यानी कि आप मेरी बातें सुनना चाहते हैं। गुचेंग आगे से कहता है कि बोलो फिर। जिसके बाद टियानजेंग हमें यहाँ पे अपनी कहानी बताता है कि बहुत सालों पहले जब वो यहाँ पे थ्रोन के लिए फाइट किया करता था अपने ही भाई से, तो वो दोनों ही बराबर लेवल पे थे। भले वो बात चाहे पावर की हो या फिर इन्फ्लुएंस की हो, यानी कि दबदबे की, तो दोनों ही बराबर थे। लेकिन छोटे भाई को थ्रोन नहीं चाहिए था, मेरी ही तरीके खाने को मिल रहा है बहुत है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे हम लोग टियान को देखते हैं, जो कि एम्परर यू से कहता है कि उसे थ्रोन नहीं चाहिए, उसका ज्यादा फोकस सर्वाइवल पे ही है, यानी कि जिंदा रहने को मिल जाए बहुत है, बोला ना खाने को मिल जाए काफी है। इसीलिए वो एम्परर यू से कहता है कि हम लोग एक साथ काम करते हैं थ्रोन के लिए, और जब समय आएगा तो वो थ्रोन उसे दे देगा, उसे थ्रोन नहीं चाहिए। जिस पे एम्परर यू आगे से कहता है कि एक ही माँ के अंदर से निकले हैं भाई, हम लोग एक दूसरे के इतने करीब है, तो फिर मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन क्यों ही नहीं करूंगा। जिसके बाद ये लोग जगते हैं पूरी तरीके से काम में, और उनके जितने भी प्रतिद्वंदी थे उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं, किस्सा ही खत्म कर देते हैं उनका। और जब सारा काम खत्म हो गया, थ्रोन मिलने के एक कदम पहले ही एम्परर यू ने अपने छोटे भाई का काट दिया बुरी तरीके से। मतलब थ्रोन के लिए ये दोनों ही अपने फैमिली मेंबर्स को निपटाते जा रहे थे ना एक साथ मिलके, तो एम्परर ने ये गेम खेल दिया कि यहाँ पे सिर्फ टियानजेंग को ही वो एनिमी बना दिया, जो कि यहाँ पे अपनी फैमिली का ही कत्ल करे जा रहा था थ्रोन के लिए। और इतना ही नहीं, एम्परर यू ने यहाँ पे टियानजेंग की बीवी और उसके बच्चे को भी खत्म कर दिया था, उसे हमेशा के लिए मिटाने के लिए। और उनकी मदर को यहाँ पे पॉइजन दे दिया और सारा इल्जाम टियानजेंग के ऊपर डाल दिया कि यही हरामी है साला। गुचेंग से हमारी तरीके ये सोचता है अगर एम्परर यू इतना ही ज्यादा हरामी मानुस है, तो फिर उसने यहाँ पे टियानजेंग को जिंदा क्यों छोड़ दिया, वो सर्वाइव कैसे कर गया। इस पे टियानजेंग आगे से इसलिए बताता है कि वो जिंदा बच गया क्योंकि यहाँ पे एम्परर यू दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा बलवान है, दयावान है, और कितना ज्यादा अच्छा राजा है कि वो अपने छोटे भाई को छोड़ दे रहा है सब कुछ करने के बावजूद। इसलिए उसने यहाँ पे उसे डायनेस्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन मारा नहीं। और वो डायनेस्टी में वापस इसलिए आ पाया है क्योंकि गुचेंग आया है यहाँ पे। अगर गुचेंग को यकीन नहीं तो ये अपनी दिल की कसम खाने को रेडी था। गुचेंग आगे से कहता है इस चीज के ऊपर मुझे यकीन नहीं है, अपना प्लान बताओ बस। वो भी इतनी जल्दी हैरान था कि इसने ये इतनी जल्दी मान कैसे लिया। वो तो मन बना के ही आया था कि ये जगह लूटनी है, तुम थोड़ा सा लेट हो। जैसा कि हम लोगों ने फ्यूचर में देखा है कि ये
दोनों मिलकर सेकंड प्रिंस की फील्डिंग सेट कर देते हैं, क्योंकि एम्परर यू चाहता है उसे अपना सक्सेसर बनाना। और जैसे ये लोग सेकंड प्रिंस को लपेट लेंगे वैसे एम्परर यू गुस्सा जाएगा और वो अपने कई सारे डूड्स को बाहर छोड़ देगा असैसिन को पूरी तरीके से बर्बाद या फिर खत्म करने के लिए। और वही एकदम सही टाइम रहेगा टियानजिंग के लिए एम्परर यू से बदला लेने का और उसकी फील्डिंग सेट करने का। और जैसे एम्परर यू का गेम बच जाता है उसे लपेट लेते हैं ये लोग, तैसे यहाँ पे टियानजिंग थ्रोन के ऊपर बैठ जाएगा, जिसके बाद वो गुचेंग को वो सब कुछ दे देगा, उन्हें अपना मास्टर मान लेगा। इस पे गुचेंग आगे से कहता है मेरे महापूत तुम एक चीज भूल रहे हो, पैलेस के अंदर और भी कई सारे लोग हैं, एंसेस्टर रहते हैं, तुम्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पे तुम्हें एम्परर बनने देंगे। इस पे टियानजिंग आगे से ये सब कुछ घोट के आया था, वो आगे से कहता है कि रॉयल फैमिली से ज्यादा रूथलेस और कोई भी नहीं हो सकते। उसे यहाँ पे सभी चीजों के बारे में पता है, यहाँ के नियमों के बारे में पता है। फैमिली के एंसेस्टर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सिंहासन के ऊपर कौन बैठता है, जब तक डिवाइन डायनेस्टी उनकी बिलोंग करती है, यानी कि उनकी रहती है, उनके परिवार की रहती है, तब तक उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर कौन बनता है। वह पे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो डिवाइन डायनेस्टी को अपना बना ले, अपने सपोर्टर्स में से एक कर ले, तो फिर ये कितनी ज्यादा अच्छी चीज रहेगी ना। तो गुचेंग टियानजिंग से पूछता है कि मेरे को करना क्या है। गुचेंग को यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं करने था, जैसे यहाँ पे एम्परर यू का गेम बच जाएगा उसे लपेट लेंगे ये लोग, तैसे ही यहाँ पे उसके जो सपोर्टर्स रहेंगे वो बगावत पे उतर जाएंगे और टियानजिंग को खत्म और उसके सपोर्टर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टोबा यू टियान, यून सुजू और टियानजिंग के जो भी लोग रहेंगे उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग वीक रहेंगे। टोबा यून टियान यहाँ पे टोबा युआओ का बाप है और साथ ही में डायनेस्टी का जनरल भी है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग है। गुचेंग टियानजिंग से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पे उसकी पूरी मदद करेगा, अपना पूरा सहयोग देगा वो। और साथ ही में वो यहाँ पे टियानजिंग से ये भी कहता है कि तुम रुको, टूर्नामेंट के अंदर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरे सिग्नल का इंतजार करना। इस पे टियानजिंग आगे से कहता है मेहरबानी हो साहब, मैं चलता हूँ, तैयारी करता हूँ। वह पे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे टोबा याओ की छोटी बहन का इस्तेमाल कर सकता है, टोबा याओ को टेस्ट करने के लिए कि बंदे के अंदर सच में दम है या फिर फुसकी बम है वो। टियानजिंग के जाने के बाद में गुचेंग डाओ को बुलाता है और उससे कहता है कि बाइलिंग को बुलाओ और उसे कहो कि कुछ लोगों को भेजे, हमें यहाँ पे जरूरत है। जिसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद ही का होता है और ये लोग उस हंटिंग ग्राउंड के अंदर पहुंच गए थे जहाँ से टूर्नामेंट होगा। इन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि ये जगह खतरनाक है, यहाँ पे डिमोनिक क्रिएचर्स, जिन स्पिरिट और कोई भी रहता है, जिसको कह के ये लोग हंसने लगते हैं। क्या है भाई बता दो तो हमें। इन लोगों से भी बताया जाता है कि अपनी कानों की पेटियां खोल लो और अच्छे से सुनो, तुम्हारा जीना तुम्हारे हाथों में है, इसलिए जो भी कांड करना तो एक बार सोच लेना कि वो कांड तुम्हारी चुत्तड़ में ही आके घुसेगा। वे गुचेंग जगह के लिए दुख जताते हुए कहता है कितनी अच्छी जगह है, समय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, नहीं तो ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक सेक्ट में बदल सकती थी। जिस पे एम्परर यू आगे से ये कहता है कि इन्हें पता नहीं था कि ये लोग किसे भिड़ने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को मौत का सामना करना पड़ा, नहीं तो इन्हीं से टैलेंटेड लोगों को ढूंढना काफी ज्यादा टफ रहता है। गुचेंग को समझ में आ जाता है कि एम्परर यू उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा है, तो उसे एक पल के लिए ये लगता है कि एम्परर यू को उसकी और टियानजिंग की डील के बारे में पता चल गया है, लेकिन गुचेंग को ये भी लगता है कि ऐसा नहीं ही हुआ होगा। और जैसा कि टोबा याओ ने यहाँ पे फिया को बता दिया था कि गुचेंग हरामी मानुस है, तो फिर फिया ने अपने बा को बता दिया था कि गुचेंग 2 नंबर का हरामी मानुस है, उससे दूरी बना के रखिए। और फिया ने ऐसा कई बार किया था, इसलिए वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी के साथ में आए थे। वह पे गुचेंग उनसे इस जगह के बारे में पूछता है कि कुछ पता चला, तो बताते हैं कि कुछ लोगों को भेजा था, लॉस हो गया भाई, वो वापस ही नहीं आए। इसके बाद हम लोग फिया और सेकंड प्रिंस को देखते हैं, जिसका नाम छोड़ो यही बुला लेता हूँ। और वो फिया से कह रहा था कि मैं पूरी तरीके से सावधान हूँ, छाती बुलेट प्रूफ सब कुछ ले लिया है मैंने, रेडी हूँ मैं। फिया अपने मन के अंदर सोचती है कि ये गुचेंग सच में हरामी मानुस है क्या, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं। जिसके बाद वो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तो सभी लोग कूद पड़ते हैं। वह पे जो एडवाइजर था वो आगे से यहाँ पे एक शीशा निकालता है जो कि यहाँ पे सब कुछ दिखा सकता है जो औरा के साथ कांटेक्ट में होगा। उसी टाइम एम्परर जो कुछ करने वाले थे, जिनको देख के गुचेंग हैरान होता है कि अब ये क्या करने वाला है। तो फिर एम्परर आगे से यहाँ पे एम्प्रेस सिलुएट का इस्तेमाल कर रहा था, बेसिकली अपनी बॉडी का एक रूप निकाल रहा था। जिसपे लोग आगे से बताते हैं कि हालांकि एम्परर की बॉडी का यहाँ पे जो धर्मायिक बॉडी का एक हिस्सा है वो गायब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनका यहाँ पे जो पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वह पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि या तो ये फॉर्चून है या फिर ये इंपीरियल ड्रानिक एनर्जी है जो कि यहाँ पे पावर के रूप में दिखाई जा रही थी। हालांकि एम्परर यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि उनके सीम रियलम पे है। इससे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि एम्परर यू के पास सच में कुछ कमाल का माल है। जिसके बाद हम लोग ग्रेट जनरल के टोबा के तीसरे बेटे यानी कि टोबा याओ को देखते हैं और ये भी मैदान जंग में उतर जाता है। इसके पास कुछ है नहीं लोहे की शॉट के अलावा, इसलिए कई सारे लोग उसे अपना टारगेट बनाते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे टोबा किंग बीच में आती है, उसके भाई को प्रोटेक्ट करते हैं। वो आगे से कहती है कि यार जब से तुम पैदा हुए शॉट लेके हिला ही रहे हो उधर उधर, तुम पावरफुल काहे नहीं बनते भाई, मैं तुम्हें हमेशा इस तरीके तो थोड़ी ना बचा सकती हूँ। इस पे टोबा याओ आगे से कुछ भी नहीं कहता। वह पे एम्परर यू गुचेंग से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ कोई खतरनाक दिखा जो कि तुम्हें पसंद आया हो। जिस पे गुचेंग आगे से कहता है कि फिया ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है वही टॉप 3 के अंदर होगी। इस पे एम्परर यू खुश गुचेंग ने उसकी बेटी की तारीफ की। जिसके बाद यहाँ पे वो जनरल आ जाता है यानी कि टोबा याओ का बाप, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। जिसको देख के गुचेंग को समझ में आ जाता है कि इस बार यहाँ पे सेकंड प्रिंस को मारना टफ हो सकता है टोबा याओ के टोबा जनरल की वजह से, जो भी हो यार। लेकिन गुचेंग को मजा आ रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे मिर्च मसाला जो डाला हुआ है, जिसके अगले पल हमें वो मजा दिखाई देता है क्योंकि साइड से टोबा किंग दौड़ते हुए दूर जाके गिरती है और जिन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था वो उसे कहते हैं कि तुम चारों भाई बहनों को तो एक साथ होना चाहिए, अकेले क्या कर रहे हो। फिर टोबा किंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो भाई, और ये हरामी मानुस और कोई नहीं हमारा वुडी ही था, बैरन वेस्टलैंड से, याद होगा, इसे कैसे भूल सकते हो तुम। फिर इसे पट्टी पढ़ाई गई थी, ये पट्टी यही पे ही बक रहा था। ये आगे से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मेरे भाई की जान ले ली, उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें कैसे लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसका भाई याद है ना तुम्हें, मैं नाम भूल गया लेकिन शकल याद है मुझे, तुम्हें भी याद होगी। गुचेंग का पिछला वाला
वाला शिकार, तो उसी का इल्जाम इन लोगों पे लगाया जा रहा था। ऑफ कोर्स टोबा किंग आगे से कहती है कि मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो, हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वुडी आगे से कहता है कि मैं बदले के लिए आया हूँ, बदला लेके जाऊंगा। सभी लोग वुडी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये हरामी मनुष्य कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया। जिसपे कुछ लोग कहते हैं कि ये हरामी पक्का सेबर सेक्टर से होगा, तो साइड से वो लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते इसे, इल्जाम न लगाओ हम पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जनरल को बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी के साथ कोई इस तरीके से बदतमीजी के साथ बात कर रहा है, तो वो टूर्नामेंट के अंदर उतर के यहाँ पे फाइट करने को रेडी थे। वहीं पे गुचेंग खुश था वुडी की परफॉर्मेंस को देख के। वो आगे से कहता है कि बाइलिंग ने अच्छे से ट्रेन किया है, अच्छा हुआ ये बोझ नहीं बना, हमने तुम अगले सीजन में इसकी फील्डिंग सेट कर देता। वहीं पे एम्परर यूकासा गुचेंग से थोड़ा सा हट गया था, क्योंकि अगर गुचेंग यहाँ पे सच में टारगेट होता तो फिर वो यहाँ पे उनकी इंपीरियल फैमिली को टारगेट करता, ना कि यहाँ पे टोबायाओ की फैमिली को। फिर इसके बाद सभी लोग आगे से पूछने लगते हैं कि कौन ही होगा भाई यहाँ पे जो जनरल के खिलाफ में जाके ये सब कुछ करेगा, वो भी हंटिंग इवेंट के दौरान में। जिसके बाद गुचेंग यहाँ पे पूछने लगता है क्या उन लोगों को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, तो एम्परर यू आगे से बता देते हैं कि गुचेंग को ये पता ना हो, लेकिन ये एक तरीके से ट्रेडिशन है और यहाँ पे कई सारे यंगर जनरेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस इवेंट के दौरान में मारे जा चुके हैं। फिर वो चाहे राजा का बेटा हो या फिर नौकर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन है, इसलिए वो यहाँ पे इस इवेंट को रोक नहीं सकते हैं। अभी के लिए वो सिर्फ इतना दे सकते हैं कि जनरल के जो बाकी बेटे हैं वो यहाँ पे अपनी बहन को बचाने के लिए आते हैं या नहीं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे एंटर करते हैं कंपटीशन के दौरान में उन सभी के पास कम्युनिकेशन स्टोन होता ही है, तो वो मदद करने के लिए आ सकते हैं। जिसपे गुचेंग आगे से ना चाहते हुए भी कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि टोबा फैमिली की बेटी सेफ रहे। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद से टियानजिंग का प्लान अब यहाँ पे फेल हो सकता है। वह चोचो हैरान थी कि ऐसा कौन मुस्कुराता है बे। खैर गुचेंग ने फील्डिंग सेट की थी तो उसने सबकी फील्डिंग सेट रखी थी कि यहाँ पे टोबा किंग की मदद करने के लिए कोई ना आ पाए सिवाय उसके बकरे को छोड़ के। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड प्रिंसेस थी टोबा लिंग, वो भी यहाँ पे फंसी हुई थी असैसिन्स के चक्कर में। जिसमें यहाँ पे जो जनरल था वो आगे से कहता है कौन है मेरी फैमिली के खिलाफ जा रहा है। टोबा लिंग को पता था कि यहाँ पे उसकी छोटी बहन खतरे में है, तो वो लोगों से पूछती है कौन हो भैया, काहे ले पीछे पड़े हुए हमें। जिसके बाद टोबायाओ को भी पता चल जाता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जा सकता है, यहाँ पे उसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसने जो सालों तक इतनी मेहनत की है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, जो लो प्रोफाइल रहा है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। और अगर गुचेंग बाहर से सब कुछ देख रहा होगा तो फिर वो यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक को यहाँ पे रिपीट कर सकता है और उसके जो सेकंड चांस यहाँ पे मिला है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसलिए टोबायाओ फैसला करता है कि वो मदद के लिए नहीं ही जाएगा। जिसपे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि टोबायाओ मदद करने के लिए नहीं जाएगा। जिसपे लोग कहते हैं कि वो कर भी क्या सकता है, बेचारा स्टन ही कहाँ है उसके पास में। जिसपे एम्परर यू आगे से कहते हैं कि फिर तो हमें जनरल के लिए अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन रुकवाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जनरल आगे से चीख के कहता है कि योर मैजेस्टी ये सब मत करिए मेरे लिए, हमें इस ट्रेडिशन को इसी तरीके से बनाए रखना है, हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अपने लिए। अगर किंग के साथ कुछ भी होता है तो ये उसका फेट है, हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। देख रहे हो खुद की बेटी की जान खतरे में, लेकिन बंदा ट्रेडिशन के लिए सब कुछ रेडी है यहाँ पे। गुचेंग साइड से कहता है देख रहे हो बुड्ढे को, एक्टिंग स्किल देखो इसकी, अगर तुम इस तरीके से चिल्ला के और मेलोड्रामा करोगे तो फिर पक्का भाई तुम्हें एम्परर जाने देगा। लेकिन गुचेंग के होते हुए अपना प्लान कैसे फेल होने दे, वो उन लोगों से कहता है कि एम्परर और जनरल 2 आप रुको नहीं, मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी फैमिली का जो चिगार है वो पूरी तरीके से बुझेला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ कमाल दिखा सकता है, क्लच मार सकता है वो आखिरी मौके पे। जिसमें वो लोग पूछते हैं क्या कहना चाहते हो भाई, साफ साफ बोलो। जिसके बाद वो जनरल से कहता है कि आपको पता नहीं क्या कि आपका बेटा कितना ज्यादा पावरफुल है, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है। मैंने ज्यादा लोगों को यहाँ पे एनालाइज तो नहीं किया है, लेकिन मेरी आंखें बता रही हैं कि आपका बेटा एक छुपे रुस्तम की तरीके है, कभी भी बाहुबली की तरीके पर्दा फाड़ के निकलेगा। उस टाइम में उन लोगों की नजर टोबायाओ के ऊपर पड़ती है, तो वो फाइनली चलना शुरू कर दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पे किंग्यो को बचाएगा। किंग्यो भले उसे हमेशा ताना मारती है कि किसी काम के नहीं हो यार, तुम इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकते हो, लेकिन हमेशा उसको यहाँ पे बचाने के लिए आ ही जाती है। लेकिन वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती और न ही इग्नोर मारती है। टोबायाओ को यही प्लान था कि वो चुपके से अटैक करेगा और चुपके से वापस आ जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी बिल्डिंग पहले से ही सेट है। इसके बाद हम लोग किंग्यो को देखते हैं और उसकी खातिरदारी चल रही थी, वो भी बुरी तरीके से। वो लोगों से हर एक एंगल से लपेटे जा रहे हैं, कोई साइड से आता कोई ऊपर से आता, हर साइड से लपेटे जा रहे थे। एक बंदा भाई वेपन ले आता है तो गुडी उससे कहता है अगर उसे खरोच भी है तो बेटा खालू धेड़ लूंगा मैं। मास्टर का प्लान है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ धुलाई करो। तो वो आगे से कहता है ठीक है भाई। जिसके बाद वो गड़ाम से किंग्यो के मुंह के ऊपर गड़ाम से लात मारता है, किंग्यो सीधा नीचे आके गड़ाम से गिरती है, क्योंकि वो लोग इसकी जान तो ले नहीं सकते थे, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो इसके हाथ पैर ही काट देते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग मर के जिंदा हो सकते हैं लेकिन पैर दोबारा नहीं उगा सकते। और टोबा किंग्यो बिल्कुल भी लंगड़ी होकर जीना नहीं चाहते थे, उसे मरना ज्यादा पसंद था। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे टोबाया आ जाता है और वो यहाँ पे लिमिटलेस शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को पहले तो खत्म करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे वुडी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वुडी बैरियर बना के उन सभी शॉट्स को ब्लॉक कर लेता है। और वुडी खुश हो गया था कि बकरे ने चारा पकड़ तो लिया। टोबा किंग्यो ये देख के हैरान हो गई थी कि ये अपना लौंडा यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है, उसका ऑरा भी बदल गया। जिसके बाद वो उसे वुडी के बारे में बताते हुए कहती है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। तो टोबाया आगे से कहता है कि मैं उसे हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद वुडी हमला करते हुए कहता है कि भारत मिलाप छोड़ो, सबसे पहले मेरे साथ फाइट करो। फिर टोबाया वुडी को हल्के में ले रहा था, उसे यही लग रहा था कि वुडी की कल्टीवेशन बस यहाँ पे सेक्रेट रियलम पे ही
होगी, इसलिए उसको फुल पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, जिससे वो ज्यादा अटेंशन भी नहीं खींचेगा। जिसके बाद वो स्पेशल शॉट का इस्तेमाल करते हुए वुडी के साथ फाइट करने लगता है। और दोनों ये सब कुछ देख रहे थे। वो आगे से कहते हैं कि हमारी आंखों पे तो धूल लगी हुई थी, हम तो देख ही नहीं पाए छुपे रुस्तम को। यहाँ तक कि जनरल भी आगे से कहता है कि मेरा बेटा इतना पावरफुल है, मुझे ही नहीं पता। फिर गुचेंग आगे से कहता है कि छुपा हुआ ड्रैगन बाहर आ ही गया। वह एम्परर गुचेंग से कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो टैलेंट छानने की आंखें हैं आंखें। गुचेंग आगे से कहता है सिस्टम का फंक्शन है, और वो मन के अंदर सोचता है कि ये अभी भी अपनी पूरी ताकत छुपा रहा है, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिसके बाद हम लोग वुडी और टोबायो की फाइट देखते हैं, और वुडी यहाँ पे कमबैक मारे जा रहा था, क्योंकि टोबायो जितनी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता उतनी बार यहाँ पे वुडी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता। और टोबायो को यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये बंदा क्या खा के पैदा हुआ है, कहा ये बार बार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। वुडी को यही मिशन दिया गया हुआ था कि उसे यहाँ पे टोबायो की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो टोबायो को उकसाते हुए कहता है कि बस इतना ही दम है क्या, कुछ और भी दिखाओ यार। जिसपे टोबायो अपने पास केओस सॉर्ड इंटेंट को इकट्ठा करता है, और जिसके बाद वो आगे से इमॉर्टल सॉर्ड स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वुडी के ऊपर हमला करता है। तो वुडी भी आगे से ब्लड फोर्स मेड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसके सॉर्ड इंटेंट को इजीली ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उन दोनों की पावर काफी ज्यादा थी। और टोबा किंग अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि उसने हमेशा से अपने भाई को हल्के में ही लिया है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। वुडी अभी भी टोबायो को ताना मारता है, ये कहते हुए कि बस इतना ही दम है भाई, मैं तो बोर हो रहा हूँ, कुछ और दिखाओ यार। इस पे टोबायो अपने वादे को पूरा करते हुए कहता है ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पे सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन इंटेंट का इस्तेमाल करता है, और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए वुडी की जो सॉर्ड थी उसे यहाँ पे सैटर करते हुए वुडी की तरफ ही आगे बढ़े जा रहे थे। क्योंकि वुडी चीखे मार रहा था, तो उसे यह लग रहा था कि उसने वुडी की फील्डिंग सेट कर दी, लेकिन तभी उसकी खुशी डर के अंदर बदल जाती है, क्योंकि साइड से गुचेंग एंट्री मार लेता है, क्योंकि हमें पता है कि वो वुडी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और वो वुडी के जरिए टोबायो से कहता है ढूंढ लिया रे। और एक तरीके से हमें दिखाता है कि गुचेंग ने कैसे यहाँ पे वुडी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। खैर दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पे एक खतरनाक स्पिरिचुअल फिनोमिनन हो गया था, और फिया को यही लग रहा था कि ये असैसिनेशन उसके भाई के ऊपर ही हुआ है, तो वो तुरंत उस तरफ जाने लगती है। खैर इसके बाद वुडी और उसके साथ जितने भी लोग आए हुए थे वो तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपना मिशन पूरा कर चुके थे। फिर टोबायो अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि वुडी के पास में गुचेंग जैसा ऑरा कैसे हो सकता है, या फिर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। फिर टोबा फैमिली के जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि ये सॉर्ड स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो फिर अभी तक टोबायो ये टेक्निक छुपाते हुए क्यों आ रहा था। वहीं पे एम्परर यू को भी महसूस हो गया था कि टोबायो के पास जो सॉर्ड इंटेंट जो सॉर्ड स्ट्राइक वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसके ऑरा को महसूस करके एम्परर यू की भी फट गई थी। और उन्हें एक पल के लिए यही लगता है कि उनका जनरल मास्क के पीछे वो यहाँ पे उनके खिलाफ किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है। वो मतलब सोच रहे हैं कि टोबा की फैमिली कहीं इनकी फील्डिंग सेट ना कर दे। गुचेंग आगे से निराशा जताते हुए कहता है कि दुख की बात है कि वो सभी भाग गए। एम्परर यू यहाँ पे अपनी टीम को डालते हैं, ये कहते हुए जाओ जाके पता लगाओ असैसिन कहाँ पे गए, और सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए प्रिंस और प्रिंसेस के पास में। वही एम्परर यू का जो शक था वो गुचेंग के ऊपर से हट गया था, क्योंकि गुचेंग बार बार यहाँ पे एम्परर यू को गाइड कर रहा था कि ये ना करना वो ना करना। इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि गुचेंग यहाँ पे उनकी फैमिली के पीछे नहीं है। लेकिन वो सोच रहे थे कि फिया को ये जानकारी अब मिली कहाँ से। और साथ में गुचेंग को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि टोबायो के पास ही सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन है। और बाय द वे गुचेंग यहाँ पे जिस तरीके के वेपन्स को कलेक्ट कर रहा है सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन उन्हीं में से एक है। वो मिरर हो गया, गार्ड हो गया, वो सील हो गई, वो सभी भी। इसलिए गुचेंग यही सोच रहा था कि यहाँ पे टोबायो इतना ज्यादा चतुर तो है नहीं कि वो इतने टाइम तक यहाँ पे अपनी एबिलिटी को छुपाए हुए था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे गुचेंग के पास बाकी टूल्स भी हैं वर्ल्ड डोमिनेशन वाले, ताकि गुचेंग उसकी सील्डिंग पहले से ही सेट ना कर दे जब वो छोटा था। और तब जाके गुचेंग को समझ में आ जाता है कि टोबायो के पास कोई एबिलिटी है जिससे वो जैसे फ्यूचर देख सकता है, या फिर वो यहाँ पे रीग्रेसर है मिंग की तरीके। जिससे मिंग मेरी रिकॉर्डिनेट हुई है, उसे भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता है। वैसे ही यहाँ पे टोबायो भी है जो कि रीग्रेसर है। हालांकि गुचेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे यहाँ पे सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन चाहिए थे, जिसके लिए यहाँ पे टोबायो की फील्डिंग सेट करनी ही पड़ेगी। जिसके चलते यहाँ पे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि इसी वजह से यहाँ पे टोबायो को टियानसेंग के असैसिनेशन प्लान के बारे में पता होगा। इसके बाद गुचेंग इसी तरीके से यहाँ पे सारी कड़ियां जोड़ता है, उसे समझ में आ जाता है कि इसलिए एम्परर युवा ने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी थी ताकि कुछ भी ना हो, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी। और गुचेंग को समझ में आ जाता है कि टियानसेंग का प्लान अभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइन डायनेस्टी उसे यहाँ पे अपोज करेगी, यानी उसके खिलाफ जाएगी और टोबायो को प्रोटेक्ट करेगी। और गुचेंग ये सब कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था, जिससे सुचू सोच रही थी कि इसे क्या हो गया भाई, ये 2 दिनों से मुस्कुराते हुए जा रहा है, डिमोनिक की ने इसके सर के ऊपर कुछ केमिकल लोचा कर दिया गया। फिर इसके बाद लोग टियानसेंग को देखते हैं और गुचेंग मैसेज करके बता देता है कि आपके प्लान को थोड़ा सा गर्म पानी और ठंडा पानी डाल के संतुष्ट कर दीजिए उसे, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके जो सपोर्टर थे वो आगे से कहने लगते हैं कि हम लोगों ने सालों तक ये सब कुछ किया, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग तो गुचेंग के खिलाफ जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो भले कैपेबल होगा लेकिन रिलायबल नहीं है, यानी भरोसेमंद। तो टियानसेंग तो आगे से साफ कर देता है कि वो लोग गुचेंग के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर गुचेंग ने यहाँ पे फैसला किया है तो वो लोग उसी के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि वो लोग कोऑपरेट करने का फैसला लिए हैं। भले वो लोग बगावत करके यहाँ पे जिंदा बच जाए, लेकिन गुचेंग को उंगल करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हम लोग फिया को देखते हैं जो कि सेकंड प्रिंस के पास जाती है, तो उसे पूछती है ठीक ठाक हो बालक। जिसपे सेकंड प्रिंस आगे से कहता है मेरी स्ट्रेंथ के सामने कौन हिट सकता है, कौन ही मेरे खिलाफ जा सकता है यंग जनरेशन के अंदर। फिया उसे पूछती है कि कोई भी असैसिन नहीं है, किसी ने भी तुम पे अटैक नहीं किया। जिसपे सेकंड प्रिंस आगे से कहता है अरे वाह, अचानक से बड़ी बहन को जिंदा मेरी, बाय द वे मेरे ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया है। जिससे फिया को भी यही लगता है कि यहाँ पे टोबायो की जो इन्फॉर्मेशन थी वो शायद से यहाँ पे झूठी थी, और वो इस बारे में यहाँ पे अपने बाप को बता देती है। और बाप को जैसे
ये पता चलता है कि सेकंड प्रिंस को कुछ भी नहीं हुआ है तो उन्हें चैन की सांस आती है और वो गोचेंग के ऊपर अब 100% यकीन करने लगते हैं। गोचेंग उसे पूछता है कि आपको कुछ हुआ क्या, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस पे एम्परर गोचेंग को बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई असासिन है जो कि यहाँ पे उसकी बेटी की जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसे चिंता हो रही थी। गोचेंग की आगे से एक्टिंग देखो, वो आगे से कहता है कौन सेकंड प्रिंस के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बताओ साले की मैं जान ले लूंगा। इस पे एम्परर आगे से कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता है, इन्फॉर्मेशन झूठी थी, सिर्फ मुझे टेंशन ही दी गई है, बीपी बढ़ गया भाई। तो गोचेंग आगे से एम्परर से ये भी कहता है कि अभी रिलैक्स न करिए, अभी भी एक दिन बाकी है हंटिंग इवेंट को खत्म होने में, असासिन दोबारा भी आ सकते हैं। और वो मन के अंदर सोच रहा था कि इसे किसने बताया भाई, यू फिया टोबा किसने बताया भाई। और गोचेंग को समझ में आ जाता है कि फिया और टोबायाओ का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद हम लोग टोबायाओ को देखते हैं और ये बेचारा गंभीर तरीके से डरा हुआ था, क्योंकि अगर वो इंटेंट सच में गोचेंग का था तो फिर गोचेंग इसकी पास्ट लाइफ से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। साथ ही में टोबायाओ को ये भी बता था कि गोचेंग पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो फिर उसके मुकाबला का यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, एम्परर यू भी उसका मुकाबला नहीं ही कर पाएंगे। टोबा किंग अपने भाई से पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके बाद वो अपनी दूसरे बहन से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर भी असैसिन्स ने हमला किया था ना। जिस पे टोबालिंग आगे से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ क्यों था। जिस पे टोबाया उन लोगों से कहता है मुझे पता है कि तुम लोग शक कर रहे हो कि मैं कोई दूसरा बंदा तो नहीं, तो मैं वही हूँ, चिंता ना करो, तुम्हारा 2 कौड़ी का भाई। मैंने तुम लोगों को ये सभी बातें इसलिए नहीं बताई ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं और हमारी सेफ्टी को भी। जिस पे उनकी बहनों को घंटा समझ में नहीं आ रहा था, वो आगे से पूछती है कि साफ शब्दों में बोलो, पहेलियां ना बुझाओ, हम लोग यहाँ पे डिवाइन डायनेस्टी के जनरल के पुत्र हैं, सुपुत्रियां हैं, हमारे साथ कौन ही क्या कर सकता है। टोबालिंग का शक तो यहाँ पे एम्परर यू की तरफ जा रहा था, लेकिन टोबाया आगे से बताता है कि नहीं, ये गोचेंग की तरफ से है। तुम लोगों को लगता है कि वो काफी ज्यादा सीधा आदमी है, लेकिन उससे ज्यादा हरामी मानुस कोई भी नहीं है। जितना तुम्हें लगता है उससे कई गुना 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा वो, और वो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हुआ है। और नेचुरल टोबा किंग को अब यकीन हो जाता है, वो अपने भाई के ऊपर यकीन कर लेती है, ये कहते हुए कि मैं तो उसे दरिया दिल आदमी मानती थी, वो तो साला कंजड़ है, एक नंबर का ईवल आदमी, मैं उसे कभी पसंद नहीं करूंगी। जिसके बाद इन लोगों को यही लगता है कि गोचेंग ने ही शायद से उन असैसिन्स को भेजा होगा, भेजा क्या वैसे नहीं भेजा है। जिसके बाद लिंग आगे से ये पूछती है कि वो उन्हें टारगेट क्यों कर रहा है, जिसपे टोबाया उन लोगों को बताता है कि गोचेंग इसलिए उन्हें टारगेट कर रहा है क्योंकि टोबाया के पास कुछ ऐसा है जिसको यहाँ पे गोचेंग को चाहिए। वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में पता है ना, मेरे पास उन्हीं में से एक चीज है। टोबालिंग आगे से बुद्धि की बात करती है, ये कहते हुए कि हम लोग वो चीज उसे दे क्यों नहीं देते जब वो हमारे पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है। टोबा किंग भी आगे से ये कहती है कि सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, जिस पे टोबाया आगे से बताता है कि ये यूजलेस है, वो चीज उसकी बॉडी के साथ कई सालों पहले ही फ्यूज हो चुकी है और उसी के साथ वो चीज यहाँ से जा भी चुकी है, इसलिए गोचेंग उसे यहाँ पे इतनी आसानी के साथ तो जाने नहीं देने वाला। जिसपे दोनों बहनें आगे से ये कहती हैं कि वो लोग यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी इस सीक्रेट के बारे में नहीं बताएंगी, वो लोग फैमिली हैं। जिसके बाद इसी तरीके से एक और दिन बीत जाता है और ये लोग एक जगह पे पहुंच गए थे। ये लोग एक जगह पे आए हुए थे जो कि यहाँ पे कुछ कांड होने वाला है, तो मुझे समझ में आ गया। उसी टाइम पे टोबायाओ की नजर सेकंड प्रिंस के ऊपर पड़ती है, तो उसे खरोच तक नहीं आई थी। वो हैरान था कि इसे कुछ क्यों नहीं हुआ, ये मना रहा था कि इसे कुछ हो। वहीं पे यूमिंग टोबायाओ से कहता है कि भले ही तुम छुपे रुस्तम हो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें अपना जीजा नहीं मानने वाला। जिसपे फिया उसे चुप करते हुए कहती है कि मुंह बंद रखो यार तुम्हारा। जिसके बाद टोबायाओ सेकंड प्रिंस से पूछता है कि तुम सही सलामत तो हो ना। जिसपे फिया बताती है कि इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, कोई भी चीज नहीं हुई इसके साथ में। जिसको जान के यहाँ पे टोबायाओ काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चीजें कहाँ पे गड़बड़ जा रही हैं। फिर इसके बाद सेकंड प्रिंस टोबायाओ को दूर करते हुए कहता है कि तुम्हारा ऐसा क्या मतलब है भाई कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, क्या तुम चाहते थे कि मेरे ऊपर असैसिन हमला करे और मेरी मुंडी लेके जाए। ये तो टोबायाओ के ऊपर ही सकने लगता है कि तू ही है ना उन लोगों के साथ में। तो फिया उसे शांत करती है कि चिंता न करो, ये तुम्हारी सेफ्टी के बारे में ही सोच रहा है। जिसके बाद टोबायाओ टेलीपैथी के जरिए पूछता है कि इसे सच में कुछ नहीं हुआ, गोचेंग ने कुछ लोगों को भेजा तो होगा यार, तुम्हें कुछ तो पता चला होगा। जिसपे फिया आगे से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता चला और वो इस बारे में यहाँ पे इंपीरियल फादर को जरूर बताएगी, यानी कि अपने बाप को। जिसके बाद हम लोग बोर्ड से एक जगह को देखते हैं जहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। हम लोगों को बताया जाता है कि ये इंटरनल ओवरकास्ट एनर्जी है जो कि यहाँ पे निकली है और ये किसी इंसान की पावर हो सकती है जो कि यहाँ पे इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम से होगा। और गोचेंग एक्साइटेड हो जाता है, उसे देखना था कि यहाँ पे इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम का कौन ही बंदा आया है। बेसिकली इन लोगों का साथ कुछ तो लंबा लंबा होगा, मतलब भिड़ंत होने वाली है, इतना जान लो। वहीं पे एम्पायर यू काफी ज्यादा खुश था कि गोचेंग उसकी साइड पे है, यानी कि चीजें आसान होगी। और वो पूछता है कि चूचू नहीं आई क्या, तो गोचेंग आगे से कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। खैर लोग जिस खाई के पास में खड़े हुए थे उसी के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, क्योंकि वो यहाँ पे इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम के साथ में जुड़ी हुई है, वहीं से ही कोई बाहर आ रहा था। सेकंड प्रिंस तो खुशी हो जाता है किसी पावरफुल को देख के। तो फिया उसे बताती है कि हल्के में ना लो, काल उधेड़ के उसी को ही तुम्हारा कफन बना देंगे ये। और टोबायाओ जैसे उस बंदे को देखता है तो वो आगे से सोचता है ये हरामी क्यों आया भाई। खैर जो बंदा इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम से था वो आगे से कहता है कि चलो भाई सारे लोग तो आ गए, लेकिन ये लोग मुझे कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि कोई तो पावरफुल होगा। खैर हमें इस बंदे का परिचय दिया जाता है, तो ये इंटरनल ओवरकास्ट किंगडम का थर्ड प्रिंस था जियालू। और इसे यहाँ पे जो भी जीनियसेस थे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे थे। ब्रो इज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो यहाँ पे लोगों को कुछ भी खास नहीं समझता, तो वो लोगों को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। तो एक जो बंदा था वो आगे से कहता है कि इस तरीके से ग्रेड करोगे कि यार तुम, और वो आगे से कह रहा था कि क्या फर्क रखता है, तुम लोग किसी किंगडम से हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें हल्के में ना लो, हम लोग एक साथ मिलकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर सकते हैं। उसी टाइम पे जियालू का जो सर्वेंट या फिर बॉडीगार्ड था वो यहाँ पे इसके सामने आता है और उससे कहता है कि तुम इस तरीके से काहे चिल्ला रहे हो भाई, शांत हो जाओ। जिसके बाद पलक झपकते ही उस बंदे के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है और वो धड़ाम से जमीन के अंदर ही धस जाता है और ये लोग कोई भी कत्ल
सरेआम नहीं करते क्योंकि ये लोग रिश्ता लेके आए थे। टोबायाओ जैसे उस बंदे को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बदला और अगला कांड है। इसके बाद सिंसेप्ट होके फिया पे आ जाता है जो कि जूलिया से साफ कहती है कि हम लोग दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहते, तुम किस वजह से यहाँ पे आए हुए हो। टोबायाओ आगे से सोचता है तुम्हारे लिए आया है ये। जियालू फिया की तारीफ करता है उसके फिगर विगर को लेकर, लेकिन अलग तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नहीं। वो तारीफ का लाइन मारना ज्यादा लग रहा था, इसलिए सेकंड प्रिंस आगे से कहता है इज्जत से बात करो भाई। और टोबायाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि एक स्लाइस में अपनी शॉट की मैं तुम लोगों को ही यहाँ पे कुत्ता बना सकता हूँ, बस तुम लोग इंतजार करो। जूलिया को यहाँ पे अपने साले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो आगे से कहता है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट सिर्फ ताकत से ली जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे किसी तरीके की एबिलिटी इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी यहाँ पे कई सारी आंखें इन लोगों के ऊपर खिलाती हैं, इन तीनों के ऊपर। जिसके बाद इन तीनों के ऊपर खतरनाक प्रेशर पड़ता है, ये लोग खून के आंसू रोने लगते हैं। फिर यहाँ पे जियालू से कहती है कि हमें इस तरीके से परेशान ना करो भाई। तो फिर उसके कहने पे जियालू यहाँ पे उन लोगों को छोड़ देता है, लेकिन सेकंड प्रिंस की अभी भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। वो भी लड़ना चाहता है। बंदे तूने देख लिया है कि तेरी क्या औकात है तो काहे उंगल कर रहा है। फिर अभी आगे से कहती है कि बस करो। जिसके बाद जियालू आगे बढ़ता है और फिया को वो साफ बताता है कि वो लोग यहाँ पे उसी की वजह से आए हुए हैं। फिर आगे से पूछती है किस लिए, तो यूमिंग समझदार था, वो आगे से कहता है कि शादी का हाथ लेके आए आपके लिए। जिसपे सभी लोग हैरान थे कि यहाँ पे प्रिंस अभी किंगडम का खुद आया है सिर्फ प्रिंसेस का हाथ मांगने के लिए। मुझे तो लगा था कि ये हमारी फील्डिंग सेट करने के लिए आया हुआ है। फिर टोबायाओ को पता था कि ये सब कुछ यहाँ पे फिया के यूनिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है। यूमिंग साम पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, मतलब ताकतवर हो, एबिलिटी है, अमीर हो, क्या है तुम्हारे पास। जिसपे जिया उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो जिनिस्का यानी कि जिस वजह से गुचेंग लोग यहाँ पे आए हुए थे वो चीज वो रोक देगा शादी के बाद में। उनकी टेरिटरीज पे कोई भी बवाल बवाल नहीं होगा और ऐसा कोई सिर्फ ट्रू डिवाइन रियलम का बंदा ही कर सकता था। और ये लोग जो ऑफर दे रहे हैं वो सच में वैलिड भी है और साथ ही में धमकी भी। सेकंड प्रिंस को ये चीज मंजूर नहीं थी क्योंकि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो जन्मों जन्मों के दुश्मन टाइप में है। तो साइड से एम्परर यू और गुचेंग एंट्री मारते हैं और एम्परर यू जियालू से पूछते हैं कि बात सच है ना पुत्र, झूठ तो नहीं बोल रहे तुम। तो फिर जियालू यहाँ पे वो लेटर दिखाता है जो उसके फादर ने लिखा हुआ था जिसपे कंडीशन वंडीशन यहाँ पे लिखी हुई थी। एम्परर यू वो खुद चेक कर सकता है। एम्परर यू यहाँ पे उस लेटर को चेक करता है तो फिर यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। उसे यही लग रहा था कि अगर फिया की शादी जियालू के साथ में हो जाती है तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। जिसके बाद एम्परर यू यहाँ पे जियालू को अपने पैलेस के अंदर इन्वाइट करता है ताकि वो इसके बारे में और भी अच्छे से डिस्कस कर सके। जिसके लिए जियालू तुरंत मान जाता है ये कहते हुए ये तो मेरे लिए बढ़िया ही रहेगा। वहीं पे यूमिंग नहीं चाहता था कि यहाँ पे शादी फिया की जियालू के साथ में हो। जिसपे फिया आगे से कहती है कि वो लोग अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पे टोबायाओ अपने आप को रोक रहा था ये कहते हुए कि अभी सही टाइम नहीं है सब कुछ करने का, यहाँ पे शांत रखो अपने आप को। जिसके बाद वो पलाता है जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा रेडी थे। एम्परर यू यहाँ पे गुचेंग को जियालू से मिलवाते हैं ये कहते हुए कि ये है मेरा सबसे चहीता गेस्ट, इसका नाम है गुचेंग और ये आया है गु फैमिली से। एम्परर यू अपने मन के अंदर सोचता है कि वो उन दोनों में से किसी एक को भी यहाँ पे नाराज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से साथ भिड़ जाएं फिया को लेके तो फिर इससे फायदा सिर्फ उसको और उसकी बेटी को ही होगा। और ऊपर से वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे जियालू गुचेंग के सामने झुकेगा और गुचेंग भी भाई सीधा आदमी नहीं है, ये सभी लोगों को पता है। अगर कोई उसके सामने 3 बात करता है तो वो उसकी 4 उंगलियां उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जियालू नीचे झुकता है और गुचेंग को सलामी देता है मालिक कहते हुए। यहाँ पे स्पीड वाला मीम लगाने का मन कर रहा है लेकिन मैं लगा नहीं सकता, एडिटर वीडियो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। खैर गुचेंग को कोई भी हैरानी नहीं हुई थी कि गुचेंग इस बंदे को पहले से ही जानता था। लेकिन यूमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बहन से कहता है देखो जो जीजा मैंने सिलेक्ट किया है देखो उसके सामने तो प्रिंस भी झुक रहा है। लेकिन फिर उसे चुप करा देती है। और फिर गुचेंग जियालू से पूछता है कि जिया रानी तुम्हारी सिस्टर है ना, जिसपे जियालू बताता है कि हाँ ये उसी की ही सिस्टर है। और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश है कि गुचेंग को उसका नाम याद है। मुझे पता है तुम जियालान के बारे में भूल चुके हो, लेकिन गुचेंग एक बार इसी तरीके की जगह में घुस गया था जहाँ पे उसकी मुलाकात जियालान से हुई थी और उन लोगों ने कोई डील विल कर ली थी। फोटो से शायद से तुम लोगों को याद आ जाएगा, एडिटर लगा देगा, मैंने फोटो भेज दी है उसको। कह जियालू गुचेंग को ये भी याद दिलाता है कि उसने उसकी बहन के साथ कोई प्रॉमिस किया था और उसके फादर और बहन भी उसे मिलना चाहते हैं, तो गुचेंग अगर किंगडम में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे गुचेंग को याद आ जाता है कि जियालू उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसे यहाँ पे किंगडम के अंदर जाके रिकार्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाना है जिसको एक्टिवेट भी उसे ही करना है। तो गुचेंग आगे से कहता है कर देंगे कर देंगे। एम्परर यू उन लोगों से पूछता है कि तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, जिसपे जियालू आगे से बताता है कि मैं नहीं जानता इसको, मेरी बहन इसे जानती है। तो भैया हम लोगों को पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में जियालू गुचेंग का सबऑर्डिनेट बना था, लेकिन उससे पहले उसकी धर की कुटाई हुई थी जिसके बाद वो बना था गुचेंग का सबऑर्डिनेट। लेकिन इस बार काफी इजीली वो उसका सबऑर्डिनेट मिल गया और उसकी लॉयल्टी बढ़ गई है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियालू के लिए भी यहाँ पे पूरी तरीके से दावत सावत रखी जाती है और एम्परर यू जिया से सॉरी फिया से कहते हैं कि तुम इसके लिए थोड़ा सा वाइन क्यों नहीं बनाती। वैसे लेकिन रिस्पेक्ट देनी होती है, जैसे हम लोग 5 होते हैं वैसे ये लोग वाइन उठा देते हैं। शराबी तरीका है संस्कारी की जगह पे। और वहाँ के जो एडवाइजर थे जो बड़े बड़े लोग थे वो सभी तो पहले अकेले रखते हैं अगर इन दोनों की शादी हो जाए इससे फायदा ही फायदा होगा, किसी भी तुम्हें। सत्य में वो लोग यहाँ पे टोबायाओ के बारे में भी बात करते हैं कि जनरल का लौंडा भी
बाहुबली निकल गया भाई, इससे हम लोग ज्यादा अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या ही हो सकती है, हमारे पूरे डायनेस्टी के लिए सबसे बड़ी बात है। जिसपे एम्परर यू आगे से हंसते हुए कहता है कि वो तो टोबाया को रिवॉर्ड देना चाहता है उसके एफर्ट्स के लिए, और तुम्हें पता है कि कुछ बातों के मामलों में कितना ज्यादा हरामी मानुस है। वो यहाँ पे एम्परर यू से कहता है कि अगर टोबाया इतना ही ज्यादा एम्बिशियस है, इतना ही ज्यादा पावरफुल है, इतना ही ज्यादा अच्छा है, तो फिर एम्परर यू उसकी शादी यहाँ पे करवा क्यों नहीं देते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। हाँ बस टोबाया की जो शादी होने वाली थी वो फिया के साथ में नहीं होगी, उसकी किसी कजिन सिस्टर या फिर किसी छोटे पद पे होगी बस, लेकिन उसका रिश्ता यहाँ पे इंपीरियल फैमिली के अंदर ही जाएगा, यानी कि फिया की रिलेशन में। और एम्परर यू को जो सुझाव काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो आगे से कहता है कि बताओ भाई, अगर मैं तुम्हारी फिफ्थ प्रिंसेस से शादी करवा दूं तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, यानी कि फिया की छोटी बहन को, जिसको अभी तक दिखाया नहीं गया। टोबाया भले खुश ना हो, लेकिन उसका बाप काफी ज्यादा खुश था। वो आगे से कहता है कि अभी कर लेते हैं, कर दो इसके हाथ, पहले मेहंदी रचा दो इसके हाथों पे मैं। और एम्परर इस चीज के लिए इतने ज्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि इससे वो यहाँ पे जनरल के साथ साथ उसके बेटे को भी अपनी तरफ कर लेंगे और उनकी लॉयल्टी बनी रहेगी। खैर वो लोग आगे चल के इस रिश्ते के ऊपर मोहर लगाने ही वाले थे कि तथास्तु, तो उससे पहले ही टोबाया आगे से कहता है कि मुझे ये रिश्ता पसंद तो आया, लेकिन मैं इसे मना करता हूँ। जिसपे वो सभी लोग हैरान, यहाँ तक कि जनरल भी हैरान। वो आगे से कहता है बालक ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जिसपे टोबाया आगे से बताता है कि फिफ्थ प्रिंसेस खूबसूरत है, कमाल की है, एकदम फुल रिस्पेक्टेड तरीके से, लेकिन उसके पास पहले से ही कोई लैला है तो वो शादी नहीं कर सकता है किसी और से। सेकंड प्रिंस आगे से कहता है कि इसे अच्छा रिश्ता कभी ना मिलता, साले को पता ही नहीं कि इसके साथ क्या गड़बड़ है। हालांकि यूबिंग को पता था कि उसको अभी भी फिया के चक्कर में है वो, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इनकी शादी होने वाली है, ये कर क्या लेगा। आई मीन इनकी शादी में टाइम ही कहाँ लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बस, एक ही तो सेरेमनी रहती है जिसमें सभी परिवार के सामने सर झुकाना रहता है, हो गई शादी। 1 महीना मैंने इसलिए बोला क्योंकि रिश्ता ढूंढा जाएगा तब के लिए, शादी तो 1 घंटे में हो जाए इनकी। और हमें पता है कि गुचेंग का साया जिसके ऊपर पड़ जाए वो छूटे नहीं छुटा छुटता। तो गुचेंग आगे से कहता है अच्छा इसके पास लवर भी है, और वो माफी मांगता है कि उसने गलत सुझाव दिया। जिसपे एम्परर यू आगे से कहता है कोई बात नहीं, आपका इंटेंशन ठीक था। और गुचेंग बाद में कहता है कि वो बस ये जानना चाहता है कि टोबाया किस लड़की को पसंद करता है, वो कितने ज्यादा सुंदर होगी वो लड़की, जिसके लिए वो यहाँ पे एम्परर यू को रिजेक्ट कर दे रहा है, वो भी डायरेक्टली। जिसपे टोबाया की फटी यानी कि उसे बताना पड़ सकता है, और उसे पता था कि गुचेंग ये जानबूझ के कर रहा है। तो फिर एम्परर यू भी कहने लगता है कि उसे भी जानना है कि वो लड़की कौन है। जनरल भी कहता है कि मुझे तो बताओ भाई मेरी बहू कौन है। एम्परर यू तो ये भी कहता है कि उस लड़की को लेके आओ, अगर वो यही सही है तो हम अभी ही उनकी शादी कराए दे रहे हैं। एम्परर यू भी कहता है कि उसके डिसीजन की वजह से माहौल बिगड़ गया है, लेकिन वो लोग इसका फायदा उठा के 2 प्रेमियों को मिला सकते हैं और सबका माहौल भी ठीक हो जाएगा और सब लोग खुश भी हो जाएंगे। जिसपे टोबाया की जली वो आंख चीख के कहता है इसकी माँ का सदा आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद एम्परर यू यहाँ पे टोबाया से कहता है कि वो लड़की कौन है बताओ, मैं तुम्हारी शादी अभी ही कराए दे रहा हूँ, उसको तुम रिवॉर्ड समझ लेना। इस पे टोबाया को समझ में आ जाता है कि अब वो चीजों को और ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकता है, इसलिए वो खड़ा होकर साफ बता देता है कि उसकी लवर फिया ही है। ऑफ कोर्स टोबाया जैसे ये कहता है तो सभी लोग दंग रह गए थे कि ये क्या बोल रहा है माँ का लाल। साइड से जियालू कहता है इसको मेरी बीवी चाहिए, कैसे बताओ भाई, पहला नंबर मेरा लगेगा भाई, मैं आया हूँ यहाँ पे। इसलिए जनरल टोबाया को डांटते हैं, ये कहते हुए कि जवान संभाल के बालक। कहता कि टोबाया की दोनों बहनें भी हैरान थी कि हमें इस राज के बारे में भी नहीं पता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो यहाँ पे एम्परर यू को आया था, और वो साफ मना कर देते हैं कि वो कभी भी उसकी शादी फिया के साथ नहीं होने देंगे। इसीलिए टोबाया अपने दिमाग से निकाल ही दे कि वो यहाँ पे एम्परर यू को मना सकता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर दे रहे थे। और साथ ही में वो यहाँ पे टोबाया को इस हद तक आगे जाने के लिए, बेसिकली यहाँ पे भरी सभा में इस तरीके के शब्दों और बेइज्जती कराने के लिए उसे वो यहाँ पे जेल के अंदर डलवा देते हैं। जिसपे टोबाया अपने मन के अंदर यही सोचता है कि फिया ने पिछली लाइफ में उसके लिए अपनी जान दे दी थी, तो वो इस बार अपनी जान को खतरे में डाल सकता है उसके प्यार को रीपे करने के लिए। मजनू की ताकत देख रहे हो तुम लोग। खैर जिसके बाद होना क्या था, गार्ड्स आते हैं और टोबाया को लेते हैं और जेल में ले जाते हैं। जनरल कहते रह जाते हैं, लेकिन एम्परर यू नहीं सुनते, और सभी लोग उसको मन मुद्दे कह रहे थे कि कितना अच्छा रिश्ता मिला था, फिफ्थ प्रिंसेस के साथ शादी हो रही थी, वो भी कम सुंदर थोड़ी ना है। लेकिन लौंडे की ग्रैंड मस्ती तो देखो, पहली संतान पे ही निशाना लगाया है कि होगी तो उसी के साथ होगी। और फिया यहाँ पे टोबाया को जाते हुए देख रहे थे, और हमें पता है कि गुचेंग का साया जिसके ऊपर पड़े वो छूटे ना छूटे, तो वो फिया को भी लपेटे में ले लेता है। वो सबसे कहता है कि यार प्रिंसेस फिया को तो देखो, ये ज्यादा हैरान नहीं हुई टोबाया की बातों से। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस फिया और वो दोनों काफी ज्यादा करीब हैं। अगर गुचेंग चाहे तो यहाँ पे बैठा बैठा वो सबकी बिल्डिंग सेट कर सकता है, मैनिपुलेट करते हुए एम्परर यू को। फिर इसीलिए एम्परर यू का ध्यान फिया के ऊपर जाता है। फिया आगे से कहती भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एम्परर यू से कहते हैं कि तुमने मुझसे कई सारे सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं। जिसपे फिया कहती है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया था, उसके पास उसके खुद के। लेकिन एम्परर यू घंटा नहीं सुनता। वो आगे से कहता है कि तुम्हें जेल बंद किया जाता है, अब से तुम कमरे के अंदर ही रहोगी, बिना मेरे ऑर्डर्स के बाहर भी ना निकलना तुम। जिसमें फिया को भी समझ में आ जाता है कि अचानक से ये सब कुछ तो होगा नहीं, ये सब कुछ गुचेंग की करामात थी है। जिसके बाद एम्परर यू गुचेंग से माफी मांगते हैं कि उसे ये सब कुछ देखना पड़ा, वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ होगा। गुचेंग आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बस हैरान हुआ था टोबाया की हरकतों को देख के। वो तो उसे अपने नीचे लेना चाहता था, यानी कि उसे अपने पास रख के उसे ट्रेन करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और वो ये सब कुछ कहते हुए इस तरीके से मुस्कुरा रहा था, और वो यहाँ पे फिया की तरफ देख रहा था, जिससे उसकी फट जाती है। फिर इसके बाद एम्परर यू यहाँ पे बहाना मिल जाता है उन्हें। वो आगे से कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे जियालू का जो प्रिंसेस वाला जो शादी वाला मैटर है उसको सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे जियालू को कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहता है ले लो। फिर इसके बाद हम लोग एम्परर यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपनी एडवाइजर से पूछते हैं कि तुमने उसे पकड़ के कैद कर लिया ना। जिस पे एडवाइजर आगे से कहता है कि उसका बाप भी आ जाए तो भी उसे कोई छुड़ा के नहीं ले जा सकता। लेकिन वो ये भी पूछती है कि अचानक से उसने
गोचन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया टोबायाओ के ऊपर, वो इतना तो ज्यादा कुछ बोला नहीं था। तो फिर हमें पता चलता है कि एम्परर यू के कुछ पर्सनल रीजन है, वो यहाँ पे टोबायाओ की स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा पता लगाना चाहते हैं। उन्हें बहाना चाहिए था टोबायाओ को गुद्दी दबोचने का, और उन्हें यहाँ पे मिल गया फिया की वजह से। तो अब वो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, उसे इंट्रोगेट करेंगे कि उसके पास ये पावर से कैसे आई, कोई सीक्रेट विक्रेट मिल जाए शायद से। इससे हमें यकीन हो जाता है कि टियांगजेंग ने जो कहानी सुनाई थी, यानी कि ये गद्दार है, तो ये सच है। बंदा आस्तीन के सांप से भी ज्यादा जहरीला है। जिसके बाद हम लोग गोचन को देखते हैं, जैसे वो अपने घर में आता है और उसे चूचू दिखाई देती है जो अकेले बैठी हुई थी। तो वो टेलीपोर्ट मार के उसके पीछे जाता है और कहता है मालकिन साहिबा क्या हुआ। तो जो उसे दोनों नामों से बुलाती है, पहला ह्यूमैनिटी एंसेस्टर वाला, जिसके बाद उसे पर्सनल गोचंग की भी बुलाती है और पूछती है कि दावत में क्या हुआ, तुम तो वहां पे बात कर रहे थे ना किंगडम के प्रिंस के साथ में। तो गोचंग उसे पूछता है कि नाराज वराज हो क्या। तो वो आगे से कहती है कैसे हो सकती है, वो मिंग थोड़ी नहीं है जिसकी शादी गोचंग के साथ होने वाली है, वो उसे कैसे यहाँ पे नाराज हो सकती है। तो गोचंग उसे समझाता है कि ये जो क्लैमिटी वाला मामला है वो फाइटिंग से अकेले सॉल्व नहीं हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाने पड़ेगा और समय के साथ चलना पड़ेगा, यानी कि टाइम लेगा। और वो पूछता है भरोसा है मेरे पे। चूचू आगे से कहती है कि काहे नहीं है। जिसके बाद वो गोचंग से पूछती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि फिया और टोबासाओ का चक्कर चल रहा है, तो तुमने उनकी शादी के ऊपर यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला। मुझे उससे कहता है स्मार्ट हो बाबू तुम, तुम्हें पता चला कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे उंगल कर रहा था उनकी शादी को लेके। तो चूचू उससे पूछती है कि टोबाया ने उसका क्या बिगाड़ा है, वो उससे पहले कभी मिला भी नहीं जो उसके खिलाफ इतना सब कर रहा है वो। तो फिर गोचंग उसे बता देता है कि टोबाया के पास ही वो शॉर्ट है जिसको वो अभी तक कलेक्ट करते हुए आ रहा था। जिसके बाद वो चूचू को यहाँ पे शॉर्ट से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बता देता है कि वो अभी तक टोबाया उन सभी चीजों को छुपाते हुए आया था, लेकिन गोचंग ने उसे पकड़ ही लिया। चूचू उसे कहती है कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। तो गोचंग उसे कहता है कि ये सब छुपाने का फायदा है क्या, तुम्हें तो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट पता है कि हराम से डेविल से सक्सेसर है, यही है सबसे खतरनाक डीमन। तो इन सभी छोटी चीजों के बारे में छुपाने और बताने का फायदा ही क्या। और ऊपर से वो दोनों तो पहले ही मैरिड कपल है। चूचू आगे से कहती है कौन भाई मैरिड है, मिंग तुम्हारी फियांसे है ना कि मैं। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि वो तो है मेरी फियांसे, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जिसपे चूचू खुश वो पूछती है कि शादी करोगे तुम मेरे साथ। जिसपे गोचंग पूछता है कि तुमको नहीं करना क्या। तो चूचू आगे से कहती है करना है भाई। जिसके बाद गोचंग चूचू से कहता है कि तुम सबको चिंता न करो, तुम्हारे सारे मैटर मैं सॉल्व कर दूंगा अकेले। इसके बाद चुमा चाटी पे उतर आते हैं। तो चूचू कहती है कि डा देख रहा है हम लोगों को। तो गोचंग उसे कहता है उसे पता ही नहीं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर हम लोग डा को देखते हैं और इसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ये बस खुश था दोनों के लिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। और हम लोगों ने आज तक कभी डा को ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा ना, लेकिन अगले चैप्टर्स में ये भर भर के बोलेगा कि इसकी नौकरी खतरे में है। जिसके बाद सिंसेप्टो के गोचंग पे आता है और यहाँ पे टियांगजेंग उसे मिलने के लिए आया था। वो बस चाहता था कि गोचंग उसे बताया कि उन लोगों ने प्लान को यहाँ पे डिले क्यों कर दिया है। गोचंग आगे से कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इस पे टियांगजेंग आगे से कहता है कि वो यहाँ पे उसके साथ पूरी इज्जत और मर्यादा के साथ में कोऑपरेट करने के लिए आया था, इसलिए गोचंग यहाँ पे ऐसे ही उसे नहीं कह सकता कि वो असैसिनेशन प्लान को यहाँ पे गिव अप कर सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे गोचंग से सवाल जवाब करने लगता है। तो गोचंग आगे से कहता है कि तुम्हें मुझसे सवाल चाहिए क्या या फिर जवाब चाहिए, मुझे ये बताओ। तो टियांगजेंग आगे से कहता है कि उसे बस एक्सप्लेनेशन चाहिए। और गोचंग को घंटा टियांगजेंग से डर नहीं लगता। वो आगे से कहता है तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। रीजन ये है कि मैंने तुम्हें बोला रुक जाओ, तो फिर तुम रुक जाओगे क्योंकि तुम्हारा प्लान मेरे प्लान को खराब कर सकता है। जिस पे टियांगजेंग आगे से कहता है कि असैसिनेशन प्लान से और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोचंग उसे कहता है कि तुम ज्यादा ना सोचो, बस मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। लेकिन टियांगजेंग नहीं मान रहा था। वो यहाँ पे साफ कर देता है कि उसे गोचंग के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना है, वो अपने ही प्लान्स को अकेले ही कर लेगा। तो गोचंग उसका रास्ता बंद कर देता है। तो टियांगजेंग उससे पूछता है इसका क्या मतलब है। गोचंग आगे से कहता है मैंने बोला कि तुम जाओ। और वो टियांगजेंग से कहता है कि तुमने डील कर तो ली है, लेकिन तुम डील तोड़ नहीं सकते मेरी परमिशन के बिना। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ज्यादा दयालु हूँ कि तुम्हें इतना सब होने के बाद मैं इतनी इजीली जाने दूं। इस पे टियांगजेंग आगे से कहता है कि मुझे भी हल्के में ना लो, इसे पता नहीं कि गोचंग किस लेवल पे है, इसलिए वो साफ कहता है कि तुम मुझे इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसे यही लग रहा था कि यहाँ पे एम्परर यू भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता, तो गोचंग क्या ही उखाड़ लेगा। गोचंग आगे से कहता है मुझे लगा था कि तुम बुद्धिमान हो। जिसके बाद कुछ लाइट चमकती है, खटा खटा आवाज आते हैं घूसे घूसे की, और जब दरवाजा खुलता है तो फिर हम लोग टियांगजेंग को देखते हैं जिसकी खातिरदारी हो चुकी थी, वो भी भर के। गोचंग पीछे से कहता है कि ये तुम्हारे खुद के लिए ही है, चुपचाप आराम से बैठो और ज्यादा बुद्धिमान न बनना, जब मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो बस। इस पे टियांगजेंग आगे से कहता है ठीक है। जिसके बाद हम लोग उस जेल को देखते हैं जहाँ पे टोबायाओ को रखा गया था। वहाँ पे टोबायाओ की जो भी चोटें थी वो ठीक हो चुकी थी और वो यही सोच रहा था कि उसने यहाँ पे फिया को परेशानी में डाल दिया। और जैसा हम लोग नहीं सोचते किसी कांड हो जाने के बाद में कि अगर हमने ये बोला होता तो ये हुआ होता, तो टोबायाओ भी यही सोच रहा था कि अगर उसने यहाँ पे सभी लोगों को बता दिया होता कि वो फिया की जगह पे गोचे को पसंद करता है, तो फिर शायद से उसे इतनी ज्यादा परेशानी ना हुई होती। बल्कि गोचंग डिस्गस्टेड फील करता, उसे घिन आती और वो भाग जाता। साइड से गोचंग निकलता है और वो उसे कहता है अगर तुमने ये बोल दिया होता बेटा मैं तुम्हें चीर के फाड़ देता और कुत्तों को खिला देता। गोचंग उसे कहता है बढ़िया जगह है भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से जगह को अडेप्ट कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारा पुराना रिश्ता है। टोबायाओ को पता नहीं कि गोचंग की फील्डिंग पहले से ही सेट है, तो वो आगे से नोटंकी कर रहा था ये कहते हुए कि आप यहाँ पे आए मैं काफी ज्यादा धन्य होगा, आपको मुझसे क्या चाहिए 2 कौड़ी नीच आदमी से। गोचंग उसे कहता है टिक बंद करो, सब मुझे पहले से पता है। और वो उसे कहता है अगर तुम चालाक होते तो तुम वो आइटम मुझे पहले ही दे दिए होते तो शायद से मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता। इस पे टोबायाओ को यकीन हो जाता है कि गोचंग ने उसका भांडा पहले ही फोड़ दिया था। गोचंग साफ कहता है अगर वो आइटम तुम मुझे दे दो तो फिर तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आने वाली है शायद से वो ना आए। तो टोबायाओ आगे से हंसते हुए कहता है अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी तो वो तुम्हें आइटम नहीं मिलेगा। गोचंग उसे कहता है मुझे पहले से ही पता है कि तुमने कोई कांड किया होगा जिससे वो आइटम मुझे ना मिले, जिसकी मुझे
चाहत है और मुझे अंदाजा था कि तुमने पहले कोई कांड नया फिर कारनामा कर लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर वो ऐसा हुआ होगा तो तुम वो सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी फैमिली के साथ जो होगा, यहाँ तक कि फिया के साथ भी, उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है यार, तुम क्या ही कर पाओगे, तो फिर फायदा ही क्या है उस चीज को मुझसे अलग रखने का। तो भाई आगे से साफ कहता है अगर तुम उनका इस्तेमाल करके मुझे धमकाना चाहते हो तो फिर कर दो, अगर तुमने कुछ ऐसा ही किया तो फिर मैं अपने साथ उस सॉर्ड फीटस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें वो चीज कभी भी नहीं मिलेगी। वुचेंग उससे कहता है ऐसा क्या, फिर तो मैं उनका जीना इस तरीके से हराम करूंगा कि वो मरने तक को तरसेंगे और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने ये बोला था कि तुम्हें उनके मरने से भी फर्क नहीं पड़ता है तो वो इसी बारे में सोचेंगे कि तुम्हें ही कुछ हो जाना चाहिए था, तो फिर उन्हें ये सब कुछ सहना न पड़ता। चलो तुम्हारी सबसे छोटी बहन से ही शुरू क्यों नहीं करते हैं। तो फिर टोबाया वुचेंग को बताता है कि वो उस सॉर्ड को खुद से अलग नहीं कर सकता है, ना ही खुद से कर सकता है और ना ही सफारी आलम के अंदर कोई मेथड है जो यहाँ पे इन सभी चीजों को सॉल्व कर सके। वुचेंग आगे से कहता है कि मुझे हल्के में ना लो, जिसके बाद उसका टिड्डुआ पकड़ के ऊपर उठा देता है ये कहते हुए तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अगर मुझे वो सॉर्ड नहीं मिलती तो फिर मुझे बस छोटा सा ही माइनर इशू होगा और मैं कुछ लूज करूंगा। लेकिन टोबाया आगे से अपने दाव हार्ट की कसम खाते हुए कहता है कि वो सच बोल रहा है, तो वुचेंग आगे से कहता है कि ये कसम वसम पे मैं यकीन नहीं रखता। जिसके बाद वो यहाँ पे उसके मन के अंदर घुस के कुछ जांच वाच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सॉर्ड क्योंकि यहाँ पे फ्यूज हो चुकी थी तो वुचेंग यहाँ पे वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पाता जो वो अक्सर करते हैं, दिमाग के अंदर घुस के जानकारी ले लेता है, जिससे वुचेंग को यकीन हो जाता है कि टोबाया ने उस सॉर्ड को रिफाइन करके अपनी सोल को यहाँ पे सॉर्ड फीटस के साथ में फ्यूज कर लिया है। अगर वुचेंग यहाँ पे फोर्सफुली टोबाया की सोल को सर्च करने की कोशिश करेगा तो फिर टोबाया को मरेगा ही मरेगा, साथ ही में वो सॉर्ड फीटस भी यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाएगा जो कि वुचेंग के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। इसलिए वुचेंग को लगता है कि रोविन के पास कोई तरीका हो सकता है जो कि यहाँ पे टोबाया को सॉर्ड से अलग कर सके, जैसा कि उसने यहाँ पे डिवाइन फॉर्चून बोर्ड के साथ में किया था। इसके बाद टोबाया वुचेंग से कहता है कि अब यकीन हुआ, तो वुचेंग आगे से कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने कैसे किया, तुम्हारे पास आधा महीना है, आधे महीने के अंदर वो मुझे सॉर्ड चाहिए, नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, तुम्हारा भाई बहन जो भी हो उन्हें यहाँ पे कीमत अदा करनी पड़ेगी जो तुमने किया है। इतना कहने के बाद वुचेंग यहाँ से निकल जाता है और टोबाया चिल्लाते रहता है कि आधा महीना कम नहीं है। फिर टोबाया को पता था कि वो यहाँ पे वुचेंग का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, अगर उसने अपनी सोल को रिफाइन न किया होता तो वुचेंग अब तक उसकी फील्डिंग सेट कर चुका होता और टोबाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आधे महीने में कर ही क्या लेगा। जिसके बाद शिफ्ट हो के यहाँ पे टोबा किंग के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी आंट के साथ में यहाँ पे फाइट कर रहे थे। फिर उसकी आंट उससे कहती है कि हम लोग रुक क्यों नहीं जाते हैं, तो टोबा किंग आगे से कहती है कि उसका भाई खतरे में है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा क्योंकि वुचेंग यहाँ पे उनका एनिमी है। तो फिर उसकी आंट उसे कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें अपनी अल्टीमेट टेक्निक सिखाऊंगी, जब वुचेंग तुम्हारे सामने आएगा, जब उसकी तुम्हारे साथ भिड़ंत होगी, तुम भले उसे जीत नहीं पाओगी लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड जरूर कर पाओगी। जिसके बाद वो अपनी डेजर्ट डांस टेक्निक का हमारे साथ प्रदर्शन कर पाती है। उससे पहले ही पीछे से वुडी आता है जो कि इनका दिल चुरा लेता है और कहता है कि तुम तो इतनी ज्यादा तानाशाही वाली बातें कर रही हो, ऐसा लगता है कि वुचेंग के खिलाफ जीत ही जाओगी, साला मेरे खिलाफ तो जीत नहीं पा रही, वुचेंग के खिलाफ क्या है जीतोगी। और सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगता है यहाँ पे किंग यो को, उसी के सामने यहाँ पे उसकी आंटी की फील्डिंग सेट हो गई। किंग यो से पूछती है कि तुम अंदर आए कैसे भाई, तो पूरा फैमिली का इलाका है, लेकिन वुडी आगे से कहता है कि जो काम मैं पहाड़ों पे बिताया करता था पहाड़ उठा के, उससे ज्यादा मजा तो इस जॉब में आ रहा है। इसके बाद वो किंग यो से कहता है कि अच्छी बच्ची बनो और चुपचाप मेरे साथ चलो ताकि मुझे तुम्हें मारना ना पड़े। किंग यो को समझ में आ जाता है कि उसकी आंटी यहाँ पे एक और सॉवरेन रियलम पे थी, लेकिन वुडी ने एक झटके के अंदर उनकी फील्डिंग सेट कर दी, तो फिर उसे यहाँ पे अपने फादर को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वुडी उसके ऊपर एक गड़ाम से लक्की मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि देखो बच्ची, जब तुम्हारा सामना किसी ताकतवर से हो जिसका तुम तुरंत ना कर पाओ तो फाइट बैक करने की जगह पे चुपचाप नीचे बैठ जाया करो, इससे तुम थोड़ा सा और ज्यादा सर्वाइव कर पाओगी। लेकिन पता नहीं क्यों आधे से ज्यादा लोगों को ये चीज समझ में ही नहीं आती है। वह पे किंग की आर्ट के अंदर थोड़ी सी जान बचे हुई थी, तो फिर वुडी आगे से कहता है कि एक दो बार और दिल चुरा लेना चाहिए था। जिसके बाद वो दोबारा आर्ट के ऊपर हमला करता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम लोग एम्परर यू को देखते हैं जो कि जियालू के साथ बात कर रहा था और वो यहाँ पे जियालू को बताता है कि उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए शादी के बारे में सोचने के लिए, तब तक वो यहीं पे ही रह सकता है और जियालू को कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम लोग एम्परर यू को देखते हैं जो कि अपने एडवाइजर के साथ बात कर रहा था कि मुझे बताओ फिया के अंदर कौन सी कमी है, क्या वो खूबसूरत नहीं है या फिर वो ताकतवर नहीं है, उसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मिंग के अंदर नहीं है, उसमें ऐसा क्या नहीं है जो कि मिंग के पास है, क्या वो वुचेंग की कॉन्क्यूबेन बनने के लिए काबिल नहीं है, वुचेंग उसके अंदर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। जिस पे एडवाइजर आगे से पूछती है ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे सिर्फ वुचेंग के अंदर इंटरेस्टेड है और किसी के अंदर नहीं। जिस पे एम्परर यू आगे से कहता है कि वुचेंग यहाँ पे कई सारे क्लान्स और कई सारे सेट के खिलाफ में अकेला ही गया है और वो यहाँ पे जीता भी है और ये बताने की जरूरत नहीं कि पूरी वुचेंग फैमिली उसे सपोर्ट करती है। आउटकास्ट किंगडम के पास में भले ही वुचेंग के तरीके स्ट्रेंथ हो लेकिन उनके पास ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के तरीके नहीं है जो कि वुचेंग के पास में है। इसके बाद वो यहाँ पे टोबा फैमिली की यंगेस्ट डॉटर के बारे में पूछने लगते हैं कि वो अचानक से गायब हो गई है। जिस पे एडवाइजर आगे से बताती है कि वो अचानक से गायब तो हो गई लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि उसे कौन उठा के लेके गया है, क्योंकि एम्परर के पास अब टाइम नहीं था कि वो यहाँ पे टोबा के बारे में कुछ पता लगा, इसलिए वो उसे यहाँ पे रिलीज करने के बारे में कह देते हैं ताकि जनरल यूनिटियां ज्यादा सोचे नहीं। खैर इसके बाद टोबा जैसे घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन उठवा ली गई है, तो उसके फादर बताते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पता लगाने की कि इसने ये किया है, वो अपने बच्चों को ऐसे ही थोड़ी नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो यही कहते हैं कि वो जा रहे हैं एम्परर यू के पास में ताकि वो उनसे मदद मांग सके। उन लोगों ने एम्परर यू के लिए पास्ट में काफी कुछ किया है तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे। तब तक वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग घर पे ही रहो, बाहर कहीं भी ना जाना। वह फिर टोबालिंग को पहले ही पता चल चुका था कि इसके पीछे वुचेंग ही होगा और किसका हाथ हो सकता है। टोबाया को समझता कि वुचेंग बता रहा है कि ज्यादा 3-5 ना करना, तुम
तुम्हारी बहन मेरे पास ही है। वहीं लिंग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो लोग गोचेंग के खिलाफ में जा ही नहीं सकते थे। तो टोबायाओ आगे से कहता है कि जब तक उसके पास यहाँ पे शॉट है, अब तक गोचेंग किंगयू को कुछ भी नहीं करेगा और वो कोई ना कोई तरीका सोच लेंगे उसे बचाने का। अब यहाँ पे नए कैरेक्टर आने वाले हैं तो तुम अपनी कुर्सियां बांध लो। टोबायाओ अपनी बहन से पूछता है कि उसे पता चला है कि बॉर्डर के पास में एक एशियंट वर्ल्ड आया है, जिसके बारे में वो लोग काफी टाइम से पता लगा रहे थे, लेकिन वो हाल ही में मिला है और लोगों का सबसे बड़ा भाई नंबर 1 वाला वो वहीं पे ही रुका हुआ है। जिसपे टोबालिंग उसे बताती है कि उनका सबसे बड़ा भाई उस जगह को गार्ड कर रहा है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो बहुत ही जल्दी इन लोगों के पास वापस आ जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि वो वर्ल्ड काफी ज्यादा फॉर्चून से भरा पड़ा है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिसोर्स हैं। उस वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले दायून डायनेस्टी यहाँ पे काफी अच्छे से सोचेगी ताकि वो लोग हर किसी से पहले अंदर जा सके और जितना भी माल है वो सबसे ज्यादा उन्हें ही मिले। और टोबायाओ को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे इसलिए रिइंकार्नेट हुआ था क्योंकि वो यहाँ पे उसी वर्ल्ड से आया है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और वो यहाँ पे सबसे करीब भी है। और टोबायाओ को लगता है कि उसी वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट या फिर टेक्निक होगी जिसकी मदद से वो यहाँ पे उस शॉट को खुद से अलग कर सकता है और अगर वो इन दोनों वर्ल्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीली घूम सके तो फिर उसके पास यहाँ पे वो एशियन वर्ल्ड बैकअप के तौर पे हो सकता है, जिसकी मदद से वो गोचेंग के खिलाफ में जीत पाएगा। इसे टोबायाओ को यकीन हो जाता है कि भगवान हेवंस ने उसे छोड़ा नहीं है, इनके लिए कोई गॉड नहीं होता, इनके लिए हेवंस ही एक है। जिसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि गुत्थम गुथाई करके लेटे हुए थे। वहीं पे गोचेंग सोच रहा था कि एरा और डाउ फ्रूट पकने वाला है तो फिर उसे ट्रैप बिछा देना चाहिए। वहीं मैं पता है कि गोचेंग के पास उसका खुद का इनर वर्ल्ड है जिसको वो स्टेबल करना चाहता है क्योंकि वो ट्रैप वहीं पे ही बिछाएगा क्योंकि वहीं पे ही वो एरा फ्रूट है। और साथ ही में गोचेंग को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ अगर आगे बढ़ानी है, उसे दोबारा ब्रेक थ्रू करना है तो फिर उसे यहाँ पे ओरिजिन एसेंस की जरूरत पड़ेगी जो कि ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट से ही निकाला जा सकता है। तो गोचेंग को यहाँ पे ओरिजिन एसेंस की भी जरूरत है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करने के लिए। उसी टाइम पे डा गोचेंग के पास आता है और उसे बताता है कि जियालू यहाँ पे आया हुआ है। गोचेंग उससे पूछता है किस लिए आया है भाई, तो डा गोचेंग को बताता है और मैं खुद से पता चलता है कि जियालू ने क्या कहा था। जियालू ने बोला था कि वो गोचेंग को सर्व करना चाहता है पूरी तरीके से, जैसा कि टोबायाओ ने बताया था कि वो यहाँ पे गोचेंग का सबऑर्डिनेट बन जाएगा, वो भी पूरी तरीके से। वहीं पे टोबायाओ के साथ जो साथी आए थे वो आगे से कहते हैं कि ये हमारे किंगडम की बेइज्जती नहीं करेगा क्या भाई। तो जियालू उसे कहता है कि तुम शॉर्ट माइंडेड हो, तुम्हें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद हम लोग डा को देखते हैं और मैं पहली बार से चिंतित देख रहा हूँ। ये आगे से गोचेंग से कहता है मुझे लगता है कि वो मुझे बदल देगा, मेरी नौकरी खा जाएगा वो। कर इसके बाद गोचेंग बाहर निकलता है तो वो जियालू से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए बालक। तो जियालू गोचेंग को बताता है कि सेकंड प्रिंस ने यहाँ पे एक गेम को ऑर्गेनाइज किया है जिसके लिए वो यहाँ पे उन दोनों को इन्वाइट करना चाहता है। तो वो गोचेंग को इन्वाइट करने के लिए और गोचेंग के साथ जाना चाहता है। गोचेंग उसके फॉर्चून को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसका फॉर्चून इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद है, यानी कि ये भी एक तरीके का इवल विलन ही है स्टोरी के अंदर। खैर गोचेंग उससे कहता है कि एक साथ चलते हैं ना, जिसके लिए यहाँ पे जियालू तुरंत मान जाता है। जिसके बाद वो डा से कहता है बड़े भाई एक साथ काम करते हैं, लेकिन डा उसे घंटा भाव नहीं दे रहा था। खैर उसके बाद वो लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ से गेम शुरू होगा और गोचेंग सेकंड प्रिंस से पूछता है कि कैसा गेम ऑर्गेनाइज किया है भाई हमारे लिए। वहीं पे गोचेंग फिया को देखता है तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें घर से निकाल दिया क्या, या वो जो पाबंदी थी उसे हटा दिया गया है। जिसपे फिया बताती है कि गोचेंग और जियालू यहाँ पे हैं, इसलिए उसके फादर ने अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए। खैर इसके बाद सेकंड प्रिंस उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को कई सारे हॉस्टेजेस मिले हैं बॉर्डर के पास से, तो फिर यहाँ पे काफी लोग हैं उन लोगों के लिए मजा करने को। वहीं पे सेकंड प्रिंस कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था, इसलिए फिया उसे कहती है कि रिस्पेक्टफुल रहो उन लोगों के प्रति। और वो सीक्रेटली उससे कहती है कि ये दोनों ही पावरफुल है, बाप लेवल पे हैं अपने अपने रियलम में, इसे लेने हल्के में ना लो। लेकिन सेकंड प्रिंस नहीं मानना था, वो आगे से कहता है कि हम लोग छोटे ही तो हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जियालू चालाक था, उसे बताता है गोचेंग के साथ ही रह के यहाँ पे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। वहीं पे गोचेंग पूछता है कि ये हॉस्टेजेस क्या चीज है भाई। तो फिर यहाँ सेकंड प्रिंस उन लोगों को बुलाता है। तो ये सभी जो हॉस्टेजेस थे ये और कोई नहीं थे, ये सब अलग अलग फंक्शन के और अलग अलग जगहों के लाए हुए फेमस पीपल थे। ये जो सेक्ट थे वो यहाँ पे इनकी दायून डायनेस्टी के खिलाफ में फाइट कर रहे थे। रिजल्ट के तौर पर ये लोग हारे गए और लोग हॉस्टेजेस बन गए। इनमें से कोई भी यहाँ पे सबमिट करने के लिए रेडी नहीं था। बेसिकली ये लोग यहाँ पे झुक नहीं रहे थे। सेकंड प्रिंस इसी का फायदा उठाते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ तुम्हारी फ्रीडम और जिंदगी बचाने का। वहाँ पे एक जो एल्डर था वो आगे से कहता है कि तुम लोग पुलिस के अलावा और कुछ भी नहीं हो, जो कि दूसरे लोगों को परेशान करते हो, 2 नंबर के घटिया लोग। जिसपे सेकंड प्रिंस को गुस्सा आता है तो वो लोगों के ऊपर बिजली बरसा देता है। और इन्हीं के बीच में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रही थी कि उसे किसी भी कीमत पे सर्वाइव करना है और अपने फादर को ढूंढना है। उसी टाइम पे गोचेंग की नजर पे उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है जिसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकल रहा था, जो कि यहाँ पे टोबायाओ के एकदम बराबर का है, सिमिलर सा है। इसलिए गोचेंग को समझ में आ जाता है कि ये लड़की और टोबायाओ दोनों सेम ही वर्ल्ड से आए हुए हैं, यानी कि वही एशियन वर्ल्ड जिसके बारे में टोबायाओ ने बताया था। खैर इसके बाद सेकंड प्रिंस उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर चले जाओ और छुप जाओ। अगर तुम लोग 3 दिन तक सर्वाइव कर लेते हो तो और जिंदा वापस आ जाते हो 3 दिन के बाद, तो वो उन सभी लोगों को जाने देगा। और इन लोगों को सर्वाइव किससे करना था पता था, इन लोगों से, जो कि इनसे कल्टीवेशन में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसके बाद क्या था, जिसके बाद मौत का गंदा खेल खेला जाता है। ये लोग इन्हें लाइफ स्टॉक की तरीके उठा के पटक रहे थे, किसी का मुंह पकड़ के उठा देते हैं तो किसी के ऊपर गंडा सा ही कुचल देते हैं। वहीं पे सेकंड प्रिंस गोचेंग से पूछता है कि तुम नहीं जाओगे क्या भाई। तो गोचेंग आगे से कहता है नहीं नहीं, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं, मैं एकदम अच्छा बंदा हूँ, पर अगर मैं ज्वाइन किया तो फिर मैं तुम लोगों का सारा मजा लूट लूंगा। तो फिर सेकंड प्रिंस खुद ही अंदर कूद जाता है, ये कहते हुए कि हम लोग 3 दिनों के बाद ही मिलेंगे। ये साले आधे घंटे में पूरा खेल खत्म कर देंगे, 3 दिन बता रहे हैं। वहीं पे गोचेंग फिया से पूछता है कि तुम इन्हें ज्वाइन नहीं करोगे क्या। तो फिया आगे से बताती है कि उसे इस तरीके का मास्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गोचेंग आगे से कहता है कि हम दोनों तो फिर सिमिलर हुए भाई, उसे भी यहाँ पे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, दिल की तरीके। तो फिया उसकी तरफ इस तरीके से देखती है, होता नहीं तुम्हारा फ्री का खाने वाला दोस्त अचानक से कहता है कि पैसे तेरा भाई देगा।
मिलेगा। तो हम ऐसे ही देखते हैं कि जिसके बाद फिया एक विजन देखती है जहाँ पे उसके फादर ने उसे बताया था कि गुचंग भले ही 2 नंबर का हरामी और क्रूअल आदमी हो, लेकिन जिन लड़कियों को वो पसंद करता है वो उनके प्रति काइंड हार्टेड रहता है। वो हमें पता है। मेरा यू ने ये भी बोला था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर फिया यहाँ पे टोबायाओ को पसंद करती है, लेकिन किंगडम की यहाँ पे बड़ी प्रिंसेस होने के नाते उसे सिर्फ एक टास्क है कि उसे यहाँ पे गुचेंग को अपने प्रति अट्रैक्ट करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर यहाँ पे फिया की शादी जियालो के साथ कर दी जाएगी। जिसके बाद गुचेंग फिया से पूछता है कि ये जितने भी हॉस्टेजेस हैं क्या ये सभी अपर रियलम से आए हुए हैं, जिसपे फिया गुचेंग को बताती है कि इनमें से ज्यादातर तो अपर रियलम से ही आए हुए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे एशियन वर्ल्ड से भी आए हुए हैं जो कि स्पेस के अंदर क्रैक पड़ा था बॉर्डर के पास में। जिससे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि उस एशियन रियलम के अंदर से वो सॉर्ड ऑरा निकला है जो कि टोबा याओ के पास में है, और वो यही सोचता है अगर वो यहाँ पे इस एशियन रियलम को रिफाइन कर ले तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा जितना वो यहाँ पे छोटे मोटे लोअर रियलम्स को कंज्यूम करके भी नहीं पा पाएगा। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करता है उस लड़की को ढूंढने के लिए, और कुछ ही देर में वो लड़की उसे मिल भी जाती है। जिसके बाद गुचेंग फिया को बताता है कि वो भी यहाँ पे जा रहा है ज्वाइन करने के लिए। तो फिया उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? तो जियालो सामने से फिया को मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ गुचेंग को कंपनी देने के लिए। साथ में वो पीछे मुड़ के अपने दोनों चेलों से भी कहता है कि तुम दोनों भी नहीं आना, लेकिन तभी डा बीच में आता है जो कि उसे साइड में करते हुए कहता है कि तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो गुचेंग से कहता है कि चलो चले, तो गुचेंग भी कहता है कि हाँ डा ही काफी है। जिससे जियालो को आगे से मुंह बन जाता है कि मुझ में क्या खराबी है, क्या इतना बुरा हूँ मैं। फिर अपने मन के अंदर सोच रही थी कि ये बंदा सच में मेरे साथ शादी करने के लिए आया है ना ये। जिसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं और ये काफी ज्यादा घबराई हुई थी, ये अपने फादर को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हुई थी। जिसके बाद ये हमें एशियन वर्ल्ड के बारे में बताती है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी डिवाइन सॉर्ड इमॉर्टल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से मर रहे हैं, वो भी एकदम इजीली, यानी कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हैं यहाँ के कल्टिवेटर्स के मुकाबले में। जिसके बाद वो हम लोगों को बताती है कि एक्सटर्नल डीमंस हैं जो कि इस वर्ल्ड के लोग हैं, वो उनके बारे में बात करें, वो सभी यहाँ पे अलग अलग कल्टिवेटर्स हैं। जिसके बाद हमें ये अपने एशियन रियलम के बारे में बताती है कि वहाँ पे अचानक से एक बहुत ज्यादा क्रैक आ गया जिसके अंदर से यहाँ पे इस वर्ल्ड के जो भी लोग हैं वो सभी निकलने लगे, और जो सॉर्ड रियलम वाले लोग थे वो उन सभी लोगों को यहाँ पे डीमंस बुलाते हैं जो डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर यहाँ पे हमला करने लगे ताकि वो इनकी रिसोर्सेज को यहाँ पे इस्तेमाल कर सके खुद को पावर बनाने के लिए। और इन लोगों को यहाँ पे एक्सटर्नल डोमेन्स हेवनली डीमंस से बुलाया जाता है। इन लोगों ने आज तक इस तरीके के कल्टिवेटर और क्रीचर्स को नहीं देखा था जो कि डायरेक्ट स्पेस क्रैक के अंदर से आ रहे थे, लेकिन इन लोग डायरेक्ट नीचे आते ही इन लोगों के सॉर्ड सेक्टर्स के ऊपर अटैक करके इन्हें लूटने उठने लगे। जिसके बाद एशियन रियलम के जो भी लोग थे उन सभी लोगों ने यहाँ पे एक टीम बनाई जो कि यहाँ पे सुसान, सॉर्ड पीक, एमी इन सभी फैक्शन से आए हुए थे, और वो सभी सॉर्ड इमॉर्टल्स थे जिन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना कर रहे थे और ज्यादातर नुकसान इन्हीं लोगों को हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो उन सभी डीमंस को यानी कि अपने लोगों को यहाँ पे भगाने के कामयाब हो गए, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं था कि वो लोग उस स्पेस क्रैक को दोबारा सील कर सके जिससे ये डीमन इन्वेशन यानी कि हमला दोबारा ना हो। इसलिए एक टीम यहाँ पे डिसाइड करेगी कि वो लोग इस बॉर्डर के अंदर जाएंगे यानी कि स्पेस क्रैक के अंदर, और सोर्स का पता लगाएंगे कि कहां से ये हेवनली डोमेन के डीमंस आ रहे हैं और उन्हें पूरी तरीके से ही खत्म कर देंगे। और यहाँ पे इस लड़की के फादर को भी उन्हीं में से एक चूज किया गया। वो लड़की अपने फादर से पूछती है क्या उसे जाना ही पड़ेगा, जिसपे उसके फादर बताते हैं कि ये उनकी सेफ्टी के लिए ही है, तो फिर उन लोगों को जाना ही पड़ेगा। और वो उससे चिंता न करने को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी फादर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। लेकिन कई महीने बीत गए और जो भी सॉर्ड इमॉर्टल्स उस स्पेस क्रैक के अंदर गए हुए थे वो कभी वापस ही नहीं आए। सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस लड़की को मंजूर नहीं था, इसलिए ये भी यहाँ पे स्पेस क्रैक के अंदर चले गए अपने फादर को ढूंढने के लिए। और जिसके बाद इसे अंदाजा हुआ कि इसके फादर और जो भी लोग थे वो सभी कितने ज्यादा बेवकूफ थे, और उन्हें लग रहा था कि वो उन सभी डिमंस के सोर्स को यहाँ पे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और यहाँ पे आने के बाद इन्हें पता चला कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे कई सारे डीमन कल्टिवेटर्स हैं, बेसिकली गुचंग जैसे कल्टिवेटर्स। इन लोगों के हालात कुएं में पड़े हुए मेढक के तरीके थे जिनके लिए कुआं ही बहुत ही ज्यादा बड़ा वर्ल्ड है, लेकिन इन लोगों ने कभी कुएं से बाहर निकल के देखा ही नहीं कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है और वहाँ पे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल रहते हैं। और इस तरीके से वो लोग रेड करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। ये इन लोगों के लिए बस एक कॉमन स्पोर्ट की तरीके है। जिससे के बाद कुछ लोग इस लड़की को ढूंढ लेते हैं तो ये तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इसके पैर के ऊपर शूट करके इसे नीचे ही गिरा देते हैं। खैर लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इनकी मुलाकात एक छोटी बच्ची के साथ में हो जाएगी। तो लड़की कहती है कि इसे छोड़ दोगे क्या भाई? तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं तो इसके कुछ चीड़ फाड़ के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद लोग रेडी हो जाते हैं नाखून नाखून निकाल के, ये कहते हुए कि चलो भाई जल्दी से खेल खत्म करते हैं और वापस चलते हैं, खाना भी खाना है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे गुचंग और डाय एंट्री मारते हैं और वो एक झटके के अंदर ही इन लोगों की फील्डिंग सेट कर दिया था। बीच वाले के ऊपर वो डायरेक्ट कूदा तो वो जमीन के अंदर ही घुस गया था, बाकी दोनों की उसने मुंडी पकड़ ली थी। जिसके बाद लड़की जब अपने सामने देखती तो उसके सामने गुचंग था, तो ये डर के पीछे भागने लगती है। तो गुचंग के चेहरा देखो तुम, इस तरीके से तुम अगर तुम किसी से बोलो कि मैं बहुत ज्यादा नेक दिल हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी तो नहीं पता लेकिन मेरी जरूर फट जाएगी। और इतनी टाइम उस लड़की से यही बोल रहा था कि चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन वो लड़की गुचंग से डर के मारे यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी थी तो वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और जब वो पीछे देखती है तो गुचंग उसकी पैर की चोट को हील कर रहा था। गुचंग उससे कहता है कि देखो मैं कोई दयालु पर्सन तो हूँ नहीं, लेकिन इतना भी ज्यादा घिनौना भी नहीं हूँ, ना ही कोई ईवल हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये तुम्हें परेशान कर रहे थे, मुझे दया आ गई तो मैंने तुम्हें बचाने के बारे में सोच लिया। लड़की पूछती है मारोगे तो नहीं? तो गुचंग आगे से कहता है बचाता है क्यों जब मारना ही था। जिसके बाद वो उस लड़की को बड़े प्यार से समझाता है कि चोट लगी है, भाग भी नहीं पाओगी, एक दिन
दिन छोड़ो 2 दिन सेकंड के लिए तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगी और मेरे ख्याल से तुम कुछ ही दिनों के अंदर किसी बीस्ट का खाना ही बन जाओगी। तो वो लड़की पूछती है कि मेरी मदद करोगे यहाँ से भगाने में। तो गुचेंग उससे पूछता है नाम क्या है तुम्हारा। तो वो लड़की अपना नाम चेन आकिंग बताती है। गुचेंग उससे कहता है काफी ज्यादा अच्छा नाम है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा भागने में, लेकिन मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं और किसी अजनबी से मदद मांगना गलत बात रहती है। तुम मेरे डेप्ट्स को कैसे रीपे करोगी? इस लड़के के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो गुचेंग खुद सुझाव देता है कि तुम मेरा उधार ऐसे क्यों नहीं चुका देते कि तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में बताओ। ये सुन के वो लड़की घबरा जाती है और गुचेंग से पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो गुचेंग साफ बताता है कि तुम्हारा ऑरा पूरी तरीके से अलग है हमारे लोगों के मुकाबले में। इससे साफ पता चलता है कि तुम किसी दूसरे वर्ल्ड से आई हुई हो। मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे लोगों को देखा है तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी डील नहीं करनी है तो फिर हम चलते हैं। जिसके बाद वो डासा कहता है कि पेड़ लगाना बंद करो, चुपचाप चलो। ये पीछे पेड़ लगा रहा था, लेकिन वो लड़की यहाँ पे राजी हो जाती है गुचेंग को बताने के लिए, अगर गुचेंग भरोसा करे तो, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स बता रहे हैं कि गुचेंग एक दयालु इंसान है। क्योंकि तुम अपने इंस्टिंक्ट्स के भरोसे अब आगे कुछ भी ना करना, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तुम्हें गलत बता रहे हैं। चन के मुताबिक बार गुचेंग उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो अपने सर्वेंट के साथ में इजीली उसे अब तक यहाँ पे खत्म कर चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो वो आगे भी नहीं करेगा। और चन अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि गुचेंग का सर्वेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो गुचेंग सच में दुनिया के अंदर कोई पावरफुल पर्सन ही होगा। गुचेंग उससे कहता है होशियार हो तुम। जिसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पे गुचेंग उस लड़की को लेटर रिटर्न मार लेता है और वो सेकंड प्रिंस से कहता है कि तुम तो मुझसे पहले आ गए। तो गुचेंग आगे से कहता है कि ये लोग वीक थे भाई, आधे घंटे में ही खेल खत्म हो गया, वापस आ गया मैं। वहीं पे हम लोग डाकू देखते हैं जो कि जिया लोगो चिढ़ा रहा था जीप दिखाते हुए और जिया लोगी जल रही थी। जिसके बाद सेकंड प्रिंस आगे से पूछता है कि ये लड़की कौन। तो गुचेंग आगे से बताता है कि ये मुझे भागते हुए दिखी और इसकी शकल देखे मुझे अपनी खुद की छोटी बहन याद आ गई, तो इसकी मैं मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया। और वो सेकंड प्रिंस को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे। जिसपे सेकंड प्रिंस क्या ही कहता, ये कहते हुए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये लकी है कि तुमने इसे देख लिया। जिसपे इस लड़की को चैन की सांस आती है। जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पे एक गार्ड आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि कुछ प्रिंस और जीनियस यहाँ पे गायब हो चुके हैं चीलैंड क्लैन की तरफ से। तो इसको सुनकर ये लोग काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और जिस बंदे को यहाँ पे गुचेंग ने खत्म किया था वो एक जाओ किंग नाम का बंदा था जो कि यहाँ पे किसी सेक्टर मास्टर का ग्रैंडसन था, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी के अंदर फंस सकते थे। इसलिए सेकंड प्रिंस आगे से आक्रोश में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि किसने किया, अगर वो लोग मेरे हाथों तले आ गए तो फिर मैं उनकी फील्डिंग सेट कर दूंगा। जिससे चेन तो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं, लेकिन गुचेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि डरो नहीं यार, हम लोग हैं यहाँ पे। फिर जैसे ही गुचेंग की तरफ देखते और मुस्कुराते हुए तो उसे समझ आता है कि यही तीनों हैं इन सब कांड के पीछे। और क्योंकि वो लोग गुचेंग के खिलाफ तो जा नहीं सकते, इसीलिए वो यहाँ पे सेकंड प्रिंस को शांत करते हुए कहते हैं कि हंटिंग ग्राउंड था, कुछ लोगों के साथ मिसहैपन हो जाता है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन सेकंड प्रिंस नहीं मान रहा था। वो आगे से कहता है कि वो होस्टेज कहाँ है, कुछ कर पाएंगे, उनकी पावर्स को भी तो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। लेकिन फिया उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर मॉन्स्टर एक साथ ग्रुप में आ जाए तो वो किसी को भी हरा सकते हैं और उनकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कम थी, इसलिए ये नेचुरल एक्सीडेंट है जिससे वो लोग यहाँ पे खत्म हो सकते हैं। तो फिर सेकंड प्रिंस को भी समझ में आ जाता है कि माजरा क्या है। जिसके बाद जो भी लोग थे उन सभी लोगों को भी समझ में आ जाता है, लेकिन गुचेंग के खिलाफ में कौन नहीं जा सकता, इसलिए वो कहते हैं कि वो उन लोगों का बैड लक था कि वो लोग किसी जंगल में फंस गए होंगे। इसके बाद फिया यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाती है और उनसे कहती है इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है यानी कि पावर्स पे जो पाबंदी है उसे हटाओ और इसे नहला दो ना और अच्छे कपड़े दो। वही पेचन अपने मन के अंदर सोचे रहती कि इन सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा। जिसके बाद वो गुचेंग की तरफ देखती है तो वो तो बस शांत से खड़ा था। जिसके बाद हम लोग चन को सीधा बाथिंग हाउस के अंदर देखते हैं जहाँ पे उसकी मरम्मत चल रही थी, जो छोटी वोटी थी उसे ठीक किया जा रहा था। चन लोगों को शुक्रिया कहती है तो वो सर्वेंट कहती है कि गुचेंग ने उन लोगों को ऑर्डर दिया है तो ये उन्हीं का ही हिस्सा है। जिसके बाद वो सर्वेंट गुचेंग का नाम लेती है, तब जाके चन को गुचेंग का नाम पता चलता है। तो वो सर्वेंट हैरान थी कि इसे अभी तक गुचेंग का नाम भी नहीं पता है। तो चन यहाँ पे सर्वेंट से गुचेंग के बारे में पूछ लेती है कि वो कैसा इंसान है, उसने मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान किए हैं। तो वो सर्वेंट यहाँ पे चन को गुचेंग के बारे में बताती है कि गुचेंग का जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई है, वो लोग यहाँ पे गुचेंग के खिलाफ ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे अच्छे बुरे लोगों दोनों तरफ फैली हुई है। उसके बारे में कई सारी कहानियां हैं जिनके सुनते सुनते दिन बीत जाएंगे, लेकिन चन को बस एक ही चीज याद रखनी है कि गुचेंग का जो सोशल स्टेटस है, जो उसकी कल्टीवेशन है वो यहाँ पे सभी लोगों से ऊपर है। अपर एलम के अंदर अगर वो किसी को बताते कि वो गुचेंग की जानकार है तो फिर उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। जिसपे चन अपने मन के अंदर सोचते है कि गुचेंग इस दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या। जिससे चन को समझ में आ जाता है कि गुचेंग एक काइंड पर्सन है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोगों को पता है कि गुचेंग ने उन लोगों को खत्म किया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसके खिलाफ नहीं गया। इसलिए चन सोचती है कि वो यहाँ पे गुचेंग का थोड़ा बहुत यूज कर सकती है अपने फादर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम लोग जियालू को देखते हैं जो कि डा से कह रहा था कि भाई मैंने तुम्हें परेशान किया क्या, मैंने कुछ गलत किया है क्या, अरे कम से कम जाके गुचेंग को बता दो कि मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन डा वहां से नहीं हिल रहा था। वह ये दोनों सर्वेंट अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हमारे किंगडम की बेइज्जती तो नहीं करा रहा ना इस तरीके से। जिसके बाद अगला सीन गुचेंग के घर का होता है जब हम लोग वुडी को देखते हैं और ये लगा था भाई पूरी तरीके से चापलूसी में गुचेंग के लिए चाय वाय लेके आता है। तो गुचेंग उससे कहता है कि नई जिंदगी काफी अच्छे से अडेप्ट कर रहे हो। तो वुडी आगे से कहता है कि आपकी मेहरबानी है। तो गुचेंग उसे कहता है कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया। तो वुडी आगे से कहता है हो गया। इसके बाद वुडी यहाँ पे गुचेंग को उन स्पेस क्रैब्स के बारे में बताता है जो कि बॉर्डर के पास में है, यानी कि एशियन रियलम के अंदर जाने का रास्ता। और वो गुचेंग को ये भी बता देता है कि इसके बारे में ज्यादातर सिर्फ
डिवाइन डायू डायनेस्टी को ही पता है, बाकी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ताकि वो अपने जनरल्स और कई सारे लोगों को भी वहाँ पे पहले भेजना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे ज्यादातर बेनिफिट अपने पास ही छुपा सके। इसलिए उन लोगों ने अभी तक यहाँ पे ईस्टर्न रियलम की जो एंट्रेंस है उसे छुपा के रखा है, जिससे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि डायू डायनेस्टी ने यहाँ पे कई सारे सीक्रेट्स और चीजों के बारे में पता लगा लिया होगा ईस्टर्न रियलम के, इसीलिए वो लोग इसे सीक्रेट रखे हुए हैं। और गोचेंग के लिए ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, वो यहाँ पे ज्यादातर बवाल करना चाहता था, यानी जितने ज्यादा लोग गोचेंग का उतना ज्यादा फायदा। इसलिए वो वुडी से कहता है जाओ और जाके रियलम के अंदर हर तरफ भांडा फोड़ दो ईस्टर्न रियलम के बारे में, मुझे कल तक वहां पे भीड़ चाहिए। इसमें वुडी ऐसे अभी हो गया सर, जिसमें वुडी अपने मन के अंदर सोचता है ये हुई ना मास्टर वाली बात। साथ में वुडी यहाँ पे ये भी बता देता है कि वो यहाँ पे टोबा किंग को जब उठा के लाया था तो उसे पता चल गया कि गोचेंग इन सभी कारनामों के पीछे है, तो वो गोचेंग से मिलना चाहती है। गोचेंग उसे कहता है कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, अभी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। साथ में गोचेंग अपने पास एक काशी सॉवरेन रियलम का मिस्टिक वेपन भी निकालता है, जो कि वो वुडी को दे देता है, ये कहते हुए कि कड़ी मेहनत करते रहो पुत्र, निराश न करना हमको। जिसमें वुडी अपने घुटने ही टेक देता है, ये कहते हुए कि मैं आपका सदा शायद लॉयल रहूंगा, लॉयल है हम आपके लिए। गोचेंग उससे कहता है फ्लोर तोड़ दोगे मेरा, पैसे वापस ले लूंगा, जाओ यहाँ से। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये साला पैदा ही विलन बनने के लिए हुआ था। जिसके 2 दिनों के बाद चेन गोचेंग के घर पे आती है और इसे 2 दिन लगे क्या भाई घर पे आने को। खैर गोचेंग ने इसे बुलाया था, चूचू यहाँ पे काम करा रहे थे, तो गोचेंग उसे भेज देता है और वो चेन से कहता है कि और आके बैठ जाओ। वो बेचन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि गोचेंग ने उसके लिए खाना तैयार किया है, क्योंकि उसके मदर और फादर के अलावा कभी भी उसे किसी ने इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। जिसके बाद गोचेंग चेन से कहता है कि सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, इसीलिए बिल्कुल जो दबा के खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस अपने वर्ल्ड की कहानी मुझे बताते रहो। जिसके बाद चैन हम लोगों को अपने वर्ल्ड के बारे में बताती है कि इसके वर्ल्ड के अंदर जो भी लोग हैं वो सभी सॉर्ड से यूज करते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम पे एक सॉर्ड स्पिरिट मैनिफेस्ट हो जाती है बच्चे के साथ में। लेकिन इसके बावजूद जो एशियन डेज रहते हैं वहाँ पे जो सॉर्ड स्पिरिट रहती है वो कैसिफाइड रहती है, मतलब क्लासिफाइड रहती है लेवल्स के रूप में, हेवन, अर्थ एंड डिवाइन स्पिरिट। यही 3 अभी तक बताए गए, जिनके पास यहाँ पे इमेंस टैलेंट रहता है और जो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करते हैं कल्टीवेशन के मामले में, उन्हें यहाँ पे ज्यादातर फ्यूचर के रूप में काफी ज्यादा अच्छा जीनियस समझा जाता है। इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो गया, यानी कि सदियां बीत गई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे डिवाइन लेवल सॉर्ड स्पिरिट भी रहती है और जो भी इस सॉर्ड स्पिरिट को यहाँ पे हासिल कर लेते हैं उनको यहाँ पे ग्रेट जीनियस समझा जाता है। और कई सारे सेक्ट उन्हें यहाँ पे डिमांड करते हैं, यानी कि उन्हें ये बंदा चाहिए। जिनके पास में यहाँ पे स्पिरिट लेवल की सॉर्ड स्पिरिट इसलिए है क्योंकि उसके फादर भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल थे। ईस्टर्न रियलम के अंदर जो यहाँ पे अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल रियलम पे रहते हैं उन्हें यहाँ पे पावरफुल लोग समझा जाता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कदम दूर रहते हैं इमॉर्टल बनने से और ऊपर आसमान में जाने से। चन ये भी बताती है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है कि कोई बंदा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके आसमान में इमोर्टैलिटी की तरफ आगे बढ़े। जिस आखिरी बंदे ने ये करिश्मा करके दिखाया था वो यहाँ पे सूसेट की तरफ से था और वो एक सॉर्ड इमॉर्टल था। लेकिन बदकिस्मती से जैसे वो असेंड यानी कि ऊपर जाके इमॉर्टल बनने ही वाला था, उससे पहले ही यहाँ पे उसका डाव पूरी तरीके से सेटर हो गया और वो यहाँ पे मारा गया और उसकी सोल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। जिसके बाद कोई भी उसकी वर्ल्ड के अंदर इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था। जिसमें गुचिंग आगे से कहता है कि अच्छा जितने भी यहाँ पे अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल्स हैं वो इतने ज्यादा कमजोर हैं। जिसको सुन के चैन हैरान दी गई लोगों की फील्डिंग न सेट कर दे। और गुचिंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि यहाँ पे जितने भी अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कॉसी सॉवरेन रियलम के बराबर की ही होगी और उनमें से कुछ ही यहाँ पे सिर्फ ट्रू इमॉर्टैलिटी को हासिल कर पाते हैं। जिसके बाद वो बताती है कि ये जो डिमंस थे यानी कि आउटर वर्ल्ड रियलम के लोग, उनसे निपटने के लिए उसके फादर और उसके कॉमरेड्स यहाँ पे स्पेस क्रैक के अंदर चले गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए वो वही स्पेस क्रैक के अंदर घुस गई। साथ ही में यहाँ पे जितना भी टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ था चैन उसे लपेट गई थी। तो गुचिंग आगे से कहता है काफी पेटू हो यार, मैंने सोचा भी नहीं था इतना लपेट जाओगी। तो वो शर्माते हुए कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कर वो गुचिंग से यही कहती है कि वो उसे रीपे जरूर करेगी जो भी यहाँ पे गुचिंग ने उसके लिए किया है। जिसके बाद चैन वही बात कहती है जो एक आम आदमी कहता है, अगर दुनिया के अंदर हर कोई दयालु हो तो दुनिया कितनी ज्यादा बढ़िया हो जाए। हाँ बस ये बात वो किसी अजीब बंदे से कह रही थी जो बिल्कुल भी दयालु नहीं है। और गुचिंग उससे कहता भी है कि तुम कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट नहीं कर रही। जिसपे तो चैन भी हैरान होती है, मतलब गुचिंग वार्न नहीं दे रहा था कि गलत बंदे पे भरोसा कर रही हो तुम। चैन इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती, ना ही समझो तो बढ़िया है, गुचिंग उसके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय जो करने वाला है। खैर वो चैन से कहता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। और गुचिंग उससे कहता है कि तुम बचपन से ही शॉर्ट इस्तेमाल कर रही हो तो फिर शायद से मुझे तुम्हें एक शॉर्ट गिफ्ट कर देनी चाहिए जिसको तुम इस्तेमाल कर सको। लेकिन चैन आगे से मना करने लगती है, ये कहते हुए कि उसने पहले गुचिंग से काफी कुछ ले लिया है, अब वो और ज्यादा नहीं ले सकती। तो गुचिंग उसे कहता है कोई बात नहीं है। फिर चैन आगे से बताती है कि उसकी मदर ने उससे एक बार कहा था कि वो हमेशा दूसरों से सिर्फ तोहफे नहीं ले सकती। गुचिंग उससे कहता है काफी अच्छा सिखाया गया है तुम्हें। इसके बाद चैन भी यहाँ पे नोटिस कर लेती है कि यहाँ पे कई सारे फंक्शंस की जो फ्लाइंग बोट है वो इकट्ठा हो रही है। तो उसे यही लग रहा था कि ये सभी लोग यहाँ पे उसके वर्ल्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं। गुचिंग भी आगे से ये कहता है कि हाँ। तो चैन गुचिंग से पूछती है कि अब वो उनके साथ नहीं जाने वाला है इन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो गुचिंग आगे से बताता है कि नहीं, उसकी फैमिली यहाँ पे इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसमें चैन को चैन की सांस आती है, वो यही सोच रहे थे अगर गुचिंग इन्हें ज्वाइन कर लेता तो वो उसके साथ कैसे निपटती। तो गुचिंग मन के अंदर सोचता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन मैं तो हूं ना। इसके बाद गुचिंग चैन से पूछता है कि अब वो क्या सोच रही है, आगे क्या करेगी। इस पे चैन बताती है कि वो सबसे पहले घर लौटना चाहती है ताकि अपने घर वालों को वार्न कर सके, उन्हें यहाँ पे उसकी सेफ्टी की चिंता हो रही है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन वैप करेगी, टीम अप करेगी और इन्वेजन यानी कि हमले को रोकने की कोशिश करेगी। इसलिए वो यहाँ पे गुचिंग से रिक्वेस्ट करती है कि गुचिंग उसके फादर को ढूंढने में मदद करे। हालांकि वो इन सभी चीजों को रीपे तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद गुचिंग
उससे कहता है अगर तुमने ये सब कुछ सोच ही लिया है और तुम इस कैलेमिटी को रोकना चाहती हो तो मेरे पास एक तरीका है। चन आगे से कहती है कि वो स्ट्रांग नहीं है जो इस कैलेमिटी को रोक सके। तो गुचंग उससे कहता है मेरे पास एक प्लान है अगर सुनना चाहो। जिसके बाद हम लोग एम्परर यू को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो चीख चीख कह रहे थे कि पता लगाओ किसने यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। दरअसल गुचंग ने यहाँ पे जो हिडन रियलम वाली बात थी वो सबको बता दी थी तो सब लोग वहाँ पे जा रहे थे कि हमें भी चाहिए भाई माल। इसलिए एम्परर यू का माथा खसका हुआ था और इन्हें घंटा पता नहीं चला था कि किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। एम्परर यू का सा गुचंग के ऊपर जा रहा था कि गुचंग इन्फॉर्मेशन को सबके पास में लीक कर सकता है, लेकिन गुचंग को पता ही नहीं था उस स्पेस क्रैक के बारे में। इसलिए यहाँ पे एम्परर को यही लगता है कि टोबायाओ ने शायद से इन्फॉर्मेशन को लीक किया हो क्योंकि उसे ही कुछ दिनों पहले बॉर्डर के पास में देखा गया था। इसलिए यहाँ पे एम्परर योकासा टोबायाओ के ऊपर ही जा रहा था क्योंकि टोबा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी वहीं पे ही है जो कि बॉर्डर को गार्ड करता है और दोनों के कनेक्शन मैच है, इसलिए वो दोनों ही शायद से इन्फॉर्मेशन को शेयर किए हो। जिसके बाद हम लोग टोबायाओ को देखते हैं जो कि उस पोर्टल के पास में खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि उसकी पास लाइफ है वो इसी पोर्टल के अंदर से निकला था। अब इस बात को 10 साल हो गए हैं जब से वो रिकॉर्डिनेटेड हुआ है और रिबॉर्न हुआ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे अपने दोबारा घर में वापस जा पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके वर्ल्ड का टाइम पीरियड कितना ज्यादा हो गया, यानी कि कितने साल बीत गए हैं वहाँ पे। फिर टोबायाओ का जो बड़ा भाई था वो उसे कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन टोबायाओ आगे से बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उसे जाना ही पड़ेगा। इस स्पेस क्रैक को चेक करने के बाद में उसे पता लग रहा है कि इस दुनिया का उससे कुछ लेना देना है। शायद से अंदर जाने के बाद वो यहाँ पे किंगयो को बचाने का कोई तरीका सोच सकता है। टोबायाओ के बड़े भाई का नाम टोबा फियून है और वो टोबायाओ से ये कहता है कि बिना एम्परर यू के ऑर्डर के बिना वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो लोगों को यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा जब तक पूरी आर्मी इकट्ठा नहीं हो जाती। सदी में वो टोबायाओ से ये भी कहता है कि तुमने कहा था कि इन सभी चीजों के पीछे गुचंग है और उसे तुमसे कुछ चाहिए, वो तुम्हें इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ऑर्डर के बाद ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। जिसपे टोबायाओ वेट करने के लिए मान जाता है। कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ पे जो भी आर्मी थी वो सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सभी लोग स्पेस क्रैक के अंदर जाने को रेडी थे। वह चुचू को पैलेस में वापस जाना था क्योंकि वो काफी टाइम से यहाँ पे रह रही थी, इसलिए ह्यूमैनिटी पैलेस खाली पड़ा हुआ था। गुचंग मुझसे कहता है कि संभल के जाना। जिसके बाद वो चुचू को एक गिफ्ट भी देता है जो कि सॉवरेन वेपन था जो कि हाई लेवल का वेपन होता है। गुचंग मुझसे कहता है कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था ये रहा तुम्हारा तोहफा, इसकी मदद से तुम बिना किसी आसानी के साथ वापस लौट सकते हो, अगर फिर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। जिसके बाद चुचू गुनगुनाते हुए यहाँ से निकल जाती है। मुस्कान देख लो उसके चेहरे पे कितनी लंबी है। वो पेचन गुचंग से पूछती है कि ये लड़की तुम्हारी बीवी थी क्या, और हम गुचंग के चेहरों पे लिपस्टिक का निशान देखते हैं। ये है भाई तोहफा देने का नतीजा। वह गुचंग चंद से कहता है कि तुमसे छोटे बच्चों को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो फिर चंद गुचंग से पूछती है कि ये सभी लोग उसके होमलैंड के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो गुचंग आगे से कहता है कि हमला करने की जगह पे ये लोग अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। जिसपे चंद को समझ में आ जाता है कि जो पहला इन्वेजन हुआ था वो और कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा प्रैक्टिस राउंड था जो वो लोग कर रहे थे सिर्फ उनके फाइटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। और वो गुचंग से कहती है कि गुचंग तो इन समय में पहले ही एकदम मास्टर होगा। तो गुचंग उससे कहता है कि अपने शब्दों को सही से यूज करो। लिपस्टिक का निशान देख रहे उसके चेहरे के ऊपर। और गुचंग ने चंद को यहाँ पे जो सजेशन दिया था और कुछ भी नहीं था, वो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे चंद को अपने वर्ल्ड वापस जाना है और वहाँ पे जो भी पावरफुल लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना है और वो सभी लोग गुचंग के साथ काम करेंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे चंद के जो वर्ल्ड है उसे यहाँ पे बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चंद को खुद के ऊपर यकीन नहीं था कि उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ है कि वो उन सभी लोगों को एक साथ ला भी सकती है। तो गुचंग उसे बताता है कि जब कैलेमिटी पास में होती है तो फिर सिर्फ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ही तख्ता पलटा जा सकता है। अगर तुम लोग ये भी नहीं कर सकते हो तो इससे बढ़िया यही रहेगा कि चुपचाप बैठ के अपनी मौत का इंतजार करो। तभी चंद को दिखाई देता है कि नीचे कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि टोबायाओ के साथ भिड़ जाता है, ये कहते हुए कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं जो तुम छुपा के रख रहे हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पे सेकंड प्रिंस के बराबर की है। तो फिर जरा दिखाओ भाई कि तुम्हारे पास दम है भी। लेकिन मैं सेकंड प्रिंस के साथ तो फाइट नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे जरूर कर सकता हूँ। हमें पता चलता है कि ये बंदा डिमन गॉड पैलेस से है जो कि सेकंड प्रिंस को अपना राइवल मानता है, लेकिन वो उसके साथ डायरेक्ट भिड़ तो सकता नहीं है, इसलिए वो टोबायाओ के साथ फाइट कर रहा है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बराबर की है। इसके बाद वो दोनों आपस में बढ़ जाते हैं और टोबायाओ आगे से लिमिटलेस शॉट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। बाय द वे इसका नाम डिमोनिक गॉड बताया गया है। खैर टोबायाओ की जो शॉट्स थी वो यहाँ पे डिमोनिक गॉड के सामने टिक नहीं पा रही थी, वो इजीली उन्हें टैकल कर ले रहा था और टोबायाओ को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खैर इसके बाद टोबायाओ को एक ओपनिंग मिलती है और वो सोचता है कि तुम गुचंग जितने अच्छे तो हो नहीं, तुम मेरी बेइज्जती क्या ही कर पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पे कई सारे स्ट्राइक एक साथ डिमोनिक गॉड के ऊपर मारता है, लेकिन डिमोनिक गॉड को घंटा कुछ नहीं होता। वो टोबायाओ से कहता है कि उसने आज तक इस तरीके की शॉट मास्टरशिप नहीं देखी है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे उसकी डिमोनिक गॉड बॉडी को तोड़ नहीं पाएगी। तो फिर टोबायाओ और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए कि देखते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तभी चेन की नजर टोबायाओ के ऊपर पड़ जाती है और वो आगे से कहती है कि ये बंदा जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ये सूज शक्ति की शॉर्ट आर्ट्स है। गुचंग पूछता है कि तुम टोबायाओ के बारे में बात कर रहे हो क्या। तो चेन आगे से बताती है कि ये बंदा जो शॉर्ट आर्ट्स इस्तेमाल कर रहा है अगर सूज शक्ति के लोगों को पता चल गया तो इसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और चेन ये भी बता देती है कि टोबायाओ के पास शॉर्ट स्पिरिट है तो वो पक्का सूज शक्ति का डायरेक्ट डिसाइपल होगा। इससे गुचंग को कंफर्म हो जाता है कि टोबायाओ इसी वर्ल्ड से है और उसने यहाँ पे इस एशियन रियलम के वर्ल्ड की ही कोई मिस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा उस शॉर्ट को खुद के साथ जोड़ने के लिए, जिसके बारे में चेन बात कर रही है सूसेट की तरफ से। और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे टोबायाओ वापस जाना चाहता है अपने वर्ल्ड में ताकि वो कोई तरीका ढूंढ सके इस शॉर्ट को अलग करने का, या फिर कोई प्लान बना रहा है गुचंग के खिलाफ में। इसलिए गुचंग को यहाँ पे टोबायाओ की मदद करनी पड़ेगी। इसलिए गुचंग उन दोनों की फाइट के बीच में कूदता है और उनकी फाइट को रोक देता है। डेमोनिक
एक और तो चीख के कह रहा था कि कौन है भाई, किसने मेरी फाइट के बीच में उंगल किया। तो कोचिंग उन दोनों को बड़े प्यार से समझाता है, एकदम मिश्री देते हुए कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और अभी वॉर शुरू हुई है, तो लड़ाई छोड़ के भाग जाओ अपने घर पे। फिर डिमोनिक और जैसे ही गोचंग को देखता है तो वो तुरंत मान जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि साइड से डा ने भी एंट्री मार ली थी। और डा भाई चलता फिरता टैंक है, उसकी हाइट यहाँ पे गोचंग से दुगनी है। अगर गोचंग 6 फीट का है तो वो 10 फीट का तो होगा ही होगा। फिर इसके बाद डिमोनिक और यहाँ से काट लेता है, ये कहते हुए कि गोचंग ने बचा लिया साले तेरे को। फिर गोचंग टोबायाओ से कहता है कि तुम खुश नहीं हो क्या भाई, मैंने तुम्हारी मदद की है। तो टोबायाओ सबको दिखाने के लिए गोचंग को शुक्रिया कहता है और वो मन के अंदर सोचता है कि इसे भी मेरे वर्ल्ड के अंदर घुसना है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है कि तुम्हें से कुछ काम है। तो गोचंग उससे कहता है इसके फेवर का एहसान चुका देना, इस दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने को भूल न जाना। तो टोबायाओ आगे से कहता है कि नहीं भूलूंगा। फिर यू मिंगफिया से कहता है ऐसा लगता है कि ये बंदा तुम्हें पसंद करना छोड़ दिया है जब से दावत के अंदर बवाल हुआ था, अब ये तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगा। फिर फिया को टोबायाओ की चिंता हो रही थी, उसे समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसे कोई तरीके की परेशानी हुई है और उसे ये भी पता था कि ये भी इस वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता है। कर इसके बाद फिया आगे बढ़ती है और वो गोचंग से पूछती है क्या वो भी इस वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है। तो गोचंग आगे से कहता है एब्सोल्युटली। तो फिया ऑफर करती है कि हम लोगों को एक साथ जाना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड के अंदर हिडन डेंजर्स हो सकते हैं। तो गोचंग आगे से कहता है शुक्रिया, लेकिन मैं अकेला ही ज्यादा जाना पसंद करूंगा। इसीलिए वह इस ऑफर को मना कर देता है और मन के अंदर सोचता है कि अंदर जाके मैं बवाल करूंगा, कांड करूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेके जाऊं। इस पे फिया अपने मन के अंदर यही सोचती है कि गोचंग उसे नापसंद ही करता है, इसलिए वो बार बार उसे रिजेक्ट कर दे रहा है। और वो इसी बारे में सोच रहे थे उसने गोचंग को इस तरीके से नाराज किया तो किया कैसे। और वो इस बारे में सोचते हैं कि ग्रुप बना के ही आगे से बढ़ने में फायदा रहेगा, क्योंकि इससे यहाँ पे खतरा कम रहेगा। वाले ये गोचंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि वो हर एक तरीके की सिचुएशन को यहाँ पे अवॉइड कर सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जियालो को देखते हैं और वो आगे से कहता है कि मैं ज्वाइन कर लूँ आपको, लेकिन डाउ से मना कर देता है। वो कहते हुए कि साइड में जाओ, और इसका दोबारा मुंह बन जाता है। इसके दोनों चेले आगे से कहते हैं कि मालिक रुक जाइए और कितनी बेइज्जती कराएंगे हमारी। इसके बाद अगला सीन उस एशियन रियलम का होता है जहाँ पे हम लोग जुआन सॉर्ड रियलम को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे सॉर्ड रियलम के जो मास्टर्स थे वो यहाँ पे आए हुए थे। इन लोगों को पता चल जाता है कि इनके ऊपर दोबारा हेवनली डीमंस हमला करने वाले हैं और ये पहले से और भी ज्यादा घना और ताकतवर होने वाला है। इसलिए इनमें से एक अलर आगे से कह रहा था कि क्या वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसी तरीके से बैठे रहेंगे और अपनी मौत का इंतजार करेंगे। तो फिर इनमें एक स्नो फेरी थी, वो आगे से कहती है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि सिर्फ मरने वाले हम ही होंगे, क्या पता वही मारे जाएं। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि सॉर्ड क्लिफ की क्लिफ मास्टर है, द स्नो सॉर्ड इमॉर्टल। उसे के पीछे जो बंदा था वो आगे से कहता है कि स्नो सॉर्ड फेरी ने सही ही कहा है। उनके हिसाब से जो उन लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है वो लोग अभी भी यहाँ पे उनके खिलाफ में फाइट बैक कर सकते हैं। हालांकि जिन सॉर्ड इमॉर्टल्स को यहाँ पे भेजा गया था सोर्स का पता लगाने के लिए, यानी कि चेन के फादर और बाकी सभी लोग, उन्हें इस टाइम तक मरा हुआ मान लेना चाहिए। और इस बंदे का नाम जाइड सॉर्ड इमॉर्टल है और ये यही कह रहा था अगर यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल्स मारे जा सकते हैं तो फिर हम भी लोग मारे जा सकते हैं। इसके बाद इनमें से एक लड़की जो कि आगे से बताती है कि इन लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कोई आएगा जो कि इनके साथ खड़ा होकर उनकी मदद करेगा जब लोग एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे होंगे। बस इन्हें ये नहीं पता है कि वो पर्सन कौन होगा, हमें पता है कि वो महानुभाव हरामी गोचंग ही है। जिसके बाद हम लोग सू सेक्ट के सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से ये कह रहे थे कि अपनी आर्मीज को इकट्ठा करो और बैटलफील्ड पे चलो, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इनके रियलम का जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ बाहर आने वाले जो हेवनली डीमंस है उनके ऊपर कमजोरी डालेगा। बेसिकली हर एक रियलम का अपना अपना रिस्ट्रिक्शन होता है जो कि बाहरी लोगों के ऊपर लगता है। जैसे कि हर एक कंट्री के अपने अपने खुद के नियम होते हैं और अगर वहाँ पे कोई जाता है तो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन काम करता है तो सामने वाले पर्सन की पावर को थोड़ा सा कम कर देगा। इसलिए सू सेक्ट के मास्टर को लग रहा था कि वो लोग इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ पे अपने वर्ल्ड को बचा सकते हैं। जिसके बाद हम लोग शॉर्ट क्लिप को देखते हैं और ये लोग साइड में आ गए थे जो भी यहाँ पे डिसेबल थे। इन लोगों को दिखाई दे रहा था कि ये स्पेस क्रैक पहले वाले से भी कई गुना बड़ा है, इसलिए इन लोगों को समझ में आ जाता है कि मौत निकट है। जिसके बाद हम लोग कॉन्ग माउंटेन को देखते हैं जिनके पास ही एकदम स्पेस क्रैक खुला हुआ था। वो शॉर्ट क्लिप तो दूर थी, इसलिए यहाँ के जो भी लोग थे वो और भी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि जो बैटल शिप आई हुई थी वो पहले से और भी कई गुना ज्यादा थी। इसलिए कई सारे डिसेबल घबराए हुए थे और अपना मोरल लूज करते हुए जा रहे थे। तो उनका जो सीनियर था उन लोगों से कहता है कि विनर यहाँ पे अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ है, बैटल के अंदर कोई भी जीत सकता है। इस तरीके से फालतू की बातें ना कहो जिससे हमारा मोरल लूज हो, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही मारूंगा। लेकिन उसी टाइम पे जो यहाँ पे अपने कल्टिवेटर्स थे लोगों के ऊपर हमला करते हैं और इनकी फील्डिंग सेट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिमोनिक गॉड को देखते हैं जो कि आगे से कहता है अगर तुम लोग सबमिट नहीं करोगे तो फिर तुरंत ही मरोगे। तभी उसको अपने सामने से आता हुआ स्लैश महसूस होता है तो वो तुरंत उसे यहाँ पे अपनी बॉडी के साथ में ब्लॉक करता है और जिस बंदे ने स्लैश मारा था वो कहती है कि तुम लोग ज्यादा पावरफुल ना समझो, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो लोगों से कहती है कि जो लोग भी हमारे लेवल के हैं वो हमारे साथ करो और जिन लोगों के पास नहीं वो वापस जाओ, लेकिन लड़ाई करते रहना, हम लोग यहाँ पे कभी भी हार नहीं मानेंगे। इस लड़की का नाम फेरी लियो था जो कि हाल ही में यहाँ पे 7th रियलम पे एडवांसमेंट पहुंची है, इसलिए हर कोई इसे देख के खुशी था। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे डिमोनिक गॉड आता है जो कि उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से घुसा मारता है और उसका मुंह समेत उसकी बॉडी उड़ा ले जाता है और बताता है कि ये बस अभी कोसी सॉवरेन रियलम के अंदर पहुंची ही है और मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। और इसी टाइम पे हम लोग गोचंग को देखते हैं और सब लोग लड़े मरे जा रहे थे और ये बड़े आराम से आगे बढ़ रहे थे। और फिर गोचंग हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे अपनी
अपनी ट्रू कल्टीवेशन को एकदम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से छुपा पा रहा है। मतलब गोचंग के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे रिकार्नेशन का इस्तेमाल कर रहा है। याद है ना, गोचंग के पास रिकार्नेशन एबिलिटी है, तो वो उसका इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को छुपाए हुए है। तो रियलम की जो विल है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, यानी कि भाई की पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसलिए सुसाइड के मास्टर को जो लग रहा था कि वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके इन लोगों को लपेट लेंगे, तो वो पूरा नहीं हुआ। चेन आगे से बताती है कि ये जगह यहाँ पे डेजर्टेड साउथर्न कॉन्टिनेंट है, 13 कॉन्टिनेंट में से एक। जब यहाँ पे एक्सटर्नल हेवनली डीमंस मतलब कि अपर रियलम के लोग यहाँ पे आए थे, तो वो इसी जगह से होते हुए इनके रियलम तक पहुंचे थे, यानी कि यहीं पे ही सबसे पहला क्रैक खुला था। कोचिंग कहता है कि यानी कि जिस ड्यून्स के बारे में तुम बता रही थी वो यही जगह है। तो चेन आगे से बताती है हाँ, लेकिन ये बहुत ही जल्दी डीमंस के हाथों कॉन्कर कर ली जाएगी, यानी कि अपर रियलम के हाथों। कि साउथर्न मिंग की डायनेस्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी इस हमले के सामने टिक नहीं पाएंगे और बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पे हार मान लेंगे, जिसके बाद शॉर्ट क्लिप का नंबर आएगा। उसी टाइम पे गुंजिंग की नजर कुछ चीज के ऊपर पड़ती है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा किसी डिवाइन वेपन के अटैक को झेल रहा था, जो कि एक एल्डर था, यही अपना सॉर्ड रियलम वाला, जो कि अटैक को झेल तो नहीं पाता, लेकिन वो मरते मरते यहाँ पे कहता है कि फोर्थ प्रिंसेस को लेके निकल जाओ, फोर्थ प्रिंसेस उनके हाथों में नहीं आनी चाहिए। खैर फोर्थ प्रिंसेस के यहाँ पे जो पर्सनल गार्ड थे वो आगे से साफ बताते हैं कि ये बंदा यहाँ पे 8th लेवल पे होगा, यानी कि सावरन रियलम पे या फिर उससे ऊपर पे। तो ये दोनों गार्ड्स यहाँ पे प्रिंसेस से कहते हैं कि आप निकलिए, हम इसे होल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ प्रिंसेस यहाँ से नहीं भागती, ये कहते हुए कि वो साथ में ही लड़ेगी और साथ में ही मरेगी। बहन भाग जा भाई, उन्हें इसीलिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन अगर ये भाग जाएगी तो स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। खैर जो बंदा इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था वो अपना पतीला लेके आ जाता है, कहते हुए कि बढ़िया स्पिरिट है, जल्दी ना मरना, मेरा मूड खराब हो जाएगा। जिसके बाद वो आगे से कहता है कि अगर तुम प्रिंसेस हो तो फिर तुम वैल्यूएबल एसेट के काम पे आओगी। तो फिर जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्रिंसेस को उठा लेता है। तो प्रिंसेस इतनी ज्यादा कोमल थी कि बेचारी की पसलियां टूट जाती हैं बस एक ही जॉइंट में। लेकिन चेन जैसे उस प्रिंसेस को देखती है तो वो आगे से इसे जुआनडी नाम देके बुलाती है। गोचेंग उससे पूछता है कि तुम इसके करीब हो क्या। तो यहाँ पे चेन गोचेंग से रिक्वेस्ट करती है कि जुआनडी को बचा लिया जाए, क्योंकि जुआनडी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे डिवाइन साउथर्न मिंग सिटी की सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस में से एक है, और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और चेन को लग रहा था कि गोचेंग उसे बचाएगा, गोचेंग ऑफ कोर्स उसे बचाएगा, लेकिन वो प्रिंसेस है सिर्फ इसलिए। और गोचेंग आगे से कहता है अगर वो तुम्हारे दोस्त है तो फिर मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। जिसके बाद डा वहां से टेलीपोर्ट मारता है और उस बंदे के पीछे जाता है, तो उसने देखा तो था नहीं डा को। तो ये बड़े उससे कहता है कौन है वे, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के डा को देखता है तो डा आर फॉर्म कर रहा था, वो इसे घूरते हुए देख रहा था। डा उसे घूरते हुए कहता है निकल ले लोटिया, इससे पहले कि तेरा मैं लोटा निकाल दूं। जिसपे वो बंदा तुरंत यहाँ से इतनी तेज भागता है कि पूछो नहीं, और वो गोचेंग को सलामी देखते जाता है, मलिक माफ। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से निकल लेता है। फिर इसके बाद जुआनडी और चेन एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ पे जुआनडी चेन को देख के हैरान थी, वो पूछती है तुम यहाँ पे कैसे। तो चेन आगे से बताती है लंबी कहानी है। जिसके बाद जुआनडी की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ती है, तो चेन आगे से बताती है डरो नहीं, ये सेवियर है, ये भी क्रैक के अंदर से आए हुए हैं। तो जुआनडी और ज्यादा घबराई, तो चेन आगे से बताती है चिंता ना करो, ये लोग भले ही एक्सटर्नल रियलम से हैं लेकिन अच्छे पीपल हैं, वो तो हमें पता है। फिर इसके बाद जुआनडी चेन से सारी चीजें पूछती है कि वो क्रैक के अंदर गई थी तो फिर क्या हुआ, क्या उसे उसके फादर और बाकी कॉमरेड्स मिले। तो चेन अपना पूरा कच्चा चिट्टा बता देती है कि वो क्रैक के अंदर घुसी, हॉस्टेज बना लिया, स्लेव बना लिया, कपड़ों के पकड़ा गया, गोचेंग ने बचाया वगैरह वगैरह। और उसी टाइम यहाँ पे जुआनडी के जानने वाले कुछ लोग आ जाते हैं जो उसके पर्सनल गार्ड या फिर सेवियर होंगे। बाय द वे इस बुड्ढे का रिटर्न चैन था, जो कि यहाँ पे जुआनडी से कहता है कि उसे यहाँ पे भेजा गया था क्योंकि ये पूरी सिटी यहाँ पे खतरे में थी, और कुछ डिसिपल्स की मदद से वो यहाँ पे इन्हें बचा पाया है। और वो ये भी देख के खुश है कि जुआनडी सही सलामत है। और ये लोग जुआनडी से कह रहे थे कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, खासकर हेवनली डीमंस को बता रहे थे ये लोग। जिसके बाद उनकी नजर भी गोचेंग और बाकी लोगों के ऊपर पड़ती है, तो वो लोग पूछते हैं कि ये कौन है भाई। तो जुआनडी आगे से बताती है कि ये मेरे सेवियर है, और जैसे ही गोचेंग बताता है कि वो भी यहाँ पे उस क्रैक से आया है और वो भी वहाँ पे एक्सटर्नल हेवनली डीमंस में से एक है। तो उन्हें व्हाइट टेस्ट मिलता है, ये वेपन सेपन निकाल लेते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर डुवानजी और चेन आगे से समझाती हैं कि ये लोग हमारे लिए सही आदमी हैं, इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। चेन आगे से बताती है कि भले ही ये लोग यहाँ पे एक्सटर्नल स्काई से आए हुए हैं, लेकिन ये उन लोगों की तरीके नहीं है, ये लोग काइंड लोग हैं और ये हमारे प्रति कोई भी बुरे इरादे नहीं रखते हैं। गोचेंग भी आगे से कहता है कि वो बाकियों के तरीके नहीं, उसे लड़ाई दंगा नहीं पसंद है, वो तो इस रियलम के लिए सर्वाइवल का चांस लेके आया है। इसके बाद हम लोग टोबायाओ को देखते हैं, जो कि अपने एक साथी की फील्डिंग सेट कर देता है यहाँ के किसी डिसेपल को बचाने के लिए। तो वो डिसेपल उससे पूछती है कि तुम भी तो एक एक्सटर्नल ह्यूमन हो ना, तुमने अपने ही साथी को क्यों मारा और तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। तो टोबायाओ आगे से बताता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। वो लड़की यार कपड़े खाई ले चाहिए भाई। तो टोबायाओ आगे से बताता है कि जिस तरीके की वो कपड़े पहनती है उस तरीके की वो पहना करता था जब वो सेक्ट में था। जिसके बाद वो साल के बारे में पूछता है, और अगर तुम ये पहली बार देख रहे हो तो फिर तुम्हें दिखेगा जादू। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टोबायाओ ने उस लड़की के कपड़े ले लिए थे, और हम लोगों को बताता है कि जब एंसेस्टर ने अपना अटेम्प्ट किया था ब्रेक थ्रू करने का, यानी कि जो कहानी में बताई थी चेन ने, जिसके अंदर कोई बंदा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करा था और निपट गया था, उस कहानी के बारे में हमें यहाँ पे टोबायाओ बताता है कि उसको लेके अब तक यहाँ पे 500 साल हो चुके हैं। जिसके बाद हम लोग टोबायाओ को देखते हैं और भाई ने अपना परिवर्तन कर लिया था, अब इसकी मरने पे मुझे ज्यादा दुख होगा। खैर टोबायाओ हम लोगों को बताता है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट पवेलियन के अंदर घुसेगा, जो कि उस सेक्टर के अंदर है, क्योंकि उसी जगह पे उसे यहाँ पे शॉर्ट इन्फेंट यानी कि फीटस को अलग करने का कोई तरीका मिलेगा। अब मेरी लड़की था लड़का बना, क्या था ये, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अक्लस इन डिवाइन साउथर्न मिंग कैपिटल का होता है, जब हम लोग उस एल्डर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे क्लिफ मिस्टर्स यानी कि उसी सोनो फेरी के बारे में बात कर रहे थे कि उन लोगों ने यहाँ पे कुछ खास तरीके की मीटिंग सीटिंग बुलाई है, वो लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उसी
उसी टाइम यहाँ पे एक सोल्जर आता है जो कि इन लोगों को बताता है कि फोर्थ प्रिंसेस और साथ में रिटेनर चेन आ चुके हैं, लेकिन वो लोग अपने साथ यहाँ पे किसी बंदे को भी लेके आए हैं और उसके सर्वेंट को भी, जो कि 9th रैंक पे हो सकता है। जिसको सुन के ये सभी लोग हैरान हो गए थे कि ऐसा कौन बंदा है भाई जो इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद रिटेनर चेन यहाँ पे इन लोगों को मैसेज करके बताता है कि जिस बंदे के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं यानी कि गुचेंग के बारे में, वो यहाँ पे स्पेस क्रैक से ही आया है जिसने यहाँ पे चेन को बचाया था। जिसके बाद उसने यहाँ पे साउडी को भी बचाया है। जिसपे एक बंदा आगे से यही कहता है अच्छी बात यही है कि गुचेंग फ्रेंडली हो, नहीं तो उन लोगों को यहाँ पे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जिसपे इसके बगल में खड़ा हुआ बंदा आगे से कहता है अगर उसने कोई भी यहाँ पे दादागिरी की निशान दिखाए तो फिर हम लोग तुरंत ही उसके सर्वेंट को यहाँ पे लपेट लेंगे। जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है लेकिन उसका सर्वेंट यहाँ पे 9th रैंक रियलम पे है, वो लोग उसके सर्वेंट को यहाँ पे अच्छे से सरप्राइज ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यहाँ पे वो फेरी ही कर सकती है स्नो वाली। तो फिर यहाँ का जो लीडर यानी कि ये जो कपड़े पहना ना चमकने दमकने वाले, वो आगे से कहता है कि उसने यहाँ पे चेन को बचाया है। जिसके बाद उसने यहाँ पे जुआंडी को भी बचाया, तो फिर वो हमारा एनिमी नहीं ही होगा। लेकिन इन लोगों को गुचेंग के असली मकसदों के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग यहाँ पे गुचेंग को सेफ जोन के अंदर भी नहीं डाल सकते हैं। वो बस इतना कर सकते हैं कि वो गुचेंग को नाराज ना करे। जिसके बाद यहाँ पे जुआंडी और चेन आ जाते हैं। कर ये बंदा यहाँ पे साउथर्न मिंग का मेंबर था जो कि गुचेंग को सुख दिया कहता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। गुचेंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद जब वो लोग यहाँ पे गुचेंग के सर्वेंट को देखते हैं तो वो लोग घबरा गए थे क्योंकि मैंने बता ही दिया कि ये बंदा भाई 10 फीट का है। गुचेंग उन लोगों की टेंशन दूर करते हुए कहता है कि डरो नहीं यार, दिखने में ये बंदा ही तुम लोगों को राक्षस लगता हो लेकिन है नहीं, ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। हालांकि डा के चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जिसपे भूरे बाल वाला अंकल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो इसका सर्वेंट दिखने में भले ही ईवल लगता है लेकिन है सर्वेंट, ये कुछ भी नहीं करेगा। जिसपे लेफ्ट साइड वाला बंदा मन के अंदर सोचता है कि हाँ बात तो सही है, ये दोनों ही एकदम यहाँ पे जेंटल लगते हैं, जेंटलमैन है ये। और बीच वाला बंदा भी यही कहता है कि वो भी यहाँ पे सेम ही सोच रहा है। जिसके बाद गुचेंग यहाँ पे एम्परर से पूछता है कि ये लोग कौन है, जिसपे एम्परर आगे से बताता है कि ये सभी लोग हमारे एल्डर्स हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग शॉर्ट क्लिप के एल्डर हैं। तो फिर गुचेंग को यहाँ पे उस फेरी के बारे में शायद से पता था, चेन नहीं बताया होगा, तो वो आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे उस फेरी से मिलना है क्योंकि वही यहाँ पे सबसे पावरफुल कल्टिवेटर है जो अर्थ शॉर्ट इमोर्टल रियलम पे है। जिसपे वो सभी लोग दंग रह जाते हैं और एम्परर अपने मन के अंदर सोचता है कि इसको यहाँ पे शॉर्ट फेरी के साथ क्या लड़ने देना है, कहीं ये उनके पीछे तो नहीं पड़ गया है। बेसिकली एम्परर को लग रहा था कि गुचेंग को हवास का चस्का चढ़ा है, इसीलिए जो एल्डर थे वो आगे से कह देते हैं कि स्वयं स्नो फेरी तो बिजी है, वो इतने समय यहाँ पे है ही नहीं। तो गुचेंग आगे से कहता है तो दुख की बात है, उसे तो यहाँ पे कोई जरूरी बात करनी थी। और गुचेंग यहाँ पे ज्यादा जोर वोर नहीं दे रहा था। एम्परर यहाँ पे गुचेंग से कहता है भले यहाँ पे फेरी नहीं है लेकिन वो लोग यहाँ पे गुचेंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसने यहाँ पे जुआंडी की जान बचाई है। इस पे गुचेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, और उसे भी पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी गुचेंग से डरे हुए हैं। लेकिन वो लोगों को ये जरूर बताता है कि अपर रियलम के अंदर ऐसे कई सारे फैक्शन हैं जो कि यहाँ पे लूटमारी पे नहीं आते हैं, बेसिकली यहाँ पे बाकी लोगों की तरीके लड़ाई दंगा नहीं करते हैं। कई सारे फैक्शन यहाँ पे शांत रहते हैं जो कि हारमनी के साथ जीना पसंद करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पीस के साथ में। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे अपनी ही फैमिली के बारे में बताने लगता है, जैसे कि मेरी फैमिली जो कि यहाँ पे खासकर पीस और हारमनी के ऊपर बिलीव करती है। बचपन से ही मेरे एल्डर्स ने मुझे सिखाया था किसी भिखारी के पैसा ना चुराना, किसी गरीब को परेशान न करना, हाँ बस मार सकते हो उन्हें क्योंकि इससे उनकी सफरिंग खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं किसी को भी बुली बुली नहीं करता हूँ। इसके बाद गुचेंग इसी तरीके से चिल्लाते रहता है कि दूसरों की समस्या मेरी समस्या बन जाती है, और वो लोगों से कहता है अगर कोई ताकतवर हमें बुली करेगा तो फिर हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे स्ट्राइक बैक करने का। वो लोगों से कहता है मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता है, तुम मुझे बाहर वाला समझते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। गुचेंग जो इन लोगों को रबड़ी देता है ये लोग हजम नहीं कर पाते। गुचेंग इन लोगों से कहता है मुझे पता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पे टेरिफाइंग और डरावना समझते हो क्योंकि तुम लोगों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, कमजोर हो तुम लोग। भाई उनके सामने इन्हें कमजोर कह रहा था जिससे इन लोगों को झटका लगता है, और इनसे वो ये भी कहता है कि तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, तुम लोग घबरा चुके हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। जिससे एम्परर को ऐसा लगता है कि गुचेंग इन लोगों को यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इन लोगों को नक्शा दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है लीडर की तरीके। वहीं एम्परर को ये भी पता है कि यहाँ पे गुचेंग के कोई भी ट्रू मोटिव्स हो उन लोगों को कैलेमिटी का सामना करना ही पड़ेगा, बेसिकली स्पेस क्रैक का तो सामना करना ही पड़ेगा और हमले होते ही रहेंगे। तो गुचेंग के साथ रह के वो लोग यहाँ पे शायद से सर्वाइव करने का कोई चांस देख ले, इसलिए एम्परर और जो भी एल्डर थे वो आगे से कहते हैं गुचेंग दादा हम लोगों का इलाइटन कर, रास्ता दिखाओ। अब ये सभी गुचेंग को भगवान मान चुके थे बस। इसके बाद गुचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारे इतने ज्यादा लड़ाई के बावजूद अभी तक कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट रियलम से नीचे नहीं आया है। जिसमें इन लोगों को समझ में आ जाता है कि गुचेंग यहाँ पे हेवनली विल की बात कर रहा है, निरे लोगों की रियलम की। एम्परर आगे से कहता है कि अगर इस तरीके से देरी रहे तो फिर वॉर आगे बढ़ते ही रहेगी और बहुत ज्यादा तकलीफ होगी सभी लोगों को। हेवनली विल एक तरीके से यहाँ पे एक एंटिटी होती है जो कि यहाँ पे रियलम को प्रोटेक्ट करती है, उसे आपसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे यहाँ पे रियलम की चिंता रहती है। आसान शब्दों में जैसे हम लोग नेचर कहते हैं ना, जो सुनामी लाती है और प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर इस तरीके की चीज है, उसी को यहाँ पे हेवनली विल बोला जा रहा है, इसी तरीके से पोर्ट्रे किया है। इसलिए कुछ उन लोगों से कहता है कि इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे हेवनली विल को बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। जिसपे वो चारों आगे से कहते हैं कि वो इसी ऐसी चीज को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जो कि अमूर्त है, इंग्लिश में इंटेंजिबल बोला गया है, बेसिकली ऐसी कोई चीज जिसको यहाँ पे डिस्क्राइब या फिर कोई रूप नहीं होता, जैसे कि ग्रेविटी, नेचर और मैग्नेट को आपस में खींचने वाली फोर्स। जिसपे गुचेंग आगे से बताता है कि रियलम विल अपने आप तो नहीं आने वाली है जब तक इसे एक सर्टेन स्टेज तक फोर्स न कर दिया जाए, यानी कि जब तक कुछ बड़ा कांड नहीं होगा तब तक ये सामने नहीं आएगी। इसलिए गुचेंग कहता है कि उन लोगों को कुछ ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पे विल को मजबूर करेगा सामने आने के लिए। जिसपे
पे एम्परर यहाँ पे गुचेंग से कहता है कि हम लोगों को ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, जैसे यहाँ पे वो स्नो फेरी आएगी तो फिर वो लोग यहाँ पे गुचेंग को उससे मिलवा देंगे या फिर उसे नोटिफाई कर देंगे। कुछ उन लोगों से कहता है कि शायद से क्लिफ हैरी को ही यहाँ पे विल के बारे में ज्यादा पता होगा, इसीलिए वो उन लोगों से ये कहता है कि तुम लोगों को जितने भी लार्ज फंक्शन है उन सभी को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर ही यहाँ पे इन्वेशन को रोक सकते हो और ज्यादा लंबा खींच सकते हो, जिसके बाद शायद से यहाँ पे हेवनली विल आ जाए और तुम लोगों के लिए मदद करने के लिए रेडी हो जाए। जिसपे चेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि गुचेंग ने यही प्लान बताया था कि एक साथ आके ही तुम लोग अपनी दुनिया को बचा सकते हो, और इसे लग रहा था कि इनकी दुनिया बच गई। जिसके बाद ये तीनों एल्डर्स यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इन सभी लोगों को इस बारे में बताने वाले थे, जिससे सभी लोग साथ में आ जाएंगे और यहाँ पे हेवनली विल को समन करने के लिए उत्पात मचाएंगे। जिसके बाद हम लोग फाइट को देखते हैं तो यहाँ पे लंबी फाइट चल रही थी और ज्यादातर सॉर्ड रियलम वालों के ही बुरे हालात थे। टिमोनी गॉड अभी भी यहीं पे था और ये कह रहा था कि मैं तुम लोगों की चटनी बना दूंगा, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे कुछ और डिसाइपल्स आ जाते हैं जो कि जूनियर ब्रदर्स को बचाने के लिए आए हुए थे, और ये लोग यहाँ पे उस न्यूज को पढ़ लिए थे जो कि गुचेंग ने फैलाई थी कि यहाँ पे एक तरीका है जिससे ये लोग अपने वर्ल्ड को बचा सकते हैं। तो इन लोगों के पास लड़ने के लिए स्पिरिट वापस आ गई थी। ये देख के डिमोनी गॉड हैरान होता है कि अचानक से ये लोग दोबारा लड़ने के लिए वापस कैसे आ गए, इन लोगों के पास ये विल पावर आई कहाँ से। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे उस बोर्ड का होता है जहाँ पे फिया और उसका छोटा भाई था। इस बंदे ने यहाँ पे जुवांडी को पकड़ा था। वो यहाँ पे फिया और उसके छोटे भाई को सब कुछ बता देता है कि गुचेंग ने कैसे यहाँ पे फोर्थ प्रिंसेस को बचाया था। वो आगे से कहता है कि सालों ने हार्ट अटैक दे दिया था, वो तो को गोली लेके चलता हूँ, वो भी जिंदा बचा हुआ हूँ मैं। जिसपे यूमिंग से कहता है कि हाँ तुम निकलो, 2 दिन के लिए बिस्तर पे ही मिलना मुझे। जिसके बाद वो फिया से पूछता है कि गुचेंग यहाँ पे इन लोगों की मदद क्यों ही करेगा, जिसपे फिया को भी कोई आइडिया नहीं था। और फिर अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि गुचेंग यहाँ पे किसी प्रॉपर रीजन की वजह से ही आएगा, बिना किसी वजह से वो नहीं आएगा। तो फिर फिया को चेन के बारे में याद आता है और वो सोचती है कि वो सच में यहाँ पे उस लड़की की वजह से ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि चेन के अंदर उसे उसकी छोटी बहन दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग यूमिंग को देखते हैं जो कि टोबाया को गाली देने लगा था। वो आगे से कह रहा था कि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं हमने उसे एक भी बार नहीं देखा है और पता नहीं वो साला क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर फिया के पास भी कोई जानकारी नहीं थी कि टोबाया उतने समय कर क्या रहा है, टोबाया उतने समय कहर ढा रहा है। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे किसी सतरंगी निगाहों से देख रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अगर होल है तो गोल है, तो मैं हंसाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देता हूँ कभी कभी। खैर टोबाया अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि वो यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन उसे यहाँ पे अपने सेट की चिंता भी हो रही थी। अल्टीमेटली वो यहीं से ही तो जुड़ा हुआ है, तो यही सोच रहा था शायद से डिसेबल के तौर पर वो उनकी मदद ही कर दे, लेकिन उसे ज्यादा अपनी चिंता थी। इसके बाद हम लोग उस स्नो फेरी को देखते हैं और यहाँ पे जो एल्डर आया था जिसने गुचेंग की बात सुनी थी, तो उसने बता दिया था कि वो लोग यहाँ पे हेवनली विल को समन करना चाहते हैं। लेकिन स्नो फेरी को ये बात ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लोग पहले ही वॉर के बीच में पड़े हुए हैं, जिसके लिए यहाँ पे उन लोगों को और भी ज्यादा आक्रोश में फाइट करनी पड़ेगी, जिसके बाद कहीं जाके इससे शायद से हेवनली विल अपीयर हो। और स्नो फेरी को ये थ्योरी में दम नहीं लगा रहा था, क्योंकि अगर हेवनली विल को आना होता तो अब तक वो आ जाती। ऐसे सभी लोगों को एक साथ मिला लेने से थोड़ी ना वो खुद आएगी। इस पे एल्डर भी आगे से ये कहता है कि उसे भी गुचेंग की बात में थोड़ा सा दम तो लग रहा है, लेकिन उसे शक भी हो रहा है कि वो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है, उसके पास कोई मोटिव है। इस पे स्नो फेरी आगे से ये कहती है कि हाँ इसके पीछे कोई वजह ही होगी, लेकिन इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई चॉइस ही कहाँ है। हेवनली विल इन लोगों की लास्ट होप है। इस पे एल्डर आगे से कहता है कि क्या आपको उस हरामी की बातों पे यकीन है क्या। जिस पे स्नो फेरी आगे से कहती है कि यकीन नहीं है, लेकिन जिसने वो बोला है इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो लोग पहले यहाँ पे इतने बड़े इन्वेजन का सामना कर रहे हैं और ऊपर से गुचेंग कोई मामूली बंदा नहीं है, उसके पास इमेंस पावर है और एकदम बैकग्राउंड एकदम हाई है। अगर उसे यहाँ पे इन लोगों के साथ कुछ करना होता तो वो अब तक ये कर चुका होता और आराम से बैठा होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो उनकी मदद कर रहा है। जिस पे एल्डर आगे से कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे उस कमीने यानी कि गुचेंग के बैकग्राउंड का फायदा उठाना चाहिए। उन लोगों को उसकी एडवाइस को गोली मार के उसी को ही पकड़ लेना चाहिए, जिसके बाद वो लोग यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे जितने भी यहाँ पे हेवनली डीमंस है उन्हें यहाँ पे भगाने के लिए, ताकि वो लोग गुचेंग को बचाने के लिए हमारे वालों को छोड़ के चले जाएं। से सुसेक्ट के मास्टर हैं शायद से। एक ही बात दिखाया, शकल कहाँ से याद कर लो भाई, अंधा हूँ ऊपर से। मधुवेग अंकल का कॉन्फिडेंस तो देखो, गुचेंग के शब्दों में बोलूं उंगली पकड़ने को दूं तो क्या कंधे पे चढ़ के मुतोगे। और ये बात स्नो फेरी भी आगे से कहती है अगर वो लोग फेल हुए तो फिर इनकी जो धज्जियां उड़ेंगी उन्हें कोई बटोर भी नहीं पाएगा। जिसपे वो एल्डर आगे से कहता है कि वो एक बाहर वाला है, वो हमारे लैंड से नहीं है, उसे पक्का हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी चॉइस को सही से लो, नहीं तो तुम्हें फ्यूचर में पछतावा भी हो सकता है। जिसपे स्नो फेरी यही सोच रही थी कि यहाँ पे कोई ना कोई तरीका तो होगा ही पीसफुली ये सब कुछ सॉल्व करने का। खैर जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि कई सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तगड़ी वॉर हुई थी, बहुत ज्यादा बड़ी वॉर। बहुत सारे यहाँ पे अपर रियलम के कल्टिवेटर से नीचे आए, जिन्होंने यहाँ पे बुरी तरीके से साउथर्न मिंग डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया और जितने भी फंक्शन थे वो भी यहाँ पे तबाह हो गए और पूरी तरीके से हंसते खेलती फसल को यहाँ पे एकदम बर्बादी की राह पे लगे छोड़ गए वो लोग और हर एक चीज को यहाँ पे खंडहर में बदल दिया। जिसके बाद अगला सीन एक गोसैंग सिटी का होता है, जो काफी ज्यादा वीरानी से और सुनसान सी लग रही थी। बेसिकली यहाँ पे भी घर थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे, इसलिए चेन आगे से कहती है कि इसे अचानक से क्या होगा, ये एकदम खाली खाली सी क्यों लग रही है, जैसे कि रियोन के अंदर बदल गई हो। यहाँ तो अभी तक कोई हमला वमला भी नहीं हुआ है। इसलिए चेन को यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर और मदर की चिंता होने लगती है। वहीं पे गुचेंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे अचानक से पर्पल की दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फॉर्चून
फॉर्चून टाइप में कोई चीज, जिससे गुचेंग को लगता है कि यहाँ पे कोई फॉर्चून चीज है। और गुचेंग हम लोगों को ये भी बता देता है कि जो ओरिजिनेशन यहाँ का है वो यहीं पे ही इकट्ठा हो रहा है, बल्कि यहाँ का जो ओरिजिनेशन है वो यहाँ पे उस डायनेस्टी यानी कि उस सिटी से भी ज्यादा है जहाँ पे गुचेंग पहले गया था। इसीलिए गुचेंग को लगता है शायद से वो इस जगह पे यहाँ पे हेवनली व्हील को अट्रैक्ट कर सकता है और शायद से यहाँ पे कई सारे चूजन वन हो सकते हैं या फिर हेवनली सन भी। इसके बाद अगला सीन चेन के घर का होता है जहाँ पे चेन अपनी फैमिली से मिल जाती है। उसके ग्रैंडफादर और मदर पूरी तरीके से ठीक ठाक थे, वहीं पे उसे डांट ज्यादा पड़ रही थी कि वो बिना बताए भाग क्यों गई थी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे अपने फादर के बारे में बात करते हैं तो चेन यही बताती है कि उसे यह नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो यहाँ पे अपर रियलम के अंदर नहीं थे यानी कि गुचेंग वाली सिटी के अंदर, और उसे यही लगता है कि यहाँ पे उसके फादर को किसी तरीके की प्रॉब्लम या फिर पावर मिल गई होगी जिसे वो कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कर लिए होंगे और किसी और जगह पे चले गए होंगे स्पेस रिफ्ट के अंदर फंस के। जिसपे उसकी मदर आगे से यही कहती है कि वो ना मरे हो यही बढ़िया रहेगा। हम लोग गुचेंग को देखते हैं और उसकी नजर जैसे यहाँ पे एक बंदे के ऊपर पड़ती है तो फॉर्चून एकदम भारी भरकम तारे से उसके ऊपर लदा हुआ था। गुचेंग आगे से कहता है ये हुई ना बात। इसके बाद यहाँ पे चेन के ग्रैंडफादर गुचेंग की तरफ पूछते हुए कहते हैं कि ये नौजवान कौन है, जिसपे चेन आगे से बताती है कि ये भी यहाँ पे एक्सटर्नल हेवन से आया है यानी कि अपर रियलम से, और इसी ने मेरी जान बचाई है। वो लोग जैसे ही जानते हैं कि गुचेंग भी बाहर वाला है तो वो लोग तुरंत उसे तिरछी निगाहों से देखने लगते हैं, खासकर वो बंदा जिसके ऊपर फॉर्चून लदा हुआ था। चेन के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि लिन तुम यहाँ से निकल जाओ, आराम कर लो। जिसपे लिन आगे से कहता है कि वो यहाँ पे रुक के उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर वो रुकेगा। तो फिर ग्रैंडफादर उसे रुकने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन चेन आगे से बताते हैं कि चिंता ना करो, ये लोग बहुत ही ज्यादा दयालु लोग हैं, ये लोग हमें बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगे। साथ से पीछे से ये लोग हाथ उठा के कह रहे थे कि हम लोग बिल्कुल फ्रेंडली हैं। चेन आगे से ये भी बता देती है कि कई सारे लोग इनसे मिले हैं, यहाँ तक कि मिंग डायनेस्टी का एम्परर भी इनसे मिला हुआ है। इसके बाद चेन अपने ग्रैंडफादर से लिन के बारे में पूछती है कि ये नौजवान कौन है। इस पे उसके ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि ये लिन है, ये तुम्हारे अंकल का ग्रैंडसन है, तुम्हारे अंकल के चले जाने के बाद में यहाँ पे हमारे साथ ही रह रहा है और हमारी फैमिली के अंदर स्टूवर्ट के तौर पे काम करता है। साथ ही में वो ये भी बता देते हैं कि उनके फादर के जाने के बाद में यहाँ पे कई सारे लोग उनके पीछे आए हुए थे, लेकिन लिन ने अकेले ही उन सभी लोगों को हैंडल कर लिया, यानी कि बंदे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है। वो पहले इन लोगों को पूरी तरीके से एकदम सफाई दे रहा था, एकदम फॉर्मल वे में। तो वो लोग कहते हैं कि घर के ही आदमी हो यार, इतना ज्यादा फॉर्मल ना हो। वहीं गुचेंग को एक नजर में पता चल जाता है कि लिन जो है वो यहाँ पे सिर्फ किसी की धर्माई बॉडी का एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा है वो, और उसकी जो ट्रू स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पे डा से भी ज्यादा हाई हो सकती है। और ये बात उन्हें एनिमीज की जो कि यहाँ पे आए हुए होंगे तो फिर लिन ने उनको एक बार में ही निपटा दिया होगा। लेकिन सोचने की बात ये थी कि जब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो ऐसा इलाके में क्या कर रहा है जहाँ पे कोई भी नहीं है और एक छोटी सी फैमिली का स्टूवर्ट की हुई बनेगा। वो क्या उसके पास सच में इतना ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, खाली समय पड़ा हुआ है कि वो कल्टीवेशन छोड़ के इस तरीके के मौज मारेगा। खैर इसके बाद चेन के ग्रैंडफादर यहाँ पे गुचेंग के लिए पार्टी रखते हैं और वो गुचेंग को यहाँ पे दावत सावत दे रहे थे स्पेशल थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे चेन की जान बचाई थी। वही पे चेन उठ के गुचेंग की साइड पे जाके बैठ जाती है तो उसकी मदर आगे से कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये सही तरीका है किसी पर्सन के बगल में बैठने का। जिस पे चेन आगे से कहती है कि वो गुचेंग के बगल में ही बैठना चाहती है, तो गुचेंग को कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद चेन के ग्रैंडफादर गुचेंग से पूछते हैं कि तुम मुझे अपने अपर रियलम के बारे में कोई कहानियां क्यों नहीं सुनाते। तो गुचेंग उन लोगों को अपने रियलम की कहानियां सुनाता है कि उसका रियलम काफी ज्यादा बड़ा हुआ है जो कि रिच और रिसोर्सेज से भरा पड़ा है और वहाँ पे और भी कई सारे छोटे छोटे मल्टीपल रियलम्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं। और लिन इन सभी बातों को काफी गौर से सुन रहा था। रात के टाइम पे हम लोग लिन को बंदर की तरह के पेड़ के ऊपर देखते हैं और वो इसी बारे में सोच रहा था कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल हेवन रियलम का वर्ल्ड है यानी कि अपर रियलम, वहाँ पे कई सारे रियलम्स एक साथ मिले होते हैं, इसलिए वहाँ पे और भी कई सारे लेवल्स होंगे कल्टीवेशन के लिए। और लिन अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि यहाँ पे अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल रियलम के आगे का पावर क्या हो सकता है। लिन हमें यहाँ पे अपने एग्जैक्ट रियलम के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो काफी ज्यादा करीब है किसी वॉइड रियलम के, जिसके बाद आगे क्या करना है उसे भी नहीं पता है, यानी कि ये वॉइड रियलम के पास है या फिर उसी पे ही है। जिसके बाद लिन हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे एक कहानी है जो कि गुनसांग सिटी के अंदर की ही है कि यहाँ पे एक पावरफुल अनपैरेलल्ड सॉर्ड इमॉर्टल हुआ करता था जो कि यहाँ पे वॉइड रियलम को ब्रेक थ्रू करके सक्सेसफुली अगले रियलम में चला गया था। इसीलिए लिन इस जगह पे आया हुआ है और वो उसी बंदे को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे यहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिला है उस अनपैरेलल कल्टीवेटर का और ना ही उसकी लेगेसी। इसी वजह से लिन एक फैसला करता है कि अगर अगले कुछ दिनों में उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है तो वो सूस सेक्टर के लिए वापस निकल जाएगा। तो ये सूस सेक्टर से आया है। जिसके बाद हम लोगों को किसी सॉर्ड इमॉर्टल प्लेग के बारे में बता रहा था, लेकिन तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है क्योंकि लिन को यहाँ पे कुछ महसूस होता है जो कि मिस्टीरियस हेवन एंड अर्थ एनर्जी थी, यानी कि हेवनली व्हील की एनर्जी, एक शार्प सॉर्ड एनर्जी। इसीलिए वो भागते हुए उस साइड जाने लगता है जहाँ से वो एनर्जी महसूस हो रही थी और जितनी तेजी से भागते हुए जा रहा था गुचेंग उतनी ही तेजी से इसका पीछा भी कर रहा था। खैर इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास आ जाता है जिसके ऊपर लगातार एनर्जी फ्लो हो रही थी जो कि 8000 साल पुरानी थी। अब लिन को इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है कि यहाँ पे एक सच में सीनियर था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि वॉइड रियलम के भी आगे चला गया था। इसलिए लिन फैसला करता है अगर वो यहीं पे रुक के कल्टीवेट करे तो फिर शायद से वो भी अनपैरेलल्ड सॉर्ड इमॉर्टल बन सकता है। हालांकि ये जिस एनर्जी को यहाँ पे रिफाइन कर रहा था वो तो बस एक छोटा सा नमूना था उसकी असली डाउ पावर का, और जैसे यहाँ पे इस पावर के मजे ले रहा था इसे बढ़िया बढ़िया लग रहा था। अचानक से इसे यहाँ पे कुछ महसूस होता है जिसके बाद इसको खतरनाक झटका लगता है और खून की उल्टी होती है और धड़ाक से पीछे हट जाता है। तो फिर लिन को पता चलता है कि ये किसी सीनियर की सॉर्ड एनर्जी नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ और भी है, या फिर किसी और नहीं पहले उस बंदे की लेगेसी को लेके यहाँ से जा चुका है। तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था ये और कोई नहीं बल्कि गुचेंग दे रहा था। और तुम्हें पता है कि गुचेंग यहाँ पे अपनी एनर्जी किसी पर्सन के अंदर डाल दे तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो गुचेंग यहाँ पे इसके साथ वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई दूसरी पावर है जो कि यहाँ पे गुचेंग के अटेम्प्ट यानी कि तैयारी को, या फिर अटेम्प्ट को हिंदी में क्या कहते हैं यार,
कोशिश को यहाँ पे रोक देता है। और ये गुचेंग के लिए पहली बार हुआ था कि कोई उसकी यहाँ पे इस एनर्जी को महसूस कर पाया है, जिससे गुचेंग को समझ में आ जाता है कि इस रियलम की जो विल पावर है वो यहाँ पे इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रही है। तो गुचेंग यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि ये जानना है कि कौन है भाई इस धर्माइक बॉडी के पीछे और ये क्या करना चाहता है। तो गुचेंग जैसे यहाँ से कल्टी मारता है तो जो डिवाइन एनर्जी महसूस हो रही थी वो भी यहाँ से गायब हो जाती है, जिसको देख के लिन जरा हैरान था। और मुझे इसकी हैरानी देख के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लिन एक कुएं की मेंढक की तरीके है जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं है। इसके बाद हम लोग गुसेंग सिटी की एक वो फैमिली को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सीरियस सा मैटर चल रहा था। वो फैमिली का जो हेड था उसे पता चला था कि चेन वापस आ गई है और उसके साथ यहाँ पे गुचन भी आया हुआ है जो कि अपर यलम से है। और ये वाली न्यूज पूरे इलाके में फैल चुकी है, जिससे यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर थे उन्हें समझ में आ जाता है कि हेड का माथा फिर गया है, वो गुचन को पकड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि उसने चेन को बचाया है, लेकिन हेड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है क्या ही फर्क पड़ता अगर उसने बचाया है। अपर यलम के अंदर वो काफी ज्यादा फेमस है। जिसके बाद वो उन लोगों को ये भी बता देता है कि उसे पता चला है कि सूस सिटी के कई सारे सॉर्ड इमॉर्टल्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं गुचन को पकड़ने के लिए, जिसपे वो फैमिली वाले अब अभी इस चीज के लिए मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि ये लोग गुचन को पकड़ लेंगे। मतलब देख इनका कॉन्फिडेंस देखो तुम, बस कॉन्फिडेंस देखो तुम इनका। खैर लोगों को ये लग रहा था अगर वो लोग गुचन को पकड़ लेंगे तो फिर उसका इस्तेमाल हॉस्टेज की तरीके करेंगे और वो लोग यहाँ पे इस इन्वेजन को रोक सकते हैं। और क्योंकि ये लोग करीब है तो ये लोग यहाँ पे मदद कर सकते हैं गुचन को पकड़ने के लिए। हालांकि इन लोगों को भी पता है कि गुचन के पास एक सर्वेंट भी है जो कि 9th रियलम पे है, तो ये लोग यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहते थे। अगर ये लोग कुछ भी करते हैं तो इनकी खटिया खड़ी हो सकती है। तो हेड आगे से कहता है कि किसने कहा पे हम लोग अटैक करेंगे, वो सभी अर्थ इमॉर्टल्स यहाँ पे आ चुके हैं, हमें बस यहाँ पे गुचन के ऊपर नजर बनाए रखनी है कि वो क्या कर रहा है। हम सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में ही लीक करेंगे और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो डॉक्टर थी वो आगे से कहती है कि हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। इसे बू आ रही थी कि बहुत ज्यादा बुरा होगा इन लोगों के साथ में, क्योंकि अगर गुचन को कुछ पता चला तो इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जिसपे हेड आगे से कहता है कि हाई रिस्क विद हाई रिवॉर्ड, यानी कि अगर ये लोग कुछ खतरनाक नहीं करेंगे तो इसी तरीके से सफर करते रहेंगे। लेकिन अगर ये लोग इस क्लाइमेटी को बदल देते हैं तो फिर इन लोगों को हीरो के तरीके देखा जाएगा जिन्होंने उन्हें दुनिया बचाई है। और ऊपर से ये सभी बातें सिर्फ इन लोगों के बीच में ही है और ये लोग सिर्फ रियलम के एक्सपर्ट्स हैं, तो इन लोगों को कोई भी डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा जब ये लोग स्पाइंग कर रहे होंगे गुचंग के ऊपर। इधर हम लोग गुचंग को देखते हैं जो इनके ऊपर स्पाई कर रहा था। आगे से कहता है मास्टर आप इन्हें सुन रहे हैं ना, इनका कॉन्फिडेंस देखिए एक बार आप, बस अगर आप कहिए तो इनकी तस्रीफ में लाल कर दूं और नीली भी कर दूं। इस पे जानते हो वो मीम याद आता है, चर्च के अंदर एक बंदा बैठा है, उसके पीछे गन, उसके पीछे एक और गन, उसके बाद एक स्नाइपर से उन तीनों के ऊपर नजर बनाए कोई रखता है। गुचंग से कहता है ये सब चीटियां यार, छोड़ो इन्हें, हमें ऊपर स्पाई करने दो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये लोग क्या कारनामा करेंगे और सॉरी मॉडल प्ले क्या हो सकता है। सॉरी मॉडल प्ले कोई एक्शन वैक्शन नहीं है, बस मिशन का नाम है इनके, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और गुचंग से कहता है कि इन लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जो मैंने दिखाया है, नहीं चलना चाहते उस पे, बल्कि मेरे खिलाफ जाके मुझे ही पकड़ना चाहते हैं। बस समय आने तो सालों को चुन चुन के मारूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।